मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम। अच्छा, नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने दो प्रीमियम ग्रुप बनाए हैं। एक नॉवेल हॉल प्रीमियम है और दूसरा 18 प्लस प्रीमियम ग्रुप है। नॉवेल हॉल प्रीमियम में 90 प्लस नॉवेल अपलोड हैं अभी, एंड 18 प्लस में 150 से ज़्यादा अडल्ट नॉवेल अपलोड है। अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स। 361 किंग यू में कोई दानव राजा नहीं है। डेविल किंग यू की गति 100,000 ली प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। डेविल किंग मैन उससे अधिक मजबूत है और साइलेंट फेट जोन में वह निश्चित रूप से पूरी गति से दौड़ने की जल्दी में है। तो मान लीजिए कि वह 150,000 ली प्रति सेकंड दौड़ता है और 10 मिनट तक उस गति से दौड़ना, ये 90 मिलियन ली है। 190 मिलियन ली खोदने के लिए कोई एबिसल हेवन बैरियर को बाईपास कर सकता है। यदि कोई समान दूरी तक चढ़े तो इस एबिसल हेवन बैरियर की कुल ऊंचाई 400 मिलियन ली तक पहुंच जाएगी। टीस्क मेरे असेंशन स्पेशल इफेक्ट जितना अच्छा नहीं है। डेविल किंग मैन ने अपने दिल में कॉल का पालन किया, लेकिन उसने अभी भी एक स्पष्ट चेतना बरकरार रखी। इसलिए वह सक्रिय रूप से सेना में शामिल होने के लिए नहीं दौड़ रहा था, बल्कि निर्माता के महान दुश्मन में शामिल होने के लिए दौड़ रहा था। तुम मेरी जान चाहते हो, मुझे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। इस सीमित समय में मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। डेविल किंग मैन एजियो डोमेन से बाहर भाग गया और क्योंकि आप उसकी गति के साथ नहीं रह सके, आप अब अंतहीन सागर पर पहुंच गए हैं, इस बात से अनजान की वह बहुत पहले ही जा चुका है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एजियो डोमेन कंपन हुआ। एक शैतान राजा के पागलपन ने पिछले सभी सम्मेलनों को तोड़ दिया। यह आपके पिछले जीवन में किसी प्रमुख राष्ट्र से कम नहीं था जो अचानक सभी दिशाओं में परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। केवल एक ही स्थान पर लक्षित मिसाइलों को रोका गया था और बाकी पूरी तरह से विस्फोटित हो गए थे। आदिम ऊर्जा नेटवर्क, जादुई शंख, राक्षसी ऊर्जा अनुनाद, विभिन्न संचार विधियों के माध्यम से डेविल किंग मैन की गतिविधियां आधे दिन के भीतर एजियो डोमेन के उच्च क्षेत्रों में फैल गईं। लेकिन एजियो डोमेन के उच्च अधिकारियों को केवल ये पता था कि उसका अंतिम पड़ाव दानव भूमि था और फिर वह गायब हो गया। इसलिए वह दानव भूमि पर लौट आया होगा। शैतान राजा जी, मैं थक गया हूं, इसे नष्ट होने दो। दानव दौड़ पूरी तरह से निराशाजनक है। डेविल किंग यू मर गया। डेविल किंग मैन भाग गया। भागना ठीक होता, लेकिन भागने से पहले उसने न केवल छद्म राजाओं के एक समूह को मार डाला जिन्हें नए शैतान राजा बनने की आशा थी, बल्कि अन्य जातियों को भी उकसाया और नाराज किया। केवल उसकी पुरानी हड्डियां बची होने पर वह संभवतः संपूर्ण दानव जाति का समर्थन कैसे कर सकता है। थोड़ी देर बाद डेविल किंग जी ने अपना मन बना लिया। उसने दानव जाति की आशा गस को ले लिया और एजियो डोमेन छोड़ने का भी फैसला किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने पहले एजियो डोमेन छोड़ने का विकल्प क्यों नहीं चुना, ऐसा इसलिए था क्योंकि दूरी ब्रेन वॉशिंग की भरपाई नहीं कर सकती थी और अन्य डोमेन में भी मजबूत व्यक्ति थे। उन जगहों पर दानव रेस 3 मजबूत दौड़ में से एक नहीं थी। और 200,000 से अधिक वर्षों से एजियो डोमेन में बसने के बाद दानव जाति के सोचने का तरीका भी काफी हद तक मजबूत हो गया था। युन शॉ, यह एक सक्षम सीईओ की तरह है जो किसी कारण से एक बड़े उद्योग को छोड़ देता है जिसे उसका परिवार पीढ़ियों से चला आ रहा है और शून्य से शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। आमतौर पर यह स्थिति केवल तब होती है जब इस सक्षम व्यक्ति को परिवार में अन्य लोगों द्वारा नीची दृष्टि से देखा जाता है और दबाया जाता है। इसलिए वह गुस्से में नदी के 30 साल पूर्व, नदी के 30 साल पश्चिम का खेल खेलकर चला जाता है। लेकिन एक शैतान राजा का अस्तित्व पहले से ही नस्लीय समूह के चरम पर है, इसलिए अन्य क्षेत्रों में अपरिचित स्थानों की खोज करने की जहमत क्यों उठाई जाए। हालांकि महान शक्ति स्वयं की होती है, कोई भी अपने ही क्षेत्र में अंधाधुंध खा सकता है और मार सकता है। अन्य स्थानों पर कौन जानता है कि कब एक सच्चा राजा सामने आएगा और आपको विस्फोट कर देगा। दानव जाति की संक्रामकता और पारिस्थितिकी को देखते हुए उनके लिए अन्य जातियों के साथ शांतिपूर्वक से अस्तित्व रखना मूल रूप से असंभव है। गस एक मानव जाति है, एक शुद्ध रक्त वाली मानव जाति जो निचले क्षेत्र में पली बड़ी है। हालांकि वह निचला क्षेत्र डेविल किंग जी के कई प्रयोगात्मक क्षेत्रों में से एक था, उनके कई छोटे संसारों में से एक जहां उन्होंने ओवरलॉर्ड डेमन एग का प्रयोग किया और उसमें सुधार किया। ओवरलॉर्ड डेमन एग अंतिम उत्पाद है और इसके पहले चरण के उत्पादों को ओवरलॉर्ड एग आदि कहा जाता था। यह उल्लेखनीय है कि गस का पुराना मित्र राजा दानव था जिसे ओवरलॉर्ड एग द्वारा चुना और परिवर्तित किया गया था। नई दानव जाति अधिपति दानव अंडे द्वारा रूपांतरित और दानव जाति के सभी लाभों को मिलाकर सच्चा दानव कहलाती है। लेकिन ओवरलॉर्ड एग के शुरुआती संस्करण द्वारा रूपांतरित लोगों को किंग डेमन कहा जाता था। उसके पुराने दोस्त के दानव के पास जाने के बाद उसका व्यक्तित्व काफी बदल गया और उसने गस और उसके पूर्व साथियों और प्रेमी के खिलाफ बेहद क्रूर कृत्य किए, जिससे अच्छे पुराने दोस्तों की एक जोड़ी कट्टर दुश्मनों में बदल गई। उस निचले दायरे में गस एक शुद्ध मानव जाति का अवरोधक था, पूरी दुनिया में सभी राक्षसी प्राणियों का प्रतिद्वंद्वी था और उसका पुराना दोस्त जो एक राक्षस के पास गया था। उसने गस राक्षसी प्राणियों के खिलाफ लड़ने की प्रक्रिया में धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के भीतर की क्षमता को उत्तेजित किया और लगभग नश्वर भौतिक शरीर के साथ वह एक संत शरीर जागृति से गुजरा। मानसिक 9 परत शरीर, शारीरिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा से 9 गुना अधिक शक्तिशाली। लेकिन गस अंततः सिर्फ एक नश्वर था और उस निचले दायरे में भी मानव जाति से संबंधित कोई खेती प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। इसलिए भले ही उसने अपने भौतिक शरीर को 1000 तड़के और 100 फोजेस के माध्यम से उसकी सीमा से परे परिष्कृत किया हो और फिर उसे 9 से गुना किया हो, वह ग्रैंड मास्टर स्तर के प्रथम चरण राक्षसी प्राणी के खिलाफ मुश्किल से ही मुकाबला कर सकता था। सौभाग्य से उस दुनिया में अधिकांश राक्षसी प्राणी बहुत कमजोर थे और ग्रैंड मास्टर स्तर की युद्ध शक्ति दुर्लभ थी। केवल कुछ राजा राक्षस जो ओवरलॉर्ड एग का उपयोग करते थे अपवाद थे। वह हमेशा उस पुराने दोस्त को मारना चाहता था जो एक दानव के पास गया था, लेकिन भले ही उसके पुराने दोस्त ने जो ओवरलॉर्ड एग खाया था वह एक घटिया प्रयोगात्मक उत्पाद था, फिर भी इसने उसकी ताकत को जन्मजात स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे शक्ति में एक भयानक अंतर पैदा हो गया। एक ग्रैंड मास्टर और एक जन्मजात के बीच कितना बड़ा अंतर है। यह केवल 10 गुना नहीं बल्कि दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों या कई 100 गुना का अंतर है। यहाँ तक कि बेहद मजबूत जीवन शक्ति वाले एक सच्चे राजा के लिए भी कई 100 गुना का अंतर पूर्ण कुचलने का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही झटका निश्चित रूप से उन्हें चकनाचूर कर देगा और यदि वे नहीं मरे तो इसका मतलब होगा कि प्रतिद्वंद्वी जोंक था। और इन एक स्तर से नीचे 100 गुना अंतर, 100 गुना आउटपुट का मतलब 100 सामान्य हमले करना नहीं है। अगर इसे कमजोरों पर लागू किया जाए तो वास्तव में कोई अंतर नहीं है। एक सामान्य हमला 10 लोगों को मार सकता है, 100 गुना हमला 1000 को मार सकता है, प्रभाव समान है। लेकिन मजबूत व्यक्तियों के पास रक्षात्मक शक्ति होती है, उनके पास ताकत की एक सीमा होती है। एक जन्मजात स्तर का हमला एक ग्रैंड मास्टर की सभी सुरक्षाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, जिससे सीधे तौर पर वे खून की धुंध में विस्फोटित हो जाते हैं। हालांकि राजा दानव के पुराने मित्र ने गस को नहीं मारा, बल्कि उसे किसी प्रकार का खिलौना, किसी प्रकार का चारा माना जिसे उसने सावधानीपूर्वक पाला था।
जब तक कुछ समय पहले डेविल किंग जी इस निचले दायरे के प्रायोगिक क्षेत्र में नहीं लौटे, उन्होंने अफसोस जताया कि उन्हें परिवर्तन करने के लिए कोई मानव जाति नहीं मिली और उनका राक्षसी जीवन कठिन था। उन्होंने अनजाने में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, अद्वितीय, मजबूत आदमी के बारे में सीखा जो राक्षसी प्राणियों से लड़ सकता था। डेविल किंग जी, क्या यह एक संत का शरीर हो सकता है? ये वास्तव में एक पवित्र शरीर है और यह मानसिक ऊर्जा से 9 गुना और शरीर से 9 गुना अधिक है। ऐसी मेंटल 9 लेयर बॉडी के सामने, चाहे वह आपकी 6 कंप्लीट बैटल बॉडी हो या जू लिंगर की 9 गुना मानसिक ऊर्जा, सभी महत्वहीन हो जाते हैं। शैतान राजा जी को अपना प्रिय फिर से मिल गया। नया प्यार मिला, पुराना भूल गए। रुको, अगर यह मेरे यू और जू लिंगर के लिए नहीं होता तो एक गस मूल भागीदार लगता। तो पहले 2 बार अजूर डोमेन मास्टर और शिष्य प्रत्येक ने उसे व्यभिचारी बनाया। पीड़ित गस दुनिया के सभी राक्षसी प्राणियों के खिलाफ लड़ रहा था, फिर भी उसने अपनी मुक्ति खो दी और बस ऐसे ही व्यभिचारी बना हुआ था। 362 राक्षसी भूमि विकास आदेश। थॉर्न डेविल किंग ने तानाशाह डेविल के अंडे को गट्स के शरीर में प्रत्यारोपित किया। यह आदमी, जिसने राक्षसी प्राणियों से लड़ते हुए अपना एक हाथ भी खो दिया था, ने अपना पूरा जीवन तानाशाह शैतान राजा के पुराने दोस्त को मारने में बिताया, लेकिन उसके सामने शक्तिहीन था। थॉर्न डेविल किंग के पंजे के नीचे वह कीड़े की तरह कुचला गया था। उसके बाद थॉर्न डेविल किंग ने गट्स की इच्छा के अनुसार सब कुछ किया, जिसका लक्ष्य उसे तानाशाह शैतान के अंडे को स्वीकार करना और सीधे सबसे मजबूत शैतान में बदलना था। बात बस इतनी है कि अब दानव जाति की आखिरी उम्मीद भी सैवेज डेविल किंग ने काट दी है, जिससे वे एजोर डोमेन के आम दुश्मन बन गए हैं। थॉर्न डेविल किंग को यह भी नहीं पता कि उसे निर्माताओं द्वारा कब चुना जाएगा, इसलिए वह गट्स को भागने के लिए प्रेरित करना चाहता है। हम और निचले दायरे में गट्स के रिश्तेदार, आप हमारी जाति की आशा हैं। रचनाकारों को बाहरी ताकतों द्वारा मिटा दिए जाने से पहले छठे क्षेत्र तक बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। हमें सैनिक जाति को नियति से मुक्त करना होगा और एक स्वतंत्र दानव जाति बनना होगा। हिम्मत। आधे दिन बाद दानव भूमि। कुछ गलत जानकारी वाले झूठे राजा अभी भी एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे। यहाँ तक कि तीसरे क्षेत्र के असंख्य पदार्थ वाले महान शैतान भी हर जगह थे। रक्त धोने वाली जनजातियां निचले क्षेत्र और कमजोर समान क्षेत्र के शैतानों को अपनी उन्नति के लिए संसाधनों में बदल रही थीं। वे झूठे राजा बनने और राजत्व के उत्सव में शामिल होने के इस अराजक अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। मानव जाति और याओ जाति के घुसपैठिए भी दानव भूमि में घुसपैठ कर रहे थे। दानव गद्दारों और उनके जैसे लोगों के साथ मिलीभगत कर रहे थे, जिसके कारण कुछ दानव जाति के सदस्यों को अपने स्वयं के छोटे लाभ के बदले में अपने परिवार के हितों की बड़ी मात्रा में धोखा देना पड़ा। फिर 3 राजा आकाश में खड़े हो गए, मानव राजा, याओ राजा और समुद्री राजा। सामान्य बात, सभी सच्चे राजा थे, सभी अधूरे सच्चे राजा थे, और उनमें से प्रत्येक के पीछे चौथे क्षेत्र के अस्तित्व का एक बड़ा समूह था। वे तीनों शैतान राजाओं से स्पष्टीकरण मांगने आए। हालांकि मानव जाति को कोई नुकसान नहीं हुआ। 3 महान सच्चे राजाओं ने पहले ही इस पर चर्चा की थी। इस बार उन्हें दानव जाति का भारी खून बहाना होगा। सबसे अच्छा परिणाम शांति वार्ता होगा, जिससे दानव जाति को दानव भूमि का 1/3 हिस्सा सौंप दिया जाएगा, जिसे मानव 3, याओ 4 और सागर 3 अनुपात के अनुसार वितरित किया जाएगा। मानव जाति का 3/10वां हिस्सा इसलिए था क्योंकि मानव जाति को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था। सी रेस का 3/10वां हिस्सा इसलिए था क्योंकि यह केवल 12मासी चौथा था और केवल याओ रेस अपने डबल बक्स के साथ 4/10वां हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। सबसे बुरा परिणाम यह था, वे तीनों एक शैतान राजा को मारने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, जिससे किसी एक पक्ष की किस्मत कमजोर नहीं होगी और 5वें दायरे से नीचे नहीं गिर जाएगी, और फिर वे धीरे धीरे अपने दम पर कार्य करेंगे। धीरे धीरे बहुत कमजोर दानव जाति क्षेत्र पर अतिक्रमण करेंगे। 3 महान सच्चे राजाओं में से प्रत्येक ने 1 दर्जन या 24वें क्षेत्र के अस्तित्व का नेतृत्व किया। वे 3 घंटे तक खोज करते हुए दानव भूमि में बह गए। वे शैतान राजाओं को नहीं ढूंढ सके। ह्यूमन किंग, याओ किंग, सी किंग, जियांग ही, क्या वे छुप रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन, उन्हें शेष दानव जाति के झूठे राजाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जल दानव भगवान, मानव राजा, याओ राजा, आइए शेष सभी झूठे राजाओं को मारें। ब्लैक ड्रैगन थोड़ा चिंतित था। उनके शैतान राजा छुप सकते हैं और कभी कभी लक्षित गुप्त हमले भी कर सकते हैं। मेरे पास उनके साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जल दानव भगवान, यदि हम सभी झूठे राजाओं को मार दें तो वे बाहर आ जाएंगे। ब्लैक ड्रैगन, मेरा दिव्य जानवर वंश क्षय बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रत्येक दिव्य रक्त वंशज मेरी हथेली और मेरे हाथ के पिछले हिस्से के मांस की तरह है। जल दानव भगवान, मार डालो। जियांगी को एहसास हुआ कि आपने जो कहा था वह सच था। उसने दोनों राजाओं को बहस करते हुए देखकर विचार किया, फिर मुड़ा और कुछ दूर चला गया और विशिष्टताओं के बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ झूठे राजाओं को पकड़ लिया। पहले फेदर डेविल किंग ने असामान्यताएं दिखाई, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर वह बेवजह मर गया। तब सैवेज डेविल किंग भी पागल हो गया, अस्पष्ट। हम नहीं जानते थे कि उसने अन्य जातियों पर हमला किया, लेकिन उसने हमारी अपनी जाति की राक्षसी प्रतिभाओं को मार डाला। आखिरकार थॉर्न डेविल किंग पागल नहीं हुआ, लेकिन वह कहां गया यह ज्ञात है। जब जियांगी अन्य 2 राजाओं के पास लौटा तो उसने दानव भूमि को पूरी तरह से विभाजित करने की योजना प्रस्तावित की। जियांगी, बहस करना बंद करो, मेरी बात सुनो। उन्होंने आपके बयान को अभी मिले दानव साक्ष्यों के साथ जोड़ दिया और निष्कर्ष निकाला, दानव जाति राजाहीन है। डेविल किंग्स को उनकी पर्दे के पीछे की डोमिनेटर रेस द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है। अब दानव जाति मोटे मांस का एक बड़ा टुकड़ा है। मोटे मांस के एक बड़े टुकड़े का सामना करते समय जो करने की जरूरत है वह है इसे विभाजित करना और खाना। उसके बाद 3 महान भाग्यशाली राजाओं ने स्वतंत्र रूप से कार्य करने के इस अवसर का लाभ उठाया और दानव जाति की जीवित शक्ति उन झूठे राजाओं को जितना संभव हो सके नष्ट कर दिया, इससे पहले कि उनकी किस्मत खत्म हो जाए। हालांकि दानव भूमि बहुत विशाल थी और 3 राजाओं के पास कार्य करने का समय सीमित था। जब वे पीछे हटे तो उन्होंने सामूहिक रूप से केवल 10,000 तृतीय क्षेत्र के शैतानों और केवल 80 से अधिक झूठे राजाओं को मार डाला। दानव जाति, जो तेजी से विकसित हुई थी और जिसमें काफी संभावनाएं थी, उसने अपने सच्चे राजा की सुरक्षा खो दी और इस तरह उसे बेरहमी से नष्ट कर दिया गया। एक के बाद एक झूठे राजा, जो कभी एजोर डोमेन के शीर्ष पर थे, गिर गए, लेकिन उन पर मृत्यु प्रभाव भी नहीं पड़ा। उन्हें सच्चे राजाओं द्वारा सीधे गेंदों में कुचल दिया गया, एक भी सामग्री लीक या बर्बाद हुए बिना। 3 महान सच्चे राजाओं को अफसोस हुआ क्योंकि वे फेदर डेविल किंग की लाश, जिसे थॉर्न डेविल किंग पैक करके ले गए थे, नहीं पा सके। अन्यथा यदि दानव कवच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसकी ताकत ऐसी होगी कि एक अद्वितीय सुप्रीम भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। दानव कवच के माध्यम से गुजरने वाले कंपन बल के लिए ये सीधा प्रहार करने से कम दर्जनों गुना हल्का होगा। तीनों राजा पीछे हट गए। लगभग एक साथ मानव, याओ और समुद्री जातियों ने दानव जाति के खिलाफ हत्या का आदेश और दानव भूमि के विस्तार का आदेश जारी किया। दानव भूमि को धीरे धीरे अपने क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए ये सैवेज डेविल किंग के चले जाने के केवल 1 दिन बाद था। और आप अभी भी जमीन से 10 लाख मील ऊपर सूर्य फेंकने वाली बैल के चारों ओर घूम रहे थे। वे क्रूर शैतान राजा कहां गए? मेरा कूलडाउन आधे घंटे से अधिक हो गया है। ब्रा बहुत समय से अंतरिक्ष में खोई हुई है, उसे ये भी नहीं पता कि ग्रेट एजोर गिर गया है।
इसके बारे में बात करते हुए अगर सैविज डेविल किंग को अचानक पता चलता है कि अन्य प्राइमर्डियल हेवनली डोमेन में उसका सार नहीं काटा जाएगा तो वह निश्चित रूप से एज्योर डोमेन पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब वह चला गया तो उसने पहले ही अपना भाग्य तय कर लिया था, डेमन रेस के परिवार के भाग्य को बर्बाद कर दिया। यह एक मालिक की तरह है जिसे पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और वह पैसे लेकर भाग जाता है, भले ही बाद में उसकी स्थिति में सुधार हो, वह संभवतः पीड़ितों के परिवारों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता है। थॉर्न डेविल किंग वही है। अन्य स्थानों पर वह अपनी अच्छी प्रतिष्ठा के आधार पर शून्य से शुरुआत कर सकता है, लेकिन यहाँ एज्योर डोमेन में केवल प्रतिस्पर्धी हैं जो उसे मौत तक दबा देंगे। संक्षेप में युन शॉ ने निष्कर्ष निकाला, हालांकि 3 महान शैतान राजाओं में से केवल एक ही वास्तव में चला गया है, अन्य 2 के पास भी इस जीवनकाल में एज्योर डोमेन में लौटने का कोई मौका नहीं है। दानव भूमि की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फेदर डेविल किंग की लाश चली गई है। आकांक्षी शैतान प्रतिभाओं का शीर्ष स्तर सैवेज डेविल किंग का स्नैक्स बन गया और 80 से अधिक झूठे राजाओं को मार डाला गया और 3 महान भाग्यशाली राजाओं द्वारा ले जाया गया। शेष सभी दानव जाति के सदस्य एक साथ इकट्ठे हुए फिर भी एक नए सच्चे राजा को जन्म देना मुश्किल होगा और वे जल्द ही मानव, यव और समुद्री दौड़ के संयुक्त आक्रमण का सामना करेंगे। दानव रेस को अजूर डोमेन से हटा दिया गया है। इसमें मेरे द्वारा बताए गए 300 साल भी नहीं लगेंगे। वर्तमान प्रवृत्ति के बाद इसमें 100 साल भी नहीं लगेंगे। इसके बजाय सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा आप्रवासन और पर्यावरण परिवर्तन होगा। आइए अब एक सट्टेबाजी पूल खोलें। इस पर दांव लगाने के लिए किसी रेस और याव रेस कब गायब हो जाएंगी? 200 वर्षों के भीतर, वर्ष 3200 से पहले। ... चौथा अद्यतन बी 363 हनीमून काल, अग्रणी काल। यदि अनुमान विफल हो जाता है तो ये पुराना नियम है 11, आप इसे स्वयं खाते हैं। आखिरकार ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। उसका मुख्य अंत संभवतः कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। जब मानव जाति की सेना ने शान से दानव भूमि में मार्च करना शुरू किया तब आपको एहसास हुआ कि जंगली शैतान राजा भाग गया था। अब आपने याव भूमि तक उसका पीछा किया है। जब आप जांच करने के लिए नीचे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि याव जाति दानव भूमि की ओर आगे बढ़ रही है। सच कहूं तो हालांकि मानव जाति को आपका स्पष्टीकरण यह था कि उनके पीछे प्रभुत्वशाली जाति अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी, आपने नहीं सोचा था कि शैतान राजा को भी इसका एहसास हो सकता है, क्योंकि यह एक कारण था जिसे आपने जबरन खुद से दूरी बनाने के लिए पाया था। ये पहले एक तीर चलाया गया था और फिर लक्ष्य बनाया गया था, एक मनगढ़ंत झूठ, एक झूठ जिसने ग्रीन डोमेन के लोगों की निम्न रैंक सीमा का फायदा उठाया, जिससे उनके लिए इसे समझना असंभव हो गया। ये बहुत नकली है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। आपको नहीं लगता कि अन्य लोग संयोग से इस बिंदु के बारे में सोचेंगे? यह मूल उपन्यास लिखने वाले 2 अलग-अलग लेखकों की तरह होगा जिन्होंने कभी बातचीत नहीं की है, फिर भी उनके पहले प्रकाशित अध्याय समान हैं। एक व्यक्ति एक दिन के लिए लापता हो जाता है, फिर 1000 मील दूर दिखाई देता है। मास्टरमाइंड के रूप में आपने उसे इस त्रि-आयामी नोड से दूसरे त्रि-आयामी नोड में विस्थापित करने के लिए एक निश्चित स्थानिक तह मार्ग का उपयोग किया। एक अलौकिक अन्वेषण वैज्ञानिक के रूप में आपकी वास्तविक पहचान बताती है। उन्हें एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनकी याददाश्त मिटा दी गई थी, बस इतना ही। लेकिन यह व्यक्ति शायद ऐसा नहीं सोचता। उसे लग सकता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है, उसे आधी रात में विमान से कोई उड़ा ले गया है। क्या अजीब सादृश्य है। युन शॉ 11 को यह भी नहीं पता कि जब सार कम हो जाता है तो उसके साथ ब्रेन वॉशिंग की तीव्रता कम नहीं होती है। और कांटेदार शैतान राजा का अनुमान भी शानदार है। हालांकि यह 11 के बेतु के अनुमान की तरह है, दोनों मास्टरमाइंड का श्रेय निर्माता को देते हैं, उनकी विचार की विशिष्ट दिशाएं भिन्न हैं। एक ये है कि निर्माता के हाथ में पैतृक रक्त का मूल एक दुर्घटना के कारण फट गया, और दूसरा यह है कि निर्माता एक महान दुश्मन का सामना करता है और सक्रिय रूप से ऊर्जा के लिए दानव जाति की जीवन शक्ति को छीन लेता है। मानव जाति में लौटने के बाद आपको पता चला कि मानव जाति भी दानव भूमि की ओर आगे बढ़ रही थी। ये सिर्फ इतना है कि आप ये सोचकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि थॉर्न डेविल किंग उस कृत्रिम आदमी के साथ चला गया होगा, लेकिन सैवेज डेविल किंग ग्रीन डोमेन में छिपा हो सकता है। आधे महीने से अधिक समय बाद तक याव रेस से खबर नहीं आई थी। कई याव सुप्रीमो ने सैवेज डेविल किंग द्वारा याव लैंड छोड़ने की सामान्य दिशा में खोज की। सौभाग्य से सैवेज डेविल किंग ने दिशा नहीं बदली या चक्कर नहीं लगाया और अंततः उन्हें एबिस स्काई बैरियर के किनारे पर एक बड़ा गड्ढा मिला। ताजी मिट्टी और चट्टान की खुदाई के निशानों को देखते हुए ये बड़ा गड्ढा 1 महीने से भी कम समय पहले बना था और पहले ही डेडस्टोन बेल्ट में गहराई तक प्रवेश कर चुका है। गड्ढे की चौड़ाई भी सैवेज डेविल किंग के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। इसकी पुष्टि हो गई है कि सैवेज डेविल किंग ग्रीन डोमेन से भाग गया। ये जानकर कि दानव जाति के केवल 2 शेष शैतान राजा ग्रीन डोमेन से भाग गए हैं, आपने भी राहत की सांस ली। और आप मानते हैं कि वे वापस नहीं लौटेंगे। अन्य डोमेन में कोई अन्य सार नहीं होगा -1। क्या ये ग्रीन डोमेन की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं है? उस समय उन 2 डेविल किंग्स को लगेगा कि ग्रीन डोमेन के बारे में कुछ खास है जो डेविल किंग्स को लक्षित करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके वापस लौटने की संभावना और भी कम होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण ... अगर वे वापस आने की हिम्मत करते हैं तो मैं काता रहूंगा। 2997 में आप कुछ हद तक निराश होकर मानव जाति क्षेत्र में लौट आए। पिछले वर्ष में आपने ब्लैक ड्रैगन याओ किंग और वाटर जॉइंट सी किंग को लक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपने पहले सोचा था, 1 मिनट अभी भी बहुत कम था। याओ रेस के भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र की सुरक्षा को तोड़ना आपके लिए पर्याप्त नहीं था। नहीं, जब एक सच्चा राजा नींद में था तो बाहरी सुरक्षा बलों को तोड़ना आपके लिए पर्याप्त नहीं था। जल दानव को उजागर करने के बाद सी रेस किनारे पर नवनिर्मित सी किंग पैलेस वैसा ही था। बाहर की ओर रक्षा की मोटी लहरें आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थीं। अपनी पूरी शक्ति के साथ भी आप केवल एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते थे और फिर उस क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत समुद्री जल के प्रवाह से की जाएगी। आखिरकार नींद में सोए एक सच्चे राजा को भी अन्य 5वीं रैंक के अस्तित्वों द्वारा घात लगाए जाने और घायल होने, नुकसान में पड़ने से सावधान रहना चाहिए। रक्षा की बाहरी परत उन्हें जल्दी से जागने के लिए एक संक्षिप्त अवधि प्रदान करती है, इसलिए रक्षा की यह परत थोड़े समय के लिए एक सच्चे राजा के हमले का भी सामना कर सकती है। आपके हमले की तो बात ही छोड़ दें। मेफोक सी किंग का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। संक्षेप में आपको लगता है कि उन्होंने 5000 वर्षों तक गोता लगाया और 3 सी किंग्स का उत्पादन किया और अब उनके पास 4000 साल हो गए हैं, इसलिए 2 सी किंग्स का उत्पादन आश्चर्य की बात नहीं है। ये सच है कि दूसरा मेफोक ट्रू किंग वास्तव में केवल 3147 में पिछले सिमुलेशन में दिखाई दिया था, लेकिन 29973147 अवधि के दौरान उसके राजा बनने की संभावना बहुत कम है। यह अत्यधिक संभावना है कि वह पहले ही राजा बन चुका था। जहां तक अज्ञात जाति के तीसरे समुद्री राजा की बात है तो आपको लगता है कि मानव, याव, दानव और चुड़ैल जातियों के बीच महान युद्ध के दौरान सी रेस द्वारा अस्थायी रूप से इसकी खेती की गई थी, जो 4 जातियों के अपने कबीले युद्ध को खत्म करने और अपनी सांस लेने के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि वे एक गुप्त हमला शुरू कर सकें और सत्ता में आ सकें। 2998 में ह्यूमन रेस और याव रेस ने हनीमून अवधि में प्रवेश किया। सी रेस के जुड़ने से तीनों रेसों ने संयुक्त रूप से दानव भूमि को विभाजित कर दिया। पिछली अंतहीन लड़ाई के विपरीत इस बार यह असाधारण शक्ति की रोकथाम और बाधाओं के तहत आयोजित एक युद्ध रणनीति खेल की तरह है।
अनगिनत सर्वोच्चों और अधिपतियों ने दानव भूमि में प्रवेश किया। ताकतवर लोग छद्म राजाओं और विभिन्न दानव जाति के शहरों और जनजातियों को आगे बढ़ाने, हराने और खत्म करने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी रैंक या यहाँ तक कि पहली रैंक के कमजोर मार्शल कलाकारों ने पीछे के राक्षसी अवशेषों को हटा दिया, नींव रखी, कस्बों का निर्माण किया और खेतों को खोल दिया। उसी समय अधिक मानव जाति के सदस्य सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद अग्रणी आप्रवासी टीम बन गए, मानव जाति के नए डोमेन में निवासियों का पहला बैच। आप दानव भूमि के विकास में भी सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ होने का आपका मुख्य कारण बेई चेंगुआन को साप्ताहिक बढ़ावा देना है। बेई चेंगुआन अब ओवरलॉर्ड रैंक के शिखर पर है और दानव भूमि विकास सेना की मुख्य शक्ति है। औसतन वह हर हफ्ते 1 लाख मील के भीतर शेष दानव जाति बलों को खत्म कर सकता है। उसका सार अब आपके द्वारा 5 गुना से अधिक का हो गया है, साथ ही उसके पवित्र शरीर का मूल्य 5 गुना से अधिक हो गया है, जो अधिपति रैंक के शिखर के 30 गुना के बराबर है। ये युनशी की युद्ध शक्ति से पहले से ही अधिक है जब वह फ्लोइंग स्काई तालाब में था, जो 25 गुना था। हालांकि यह अभी भी तीसरी रैंक के शिखर पर युनशी के 43 बार से थोड़ा कम है, और इसकी तुलना डेमन 9 की उस समय की 100 गुना ओवरलॉर्ड रैंक पीक युद्ध शक्ति से नहीं की जा सकती। यू शॉ ने इत्मीनान से कहा, लेकिन 11 इस बच्चे को 30 गुना से अधिक की सार सीमा दे सकता है। 2999 में मानव जाति 13 दिशाओं से दानव भूमि के आंतरिक भाग में आगे बढ़ी। उच्चतम प्रगति वाली दिशा ने पहले से ही एक महान डोमेन पर कब्जा कर लिया था और अन्य क्षेत्रों में कम से कम 1/3 हिस्सा था। केवल 3 वर्षों में मानव जाति के क्षेत्र में लगभग 1% की वृद्धि हुई थी। अधिक से अधिक दानव जाति के सदस्यों को दानव भूमि के केंद्र की ओर मजबूर किया गया था, लेकिन वे सिर्फ नपुंसक आवारा हाकिमियों और हाकिडोग्स का एक समूह थे, जड़हीन बतख जो अंततः ग्रीन डोमेन में गायब हो जाएंगे। नए ग्रीन डोमेन के पास अब जीवित रहने के लिए जमीन नहीं है। 364 परिवार के सदस्यों, आप प्राचीन वस्तुओं की मछली कैसे पकड़ते हैं? वर्ष 3000 आपने बिना किसी भाव के गोल्ड स्पिरिट माइन को बंद कर दिया। आपका समुद्र नहीं, आपका मार्शल गॉड मैचमेकिंग सम्मेलन चला गया है। आप दुख से अभिभूत थे। उस दिन की उदासी बन गई। मानव जाति, अब क्या समय हो गया है और आप अभी भी गतिविधियां आयोजित करने के बारे में सोच रहे हैं? मांस खाओ, तुम सब आओ और मांस खाओ। किसी भी अन्य चीज से पहले वसा के इस बड़े टुकड़े को खा लें जो कि दानव मिट्टी है। सभी महत्वहीन मामलों को कम से कम 100 वर्षों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम एक कदम पीछे हैं और मांस याओ सी रेस के पेट में प्रवेश करता है, तो इसे वापस बाहर निकालना मुश्किल होगा। सी रेस में अब सच्चे राजा भी हैं। लेकिन ये कहना कि हम गतिविधियां आयोजित नहीं कर रहे हैं, वास्तव में इसका तात्पर्य केवल उन गतिविधियों को आयोजित न करने से है जो संपूर्ण मानव जाति को भाग लेने के लिए बुलाती हैं। पूरी सहस्राब्दी का जश्न मनाने के लिए शहरों पर आधारित कुछ गतिविधियां अभी भी असंख्य हैं। दानव मृदा विकास में सबसे आगे जहां आप हैं, वहां कई कस्बे हैं जो खुले स्थानों में गतिविधियों से भरे हुए हैं। आपने चारों ओर देखा और इसमें शामिल होने के लिए सबसे भावुक स्थान चुना। ये सिर्फ इतना है कि हाकी गुआंग उत्सुकता से आपको ढूंढ रहा था। उसी समय आप अपनी मित्र सूची में बधाई संदेशों की श्रृंखला देखकर संतुष्ट थे। रेनमई युनशी, मैं हंसी से मर रहा हूं। कितने सुप्रीमो ने उसे बधाई संदेश भेजे? 30 भी नहीं, और उनमें से आधे से अधिक स्वर्ण आत्मा से हैं। जबकि मैं शिया के पास उसकी राशि 10 गुना से भी अधिक, 300 से अधिक है। मैं कनेक्शनों का सच्चा राजा हूं। वर्ष 3003 मानव जाति के स्वामित्व वाले महान डोमेन की संख्या 746 से बढ़कर 762 हो गई, और अभी भी कई अर्ध तैयार उत्पाद शामिल नहीं है, यानी एक महान डोमेन में विभाजित दानव मिट्टी को पूरी तरह से जीत नहीं लिया गया है, इसलिए इसे एक डोमेन के रूप में नहीं गिना जाता है। मानव जाति के विभाजन के अनुसार दानव मिट्टी को लगभग 1050 डोमेन में विभाजित किया जा सकता है। यदि सभी पर कब्जा कर लिया जाए तो मानव जाति का प्रभाव क्षेत्र 2 गुना से अधिक हो जाएगा। समस्या याओ रेस और सी रेस के साथ है। समुद्री दौड़ अभी उल्लेख करने लायक नहीं है, क्योंकि वे धीरे धीरे महाद्वीप को समुद्री जल से भर रहे हैं और उनकी प्रगति बेहद धीमी है। लेकिन याओ रेस बहुत तेज है। वे सीधे भूमि को याओ जीवन से भर देते हैं। डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के बिना निम्न स्तरीय याओ को तरंगों में दानव मिट्टी में भेजा जाता है, जो जल्दी से एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है और एक डोमेन पर कब्जा कर लेता है। मानव जाति को सामान्य लोगों के अस्तित्व पर ध्यान देना है, भूमि पर उत्परिवर्तित प्राणियों को साफ करना है और अंतर्देशीय में दानव जाति के जवाबी हमलों से बचना है। याओ जाति को इस या उस चीज की परवाह नहीं है, वे सीधे याओ को भूमि में भर देते हैं। एक बार जब ये भूमि भर जाती है तो ये याओ की हो जाती है। जब ये डोमेन सामान्य याओ द्वारा अपने जीवन के साथ अच्छी तरह से बनाया जाता है तो दिव्य जानवर के मालिकों को शोषण और मांग करने के लिए आने दें। इसलिए अंतिम अनुमान यह है कि सी रेस दानव मिट्टी का 15% लेगी, मानव जाति 45% लेगी और याओ रेस 40% लेगी। मानव जाति की नुकसानदेह नीति के तहत वे अभी भी याओ जाति से आधा प्रतिशत अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आपके साथ जोड़ने और 700-2000 गुना युद्ध शक्ति के साथ 6 अजय सुप्रीम बनाने के लिए धन्यवाद। अन्यथा याओ जाति को 50% लेना चाहिए था और मानव जाति को 40% से कम दानव मिट्टी लेनी चाहिए थी। वर्ष 3004 दानव जाति की शेष सेनाओं के पास अभी भी काफी शक्ति है। छद्म राजा अक्सर आश्चर्यजनक हमले करते हैं और यहाँ तक कि विनाश का कारण बनने के लिए विभिन्न जातियों के अंतर्देशीय क्षेत्रों में घुसपैठ भी करते हैं। अधूरे आंकड़ों के अनुसार अभी भी लगभग 200 छद्म राजा दानव मिट्टी के भीतर छिपे हुए हैं। कई शक्तिशाली मानव जाति सर्वोच्चों की शक्ति से या यहाँ तक कि केवल आपके पास मौजूद शक्ति से आप उन्हें मिटा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। एक कारण यह है कि आप उन सभी को नहीं मार सकते हैं और यह भागे हुए छद्म राजाओं को मानव जाति पर अपनी मुख्य नफरत केंद्रित करने का कारण भी बनेगा। दूसरा कारण यह है, यदि मानव जाति सभी छद्म राजाओं को मार देती है तो याओ जाति यह नहीं सोचेगी कि मानव जाति को और अधिक लेना चाहिए। उस समय वे और भी अधिक बेईमान होंगे, दानव धरती पर आक्रमण करने के लिए याओ के जीवन की परवाह नहीं करेंगे। हो सकता है कि मानव जाति केवल 20% पर कब्जा करेगी, समुद्री जाति 10% से कम पर कब्जा करेगी और शेष याओ जाति द्वारा भरा जाएगा। याओ जाति की दानव भूमि पर विजय पर छद्म राजाओं का प्रतिबंध मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक बड़ा है। मानव जाति को अंततः आप्रवासन से पहले कुछ हद तक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। याओ आदरणीय की ताकत मानव जाति के सुप्रीमो से कमतर है, इसलिए दानव भूमि पर आक्रमण करने की उनकी गति छद्म राजाओं द्वारा बहुत सीमित होगी, क्योंकि चाहे कितने भी निम्न स्तर के याओ हों, वे छद्म राजाओं को नहीं रोक सकते, वे सिर्फ भोजन वितरित कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब कोई छद्म राजा नहीं होता तो वे निम्न स्तर के याओ के जीवन को कुछ भी नहीं मानते। वर्ष 3005 आप युवान एनर्जी नेटवर्क पर जानकारी खोज रहे थे, ये रानी से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपने कुछ संचार प्लेटफॉर्मों पर भी प्रश्न पूछे। परिवार, आप 3000 साल से अधिक उम्र की एक बूढ़ी कुंवारी लड़की से प्रेमालाप कैसे करते हैं? हाँ, वह हमेशा अकेली रही है। रिश्ते का अनुभव शायद उसके पास ऐसा नहीं है। हाँ, और उसका स्वभाव बहुत उग्र है, ऐसा जो खुद को ये बूढ़ी औरत कहती है। इसके अलावा उसने एक बार एक सभा में मानचित्र व्यापी हमला किया, सैकड़ों लोगों को नाराज करते हुए, ये बूढ़ी औरत आपके जैसी नहीं है, जैसी बातें कही, जिससे उस छोटे समूह में उसकी प्रतिष्ठा काफी खराब हो गई। उसके साथ मेरा रिश्ता ये होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। मैंने उसे बहुत मदद की है और यहाँ तक कि बहुत करीबी शारीरिक संपर्क भी किया है।
अंक जोड़ने और उसके सिर को थपथपाने का जिक्र करते हुए। गोल्ड स्पिरिट के पूर्ण ट्रैफिक प्रमोशन के तहत मदद के लिए आपके अनुरोध को अधिक से अधिक लोगों ने देखा। इमोशनल ग्रेट मास्टर्स और सीकिंग्स आपको मार्गदर्शन देकर मदद करने में प्रसन्न थे। हालांकि उनमें से कुछ लोग सावधानी बरत रहे थे और उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गलत है। ऐसा नहीं है भाई, 3000 साल से भी अधिक पुरानी, क्या आप एक महिला सुप्रीम के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और अभी भी एक बूढ़ी कुंवारी, उग्र स्वभाव वाली, खुद को ये बुढ़िया कहती है। पवित्र बकवास, पवित्र बकवास, पवित्र बकवास। क्या ये सुप्रीम ये नाम का जिक्र नहीं है? वह फ्लोइंग स्काई पूल का हमारा डोमेन लॉर्ड है। तुम में इतनी हिम्मत है? नहीं, तुम में इतनी हिम्मत है। साहस, सर्वोच्च लोग लोगों को फंसा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई भी बच नहीं सकता। ये सहायता पोस्ट स्वचालित रूप से मेरी गोल्ड स्पिरिट स्क्रीन पर दिखाई दी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप स्वीकार करते हैं कि यह सोने की आत्मा आपकी है? कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ घबरा गए और कुछ ने सवाल किया और नीचे मजाक उड़ाया। नहीं, आप किस पक्ष में हैं? एक सर्वोच्च को निशाना बनाने का साहस कर रहे हैं और फिर भी चाहते हैं कि हर कोई आपको सलाह दे। दुस्साहसी, किसी सुप्रीम के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखने वाले, क्या तुम इसके बारे में सोचने के लिए भी सुप्रीम हो? आपने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं सर्वोच्च हूं। इससे तुरंत टिप्पणी अनुभाग में विस्फोट हो गया। व्यंग्यात्मक उत्तरों की संख्या अनगिनत गुना बढ़ गई। ओह, ये सुप्रीम है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये परम दादाजी हैं, नफरत करने वाले चुप हो जाएं, बायाओ मिला। लिटिल सुप्रीम, मैं सदी का राजा हूं, जल्दी से घुटने टेक दो। हाँ, वह कहता है कि वह सुप्रीम है, अगर वह सुप्रीम है तो मैं सीधे 100 पाउंड कुत्ते का मल खाऊंगा। भाई, अपने शब्द वापस लो, आपने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मेरा आप इसके बारे में जानते हैं। अगले ही सेकंड में उन व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के अंतर्गत आपकी ओर से कई डॉक्सिंग पोस्ट दिखाई दी। आपका नाम माजुंटियन है, आपकी उम्र 247 वर्ष है, आपकी खेती सेलेस्टियल बीइंग है, आपका वर्तमान स्थान मैरियट वर्ल्ड पर्पल रिवर जुआन्यू सिटी नॉर्थ सिटी एरिया है। 365, सीधे जियाओ गुआन चेंगज उनको देखें। आपका नाम है। आपने सैकड़ों लोगों को जोड़ा। मृत सन्नाटा। महज 10 सेकंड के बाद किसी ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। ग्रीन डोमेन के उस पार असंख्य गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटरों के सामने चेहरे पीले पड़ गए थे और पसीना बह रहा था। क्या उन्होंने ऑनलाइन बातचीत को यूं ही बेकार नहीं कर दिया? आप गंभीर कैसे हो गए? क्या आप सचमुच सर्वोच्च हैं? परम दादाजी, मैं गलत था। एलिस को ऑनलाइन फालतू बातें नहीं करनी चाहिए थी। बस हमें गोश्त की तरह जाने दो। आपने इत्मीनान से कहा, वास्तव में अधिकार का आनंद लेना वास्तव में संतुष्टिदायक है। जब तक मिनरल्स ने आपको याद नहीं दिलाया, यू सुप्रीम, मेरे रिश्तेदारों के एक आरेख ने आपके प्रश्न पोस्ट को हटाने के लिए हस्तक्षेप किया। ये कौन है? ये जिन चेंगवू है, लेकिन उसका अधिकार मेरे से बहुत कम है, इसलिए वह सफल नहीं हुआ। जिन चेंगवू, आपने भौहें चढ़ा ली। वह नाम, फ्लोइंग स्पेस हेवनली पॉन्ड के क्षेत्रीय नेटवर्क का प्रमुख। हाँ, तो मिनरल्स ने आपको बैरियर स्क्रीन दिखाई। ये सुप्रीम को पता चल गया। टिप्पणी अनुभाग में 2 नई टिप्पणियां दिखाई दी। आप में इस बूढ़ी औरत के खिलाफ कोशिश करने और योजना बनाने के लिए एक दानव हृदय दानव राजा की हिम्मत है। इस बुढ़िया को यह अनुमान न लगाने दे कि आप कौन हैं। आप, रंगे हाथ पकड़ा गया। हा। उसी वर्ष आपको खबर मिली कि बाइचेंग गुआन का शिकार किया जा रहा था। बेइचेंग गुआन का अस्तित्व किस प्रकार का हो सकता है, जिसके पास एक नए उन्नत छद्म राजा की तुलना में 8 गुना अधिक सार और 1/4 युद्ध शक्ति थी। ये दावतों का एक समूह था। राक्षस भूमि की गहराइयों से उन बिखरे हुए अवशेषों ने भयंकर प्रतिकार किया। वे तितर बितर हो गए और इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए जिसे सुप्रीम द्वारा साफ कर दिया गया था। फिर मानव जाति को सबक सिखाने के लिए शारीरिक एकीकरण का प्रदर्शन किया। बाद में बाइचेंग गुआंग उन्हें जबरन ले गए। उनके द्वारा भेजे गए संकट संकेत के अनुसार बाइचेंग गुआंग वर्तमान में कई मिलियन ली दूर है। मैं कुछ ही मिनटों में वहां उड़ सकता हूं। आप एक क्षण के लिए झिझके, लेकिन वास्तव में इसकी व्यवस्था कैसे की गई है? उस अमूर्त विधि के माध्यम से बेइचेंग गुआंग और जियांग युएली के पुनर्मिलन के बाद आप पहले से ही भाग्य के अस्तित्व में विश्वास करते थे। आपने कई चीजों के बारे में सोचा, जैसे कि उस समय युनशॉ की मृत्यु क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रीन डोमेन मानव जाति बहुत शांतिपूर्ण थी, जिसमें नियति के 2 बच्चों को महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने का दबाव नहीं था, इसलिए उन्हें शिखर तक पहुंचने के लिए भाग्य ने आपको मारने का फैसला किया। युनशॉ, आप उस कथानक को दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं जिसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है? तो क्या इस बार बाइचेंग गुआंग की मौत के जाल से निकलना नियति है, या क्या इस बार यह उसकी सफलता नहीं होगी, बल्कि मौत के जाल से बचने के लिए आप हस्तक्षेप करेंगे? आप हस्तक्षेप न करने का निर्णय लेते हुए रुक गए। आखिरकार कई साल पहले आप बाइचेंग गुआंग को दवा देने के साथ साथ उसमें एसेंस भी मिला रहे थे। अब सुप्रीम बनने की उसकी नींव पहले से ही पूर्णता पर थी और एक ब्रेक थ्रू उसकी क्षमता को खत्म नहीं करेगा। इसके अलावा जो लोग उसका शिकार कर रहे थे वे बिखरे हुए पर थे, एक भी छद्म राजा नहीं, इसलिए भले ही उसने कोई सफलता हासिल नहीं की, लेकिन बाइचेंग गुआंग के पास भागने की क्षमता थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपने फिर भी 1 लाख ली दूर से हर चीज का अवलोकन करते हुए अनुसरण किया। जब तक आपको अपना लक्ष्य मिला तब तक आप काफी दूरी तय कर चुके थे। बाइचेंग गुआंग फेस्ट से आमने सामने भिड़ गए और उन्हें कुत्ते की तरह पीटा गया। वह बच सकता था, लेकिन पास ही में एक नवनिर्मित मानव जाति आप्रवासी शहर था। शहर की रक्षा एक हेगमोन द्वारा की जाती थी, जो एक उच्च कोटि का व्यक्ति था, लेकिन पर्वों के सामने नगण्य था। शहर में बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए बेइचेंग गुआंग ने भागना छोड़ दिया और फेस्ट का डटकर मुकाबला किया। कई भविष्य में आप दौड़कर आए और देखा कि हेगमोन पीछे से शहर के लोगों का नेतृत्व करते हुए बेइचेंग गुआंग की जय जयकार कर रहा था। सुंदर बिग ब्रदर, आपको दानव जाति के राक्षसों को हराना होगा। आपने 10 मिनट तक शो देखा। नया शहर पूरी तरह से ठीक था, लेकिन बाइचेंग गुआंग लगभग क्यूई से बाहर था। मात्र 4 गुना मूल्य और दावत जैसा एक संयुक्त राक्षस, मैं इसे कुछ ही चालों में नष्ट कर सकता हूं। आपने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मेरी उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई युद्ध तकनीकें और सर्वव्यापी दुश्मन तोड़ने की विधियां ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के पास हो सकती हैं। ये पहले से ही आश्चर्यजनक है कि आप 10 मिनट तक बिना पीटे जीवित रह सकते हैं। आप और अधिक नहीं मांग सकते, यहां तक कि नियति के बच्चे की भी अपनी शक्ति की सीमाएं होती हैं। अचानक आपकी अभिव्यक्ति बदल गई। अब से 1 मिनट बाद बाइचेंग गुआंग ने विरोध करने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो दी और दानव पर द्वारा उसे अंतिम झटका दिया गया। फिर आपकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। प्रत्याशित भविष्य आगे बढ़ता रहा। उस मिनट में जो अभी आने वाला था, भविष्य में आपको हल्का दबाव महसूस हुआ। दिव्य शक्ति 1 लाख ली तक फैली हुई है, जो सर्वोच्च बनने की ओर पहला कदम है। मूल समय रेखा में बाइचेंग गुआंग की दिव्य शक्ति 70,000 ली तक विस्तारित थी। नियति के बच्चे के मानकों के अनुसार इसका निश्चित रूप से मतलब था कि उसकी नींव अधिकतम हो गई थी और उसकी सीमा 70,000 ली थी। लेकिन इस बार उसके पास 8 गुना से अधिक सार भी था। सार के 8 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ उसकी दिव्य शक्ति की सीमा निश्चित रूप से 1 लाख ली से अधिक होगी, इसलिए उसने आप पर दबाव डाला जो 1 लाख ली दूर से देख रहा था।
जब उस भविष्य में बाई चेंग ने अचानक आपकी ओर अपनी नजर घुमाई तो आपको कुछ हद तक अजीब लगा। सरल, मैं इस समय का फायदा उठाकर और दूर भाग जाऊंगा। क्या यह आपके बच्चे को मुझ पर दबाव डालने से नहीं रोकेगा? आप जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन पीछे हटने के 2 सेकंड से भी कम समय के बाद आप भविष्य के 60 सेकंड बाद फिर से स्तब्ध रह गए। दिव्य शक्ति का 1 लाख ली तक विस्तार का मानसिक विस्तार क्रमिक है, एक पल में अपनी अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंचता। इसलिए जब आपने पीछे हटना शुरू किया तो बाई चेंग की मानसिक दिव्य शक्ति आपको पकड़ने में लगभग 2 सेकंड धीमी थी। और नए 62 में भविष्य में जहां आपने खुद को दूर करने का फैसला किया, आप उससे 2,680,000 ली दूर थे। ये सही नहीं है, यह एक आसपास का दमन है। केवल 8 बार सार को उसे 2 मिलियन ली तक दबाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपने पूरी गति से पीछे हटते हुए सवाल किया। निकट भविष्य की समय रेखा में आपने अपनी उत्पत्ति को उजागर किया और उसकी दमन सीमा का पता लगाने के इरादे से बाई चेंग से दूर चले गए। जब वास्तविकता में 60 सेकंड बीत गए तो आपको 2,700,000 ली दूर पर हल्का दबाव महसूस हुआ, थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। आपको अभी भी सीमा नहीं मिली है। भले ही आप अपने मूल को जलाना जारी रखें और अब से अगले 60 सेकंड के लिए 5 मिलियन ली दूर तक पहुंचे, फिर भी यह बाई चेंग की सीमा नहीं होगी। इसे भूल जाओ, मैं बाद में इसका परीक्षण करूंगा। अब जब लिटिल गुआंग ने मुझे महसूस कर लिया है तो मैं सिर्फ दिखावा करूंगा कि मैं उसे बचाने के लिए दौड़ रहा था। आपने दिशा बदल दी और सीधे बाई चेंग की ओर बढ़ गए। वेइमिंग शहर, सुंदर बिग ब्रदर खड़ा है। मार्शल आर्टिस्ट वयस्क, लड़ते रहो। सर्वोच्च बनना, वह हेगमन वरिष्ठ सर्वोच्च बन रहा है। अपने मुंह से खून पोंछते हुए बाई चेंग का कमजोर शरीर, जो फेस्ट के लगातार हमलों के कारण झूल रहा था, अचानक सीधा हो गया। बर्फीले तूफान का सामना करने वाले एक मजबूत देवदार के पेड़ की तरह। 366 किंग यू का उथला पानी तुम जैसे ड्रैगन का समर्थन नहीं कर सकता, हाजी गुआंग। युवा चेहरे वाली बाई चेंग के होठों पर मुस्कान आ गई। जीत पहले से ही निश्चित थी। यद्यपि मानसिक ऊर्जा दमन सीमा के भीतर एक सर्वोच्च प्राणी तेज गति से भाग रहा था, उसकी गति को देखते हुए वह दानव जाति से नहीं हो सकता था। वह संभवतः मानव जाति के सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च प्राणियों में से एक था। ये वे प्राणी थे जिन्हें बादलों के नीचे 6 सर्वोच्च के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक का सार उनके यूशॉ द्वारा अधिकतम किया गया था, जिससे वे एजियो डोमेन में एक सच्चे राजा के नीचे सबसे अजय अस्तित्व बन गए। मुझे उम्मीद है कि जब वह सुप्रीम आएगा तो वह मुझे कुनयान से निपटने की अनुमति देगा, बाई चेंग ने मन ही मन सोचा। यह एक कट्टर शत्रु था जिसने उसे उसकी सीमा तक और सफलता की ओर धकेल दिया था। उसे व्यक्तिगत रूप से उसे मारना ही था। मानसिक ऊर्जा दमन के दौरान बाई चेंग के विचार और भी मजबूत हो गए, जिससे उन्हें क्यूनियान के हमलों से बार बार बचने की अनुमति मिली। एक बार जब उसने ये कदम एक पल में पूरा कर लिया तो उसके पलटवार का समय आ गया होगा। आपकी तेज गति वाली उड़ान से दूर तक आसमान फट गया, जिससे एक लंबी लाइन बन गई। सूक्ष्म पवन बैग दसियों हजार मील तक टूट गई थी, जिससे एक अतिरंजित दृश्य प्रभाव पैदा हुआ। बाई चेंग ने एक अंतर पाया और अपनी ओरिजिन क्यूई को आप तक पहुंचाया। वरिष्ठ, कृपया इस दुश्मन को मुझे मारने के लिए छोड़ दें। क्या सीनियर, क्या तुम्हें उसे इसी नाम से बुलाना चाहिए? बाई चेंग, अरे नहीं, ये यू शॉ है। निश्चित रूप से वेइमिंग शहर के लोग, जिनकी उसने आधे दिन तक रक्षा की थी, ने खूबसूरत बड़े भाई को सुप्रीम में घुसते और दानव जाति के राक्षस को जवाबी कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने खूबसूरत बड़े भाई को देखा, जो बुरी तरह से लड़ा था और खून थूकने से आधा मर गया था। उसके दुर्जय दुश्मन को किसी और ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आपने दिखावा करने के लिए बाई चेंग के क्षण को चुराने की परवाह नहीं की और सीधे उसे उसकी दमन सीमा के बारे में पूछा। बाई चेंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, लगभग 6 मिलियन मील। 6 मिलियन मील यानी 8 गुना 70,000 मील से भी अधिक। आपने विचार किया, सब कुछ तुरंत समझ गया। यदि सार केवल मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है तो 70,000 मील को दबाने से वास्तव में केवल 10 लाख मील से अधिक की वृद्धि हो सकती है। लेकिन सार भौतिक शरीर की शक्ति, जीवनकाल, समझने की क्षमता और कई अन्य पहलुओं को भी मजबूत करता है। सर्वोच्च बनने के 3 चरण, मानसिक ऊर्जा के लिए 10,000 मील का दबाव, ओरिजिन क्यूई के लिए 99 रिटर्न टू 1 और भौतिक शरीर के लिए सर्वोच्च बेदाग शरीर। ये 3 स्वतंत्र लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी गणना बड़े पैमाने पर की जाती है। क्योंकि ये 3 चरण नव आरोहित सर्वोच्च के मूल आंकड़ों में वृद्धि नहीं करते हैं, वे केवल उनके पवित्र शरीर और दिव्य क्षमता की ताकत को बढ़ाते हैं। सार, क्यूई, आत्मा और यहाँ तक कि जीवनकाल और समझने की क्षमता जितनी अधिक होगी, नींव अधिकतम होने के बाद संत शरीर और दिव्य क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। और सर्वोच्च बनने के पहले चरण की सीमा और दूसरे चरण की मूल क्यूई खपत भी संत शरीर और दिव्य क्षमता से संबंधित है। इसलिए प्रेशरिंग 10,000 माइल्स की विशिष्ट सीमा शारीरिक शक्ति और उत्पत्ति क्यूई जैसी अन्य विशेषताओं पर भी निर्भर करती है। बाई चेंग के मार्शल दाओ संसाधन अपर्याप्त थे, इसलिए आपने ओरिजिन क्यूई को अवशोषित करने के लिए उसे अपना एक हिस्सा देने की पेशकश की। अंततः उसे 99 रिटर्न टू 1 पूरा करने और एक ब्रेक थ्रू हासिल करने की अनुमति दी। अंततः उन्होंने दावा किया कि उनका नया सेंट बॉडी ह्यूमन रेस रिकॉर्ड में कभी दिखाई नहीं दिया था। अकेले संख्यात्मक बोनस 20 गुना तक पहुंच गया और विभिन्न अन्य प्रभावों के साथ कुल मूल्य 30 और बैटल बॉडी का प्रतिद्वंद भी हो सकता है। 20 गुना संत शरीर प्लस 8 गुना से अधिक सार, यह 160 गुना से अधिक का गुणक है। आपने इत्मीनान से कहा, निचले स्तर का मानव सर्वोच्च निचले स्तर के स्वर्ग श्रेणी छद्म राजा से मुकाबला कर सकता है। ये पहले से ही मुझसे आगे निकल रहा है। आपके पास केवल 40 गुना सार गुणक था और दूरदर्शिता पर भरोसा करते हुए आप विषम परिस्थितियों में अपनी युद्ध शक्ति से 4 गुना अधिक लड़ सकते थे। तो आप भी केवल 160 गुना गुणक थे और यह एक छद्म 160 गुना था, क्योंकि आपकी आउटपुट शक्ति अभी भी 40 गुना थी। 2 दिन बाद एक और सिर थपथपाया गया और स्टेट बूस्ट हुआ। यू शॉट, अब मेरी सार सीमा क्या है? बाई चेंग कुछ हद तक उत्साहित थे। 53 बार आपने एक संख्या की सूचना दी। अधिकतम होने के बाद उसके संत शरीर के साथ मिलकर यह 1000 गुना गुणक होगा। ये वास्तव में सर्वोच्च शिखर को एक सच्चे राजा से लड़ने की अनुमति देने में सक्षम था। और यह पूरी ताकत वाले बर्बर शैतान राजा को भी दबा सकता है। लेकिन जियो गुआंग, एक बार जब आपका सार अधिकतम हो जाता है तो क्या आपने कभी तलाशने के लिए एक नई दुनिया खोजने के बारे में सोचा है? बच्चा बड़ा हो गया था और आप उसे विदा करने की तैयारी कर रहे थे, उसे अपना रास्ता खुद बनाने दे रहे थे। सबसे पहले, भाग्य को एजियो डोमेन में उसकी धीमी लेवलिंग को नापसंद करने और आपके लिए एक और बड़ी घटना का कारण बनने से रोकने के लिए। दूसरे, एजियो डोमेन 50 गुना सार सच्चे राजा का समर्थन नहीं कर सका, जिसे ब्रेक थ्रू के लिए 50 गुना संसाधनों की आवश्यकता थी। बस आपका समर्थन करना, एक गुना सार पूरी तरह से सच्चे राजा पर चढ़ा, पहले से ही बेहद मुश्किल था। बाई चेंग को या तो तुरंत उन संसाधनों पर ठोकर खाने की जरूरत थी जो कई महान क्षेत्रों तक चल सकते थे, जैसे कि किसी उपन्यास में नायक, या उसे तुरंत नक्शे बदलने की जरूरत थी। अपने पिता के चावल खाना बंद करो। तुम्हारे 11वें पिता एजियो डोमेन में रहने वाले हैं, इस छोटे से पारिवारिक भाग्य पर जीवन व्यतीत करेंगे। मैंने तुम्हें पूरी ताकत दी है, इसलिए एक नए मानचित्र पर जाओ, राक्षसों और कृषि संसाधनों से लड़ो, तुमने मन में सोचा। बाह्य रूप से ये निश्चित रूप से एक अलग व्याख्या थी। एजियो डोमेन अब आपके लिए पहले से ही बहुत छोटा है और जियो यूएली की सार सीमा केवल सामान्य है।
भले ही वह हजारों साल बाद सर्वोच्च बन जाए, फिर भी आप केवल असहाय होकर देख पाएंगे। इसमें लाइफ स्पैन तर्क की गंध आती है। एजियो डोमेन का अंत एक सच्चा राजा है, लेकिन आपका भविष्य इससे कहीं आगे है। आपके पिता प्राचीन निर्जन डोमेन से आए थे और जानते हैं कि सातवां क्षेत्र अमरता का प्रतीक है, जिसमें सृजन की विभिन्न दिव्य क्षमता शक्तियां हैं जो एक जीवित प्राणी के जीवन काल डेविल 9 सील के पारित होने को धीमा कर सकती हैं। बेई चेनगुआन की निगाहें मजबूत हो गईं और आपने एक अंतिम वाक्य जोड़ा, हालांकि आपके पिता में भी आश्चर्यजनक योग्यता और ताकत है। आपके पिता को इस एसेंस बेस्टोवाल कबीले की दिव्य क्षमता को अधिकतम करना होगा। उन्हें मानवता को फलने फूलने के लिए आधार के रूप में एजियो डोमेन का उपयोग करना चाहिए। यूनशॉ, संक्षेप में, यह मेरा घर है, आप बाहर जाएं और अपना भोजन स्वयं ढूंढें। बेई चेनगुआन ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन अभी भी एक बात थी जिसके बारे में वह चिंतित था। लेकिन जब मैं छठे दायरे और उससे भी ऊंचे लोगों का पीछा करूंगा तो मेरे चारों ओर अनिवार्य रूप से खतरे होंगे। मुझे सिस्टर यूएली की चिंता है। उसे अपने पिता की देखभाल पर छोड़ दो। आपने अपनी छाती थपथपाई और जोर से आवाज लगाई। एजियो डोमेन ह्यूमन रेस उसका घर है। आपकी पत्नी शुद्ध और बेदाग है और आपका यूनशॉ ईमानदार और निष्कलंक है। आपको संभवतः और किस बारे में चिंता हो सकती है? बेई चेंगुआंग। 3010 में बेई चेंगुआंग का सार 13 बार था। 3012 में आप झिझक रहे थे कि क्या अपने वास्तविक सार को कम किया जाए। वर्तमान में मेरे पास 41 गुना सार है, लेकिन वह एक बाहरी गुणक है। मेरा असली सार अभी भी एक समय है और उपभोग किए गए संसाधन भी एक समय है। लेकिन अगर यह सार का 0.1 गुना होता तो एक मार्शल दाव संसाधन का उपयोग 10 के रूप में किया जा सकता था। आपने बहुत देर तक विचार विमर्श किया, फिर भी यह विचार त्याग दिया। मैं अभी भी नहीं जानता कि दैवीय क्षमता कब मेरे वास्तविक सार को बहाल कर सकती है, इसलिए मैं जुआ नहीं खेलूंगा। यदि इसमें बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है तो ठीक है। वैसे भी मैं हमेशा प्रगति कर रहा हूं। चौथा अपडेट 367 सर्वोच्च। चूंकि इन वर्षों में मानव जाति के महान डोमेन बढ़कर 785 हो गए हैं, जनसंख्या में वृद्धि और क्षेत्र के विस्तार ने मुझ पर आशीर्वादित भाग्य को और मजबूत कर दिया है। दानव भूमि में मानव जाति द्वारा प्राप्त विभिन्न मार्शल दाव संसाधन भी बढ़ रहे हैं। प्रत्येक सुप्रीम ने इन वर्षों में पहले से बेहतर खाना खाया है। मैं थोड़ा फिजूल खर्ची भी कर सकता हूं, जैसे इष्टतम अवशोषण संसाधनों का 2 गुना उपभोग करना। हालांकि इसका 15% बर्बाद हो जाएगा। मैं एक बार की अवधि में 1.7 गुना विकास प्रगति हासिल कर सकता हूं। हालांकि अन्य सुप्रीमों द्वारा उपभोग किए गए संसाधन कभी भी इष्टतम अवशोषण तक नहीं पहुंच सके। आपकी वर्तमान स्थिति यह है, आपका शरीर लगातार औषधीय शक्ति को पचा रहा है। आपका शरीर हमेशा मार्शल दाव संसाधनों से भरा रहता है और यदि आपके पास थोड़ी सी भी कमी है तो आप इसे पूरा करने के लिए दूसरी खुराक लेते हैं। अन्य सर्वोच्चों के बारे में क्या? उनके शरीर 90% या यहां तक कि 95% से अधिक खाली रहते हैं। उनके पास कोई मार्शल दाव संसाधन नहीं है। पूरी तरह से ओरिजिन क्यूई को अवशोषित करने और पतली निम्न गुणवत्ता वाले स्वर्ग और पृथ्वी ओरिजिन क्यूई को खेती में परिवर्तित करने पर निर्भर रहने से दवा लेने की तुलना में दर्जनों गुना अधिक समय लगता है। उनकी खुराक इष्टतम से 0.05 गुना या उससे भी कम है। और जब आप 2 गुनी दवा लेना चुनते हैं तो बर्बाद हुए हिस्से का उपयोग 10 गरीब सुप्रीमों द्वारा किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब मेरी रैंक बढ़ जाएगी तो मेरी दिव्य क्षमताएं भी मजबूत हो जाएंगी और उनकी अंतर्निहित सार सीमा स्वाभाविक रूप से ऊंची हो जाएगी। हालांकि अंतर्निहित सार सीमा मूल रूप से कुछ ऐसी थी जिसे आपने मनमाने ढंग से निर्धारित किया था। हर किसी का भविष्य उज्ज्वल है। ऐसा लगता है कि यह एक छोटी सी हार है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ी जीत है। 3013 में आपने 2 गुनी दवा लेनी शुरू कर दी, जिससे आपकी पदोन्नति की गति 70% बढ़ गई। आपके ऊपरी पृथ्वी ग्रेड सर्वोच्च रैंक तक पहुंचने में अभी भी 20 साल बाकी हैं। 3020 में कुछ क्षेत्रों में मानव जाति और याओ जाति के बीच संघर्ष छिड़ गया। बेई चेंगुआंग 18 गुना सार के साथ व्यावहारिक रूप से एक सुपरमैन थे। निचले मानव ग्रेड रैंक पर उसने अत्यधिक मजबूत रक्त रेखा के साथ निचले पृथ्वी ग्रेड रैंक के याओ आदरणीय को खदेड़ दिया। 3031 में मानव जाति के महान डोमेन बढ़कर 833 हो गए। न केवल मानव, याओ और समुद्री प्रजातियों के दबाव के कारण, बल्कि उनकी आंतरिक लड़ाई के कारण भी दानव भूमि के भीतर छद्म राजाओं की संख्या और कम हो गई। वे सच्चे राजाओं की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आंतरिक द्वंद्वों में शामिल होना चाहते थे और एक नए शैतान राजा का फैसला करना चाहते थे। उसी वर्ष 176 वर्ष की उम्र में 41.92 गुना सार के साथ आपको अपर अर्थ ग्रेड सुप्रीम में पदोन्नत किया गया था। 2343 गुना युद्ध शक्ति। संख्यात्मक रूप से आपने मानव जाति के वर्तमान सबसे मजबूत शीहे को पीछे छोड़ दिया, जिसका सार उससे 4 गुना अधिक था। 3032 में दानव भूमि का लगभग 1/4 भाग 3 जातियों के बीच विभाजित कर दिया गया था। 3033 में एक अपर हेवन ग्रेड छद्म राजा प्रकट हुआ, जिसने याओ जाति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। ऊपरी स्वर्ग ग्रेड 625 गुना और उसे अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। 3034 में उस अपर हेवन ग्रेड छद्म राजा ने मानव जाति क्षेत्र पर हमला किया और फिर बेई चेंगुआंग का सामना किया। वह बेई चेंगुआंग के साथ एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गया, जिसका सार 24 गुना था और जो मध्य मानव ग्रेड रैंक पर था, और फिर उसे पीट कर मार डाला गया। आपने किनारे से देखा क्योंकि आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। ये बेई चेंगुआंग के लिए कोई खतरनाक लड़ाई भी नहीं थी। आपने उस छद्म राजा की ताकत को पहचान लिया। ये पराजित सैनिकों के ढेर से निकला था, जिसे उन छोटे सैनिकों में से सबसे ऊंचे के रूप में चुना गया था, जिन्हें सैवेज डेविल किंग ने नहीं मारा था। इन वर्षों में 800 गुना युद्ध शक्ति वाले छद्म राजा के रूप में विकसित होने में सक्षम होने के लिए, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए अनगिनत साथी कुलों की लाशों पर कदम रखना खाना वास्तव में उत्कृष्ट और हताश करने वाला था। दानव भूमि की गहराई में शेष छद्म राजाओं के बीच शिखर रैंक तक पहुंचने के लिए ये सबसे आशाजनक अस्तित्व रहा होगा। लेकिन बेई चेंगुआंग के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं था। बेई चेंगुआंग की वर्तमान ताकत गुणक 480 गुना थी, मध्य मानव ग्रेड रैंक पर उसके आधार मूल्य के 2 गुना से अधिक को शामिल करते हुए। उसकी युद्ध शक्ति पहले ही 1000 से अधिक हो चुकी थी। इसलिए ये लड़ाई बराबरी की भी नहीं थी या छद्म राजा का पलड़ा भारी था। शुरू से ही बेई चेंगुआंग मजबूत था। और एक बार छद्म राजा ने भागने की कोशिश की तो आप पहले से ही संबंधित स्थिति में आ जाएंगे, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। 800 गुना युद्ध शक्ति वाला छद्म राजा दानव जाति उच्च सार वाली प्रजाति नहीं है। युद्ध शक्ति के एक अतिरिक्त गुणक के लिए केवल संसाधनों के एक अतिरिक्त हिस्से की आवश्यकता होती है। आपने अपनी जीभ चटकाई और कहा, इस बिंदु तक बढ़ने के लिए इसने कम से कम दर्जनों छद्म राजाओं, तीसरे दर्जे के 20 से 30 हजार महान शैतानों, या इससे भी अधिक दूसरे दर्जे के करोड़ों की संख्या में को मार डाला होगा। ये दानव भूमि के अंतिम मांस और रक्त संसाधनों के कम से कम कुछ 10वें हिस्से को संघनित करके बनाया गया एक मजबूत व्यक्ति है, जो केवल सड़क के किनारे मरने के लिए है। 3035 में आपकी वर्तमान साधना गति पर आपको अगले 40 वर्षों में लोअर हेवन ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता है। और यह गति तेज हो जाएगी क्योंकि मानव जाति अधिक से अधिक दानव भूमि पर कब्जा कर लेगी और जैसे जैसे मानव जाति इन नए महान डोमेन में तेजी से और तेजी से प्रजनन करेगी। चूंकि अधिक संसाधन है, आप अधिक फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं और अधिक कुशलता से अपग्रेड कर सकते हैं।
3040 में आप याओ रेस और सी रेस के सच्चे राजाओं के सोने के स्थानों की जांच के लिए हर साल थोड़ा समय निकालेंगे। यदि आप सील के बाहर सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते तो आप एक अपेक्षाकृत कमजोर चौथे रैंकर को चुनेंगे जो एक दूरस्थ स्थान पर भी था और फिर उसे मार डालेगा। ऑपरेशन कठिन नहीं था, आपको केवल टोयांग बैल्ट के नीचे सतह से 300,000 ली नीचे गोता लगाने की जरूरत है। यहाँ तक कि एक पीक थर्ड रैंकर भी लंबे समय तक नहीं रह सकता था और इस ऊंचाई के अधिकांश हिस्से में कोई जीवित प्राणी गश्त नहीं कर रहा था। सच्चे राजाओं के सोने के स्थानों और याओ जाति की गड़गड़ाहट और आग से प्रभावित याओ जाति के आदिवासी स्थानों को छोड़कर आपके द्वारा चुने गए याओ आदरणीय और सागर आदरणीय निस्संदेह कोई अपवाद नहीं थे। एक शैतान राजा से निपटने के लिए कार्रवाई करने का आत्मविश्वास पाने के लिए मुझे 2 मिलियन ली दूर रहना होगा। महज चौथा रैंकर, मुझे बस दिखने की जरूरत नहीं है और यही काफी है। उदाहरण के लिए, एक बार 60 सेकंड के भ्रामक भविष्य में आपने अपनी उत्पत्ति को उजागर किया, 10 सेकंड से भी कम समय में स्वर्ग बैल की 3 परतों को नीचे गिरा दिया और उस सागर आदरणीय के सामने पहुंच गए। उस सागर आदरणीय के विरुद्ध 2000 गुना से अधिक युद्ध शक्ति के साथ, जिसके पास केवल 7 गुना युद्ध शक्ति थी, आपने उसे एक ही प्रहार से पूरी तरह से नष्ट कर दिया, यहां तक कि उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। आपने बिखरे हुए मांस और रक्त को नियंत्रित किया, इसे एक गेंद में गूंथ लिया, ये बहुमूल्य सामग्रियां थीं। फिर आपने मांस की इस गेंद को, जिसने अपनी आत्मा के उतार चढ़ाव को खो दिया था, अपनी स्टोरेज रिंग में भर दिया, क्योंकि वास्तविक आत्माएं और जीवित प्राणी स्टोरेज रिंग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सब करीब 15 सेकंड में ही निपट गया। फिर आपने अपनी दृश्य सीमा के भीतर सभी सी रेस को घेरने के लिए ट्रू एसेंस का उपयोग किया और उस क्षेत्र की सभी सी रेस को कुचलकर मार डाला। उन लाशों से आपने जबरन ओरिजिन क्यूई और मांस और रक्त के अवशेषों से अन्य पदार्थ निकाले, ऐसा दिखावा किया मानो किसी छद्म राजा ने हमला किया हो। यह ऐसा था मानो किसी छद्म राजा ने प्रतिशोध लिया हो, उस समुद्री आदरणीय को मार डाला, उसे खा लिया और फिर पास के अन्य सागर याओ की जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए क्यूई और रक्त का उपयोग किया। भेष बदलने के इस कदम में सबसे अधिक समय लगा, लगभग 30 सेकंड। जहां तक शेष 15 सेकंड की बात है, इससे आप 300,000 ली दूर की ऊंचाई पर बिना जल्दबाजी के लौट सकते हैं और फिर अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकते हैं। 368 वानमो पैलेस खड़ा हुआ और फिर से गिर गया। सर्वोच्च स्तर पर आगे बढ़ने के बाद असीमित संख्या में जीवित प्राणियों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने के अलावा गुइजेन निर्जीव वस्तुओं की बदली हुई स्थिति को भी वापस ला सकता है और इस बदली हुई स्थिति में बदलाव भी शामिल है। अध्याय 288। आपने अपनी स्थिति पर गुइजेन का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आपने स्टोरेज रिंग की विस्थापन स्थिति और उसके भीतर सीकिंग के मांस और रक्त पर गुइजेन का प्रदर्शन किया। वर्तमान पर लौटते हुए आप अभी भी अपनी मूल स्थिति में हैं। आपके मुख्य शरीर ने टोयांग बैल्ट की निचली परत को कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन आपकी उंगली पर मौजूद स्पेस रिंग हवा से गायब हो गई है। सटीक रूप से कहें तो इसे पास के स्थान पर विस्थापित कर दिया गया है। नीचे दिए गए सी रेस सदस्यों को केवल यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब वे वहां पहुंचे जहां सी वेनेरेबल था, तो वे केवल उस अराजक वातावरण को देख सकते थे जिसे आप गुइजेन के माध्यम से वापस लाए थे, साथ ही लाशें जो प्रत्यक्षदर्शी मछली के रूप में काम कर सकती थीं। सी रेस के सभी सदस्य जो घटना के समय सी वेनेरेबल के समान कमरे में थे, विस्फोट हो गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनके मांस और रक्त की ऊर्जा को खाली कर दिया गया था और यहां तक कि उनके भीतर के पोषक तत्वों को भी निकाल लिया गया था। ये स्पष्ट रूप से दानव जाति का काम था। जहां तक सी वेनेरेबल का सवाल है, जो मूल रूप से मुख्य सीट पर था, वह पहले ही गायब हो चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के सी रेस के सदस्यों ने कितना सोचा, वे केवल एक ही संभावना के साथ आ सकते थे, उसे हमलावर दानव रेस छद्म राजा द्वारा साफ खा लिया गया था या सीधे आगे खाने के लिए ले जाया गया था। धिक्कार है दानव जाति, उन्होंने हमारे खिलाफ फिर से जवाबी कार्रवाई की। उनकी दानव भूमि अगले 100 वर्षों में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। वे सभी आवारा कुत्ते हैं। भगवान झांग जुजियाओ की मृत्यु बहुत बुरी तरह से हुई। अब हमारा क्या होगा? इसके बारे में बोलते हुए, क्या कोई समुद्री आदरणीय भी नहीं था जो 2 साल पहले दानव जाति के हाथों मारा गया था? हाँ, मैं ही वह खबर लेकर आया था। महामहिम दाओ बुडी स्वॉर्डफिश, जिनका मैंने सैकड़ों वर्षों तक अनुसरण किया था, बेवजह नष्ट हो गए। सभी ने कहा कि ये दानव जाति का काम था और मैंने अब वहां रहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैं रातों रात महामहिम झांग जुजियाओ के पास भाग गया। अफसोस, मुझे कोई और संरक्षक ढूंढना होगा। टोयांग बैल्ट के निचले भाग में आप पहुंचे और सैकड़ों मील दूर से अंतरिक्ष रिंग को पुनः प्राप्त किया, जो आधे सेकंड से भी कम समय के लिए आपके हाथ से बाहर हो गया था। आपने अंतरिक्ष पत्थर के चिकने बाहरी आवरण को महसूस किया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाते हुए अंदर अतिरिक्त ऑक्टोपस मीटबॉल का पता लगाया। आपने टोयांग बैल्ट से सीधे मानव जाति के लिए उड़ान भरी। रास्ते में लगातार अन्य प्राणियों से बचने के लिए भविष्य की दृष्टि का उपयोग करते हुए खोजे जाने की कोई संभावना नहीं थी। अगर मैंने ऐसा तब किया होता जब दानव जाति अभी भी आसपास थी, तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करता। भले ही दानव जाति ने इसे इनकार नहीं किया हो, तथ्य यह है कि हर बार उनके विशिष्ट आंकड़े कभी खोजे नहीं गए थे। अंततः ये पता चलेगा कि इसके पीछे एक और जाति थी। लेकिन अब वास्तव में कुछ छद्म राजा मानव, समुद्र और यौन नस्लों के बीच घुसपैठ कर रहे हैं, जो अनियंत्रित विनाश का कारण बन रहे हैं। हालांकि वे दानव जाति के सदस्य ज्यादातर दूसरे या तीसरे क्षेत्र के लोगों या यहां तक कि सिर्फ सामान्य गांवों और जनजातियों को मारते हैं। मैं हर साल औसतन एक याओ वेनरेबल या सी वेनरेबल को मारता हूं। मैं बस उन घूमने वाले दानव जाति के सदस्यों की युद्ध उपलब्धियों को जोड़ रहा हूं। इस यात्रा से लौटने के बाद बेई चेनगुआन के सिर को रगड़ते हुए आपने स्टोरेज रिंग में 5/4 दायरे की लाशों को महसूस किया और मन में सोचा, अराजक समय में हत्या का पता लगाना सबसे कठिन है। दानव भूमि पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने से पहले मुझे याओ और समुद्री दौड़ के चौथे दायरे के पावर हाउस को कमजोर करने का एक रास्ता खोजना होगा। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि सर्वोच्च मानव जाति के कुछ सदस्यों को छिपा दिया जाए, जिससे उनके निधन का भ्रम पैदा हो। धोखे को जितना संभव हो उतना बढ़ाया जा सके, जिससे मुझे संदेह किए बिना और अधिक शिकार करने की अनुमति मिल सके। इस तरह कार्टेबल पर होने के बाद मानव जाति तब तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी जब तक भाग्य का राजा गुइजेन के माध्यम से उनके साथ संघर्ष करता है। केवल जुआनगु ही बचा है। पिता युन, क्या आपका अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? बेई चेंगुआन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आप 2 मिनट से उसका सिर रगड़ रहे थे और उसका साफ सुथरा हेयर स्टाइल लगभग अस्त व्यस्त हो गया था। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अच्छा लगता है। मैं आपके लिए और अधिक जोड़ने से पहले इसे थोड़ा और रगड़ना चाहता हूं। आपने लापरवाही से उत्तर दिया। 3050 में मानव जाति के प्रमुख डोमेन बढ़कर 900 हो गए। दानव जाति का प्रतिरोध कमजोर और कमजोर होता गया। यह अफवाह थी कि केवल 50 छद्म राजा ही दानव भूमि के भीतर बचे थे और कई पहले ही दानव भूमि से भाग गए थे, एकांत में रह रहे थे या निचले क्षेत्र या अन्य स्थानों में छिप रहे थे, या यहां तक कि ये जो डोमेन को छोड़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी बैल्ट में प्रवेश कर रहे थे। 3052 में क्योंकि उनके स्वयं के पिछले हिस्से पर चौथे क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था, याओ और सी रेस के अधिकांश याओ वेनेरेबल्स और सी वेनेरेबल्स एक साथ एकत्र हुए। उन्होंने एक ठोस प्रयास करने का निर्णय लिया। प्रत्येक ने शेष छद्म राजाओं को सामूहिक रूप से नष्ट करने के लिए 34वें क्षेत्र के अस्तित्व को भेजा और उन्होंने एक समझौता करते हुए मानव जाति को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस लड़ाई में किए गए प्रयास के अनुसार क्षेत्रों को विभाजित किया जाएगा और यदि कोई जाति बाद में मुकर गई तो शेष 2 जातियां संयुक्त रूप से उन पर हमला करेंगी। मानव जाति
यूशॉ अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था इस अभियान के परिणामस्वरूप संभवतः मानव जाति एमवीपी पर कब्जा कर लेगी, जिसमें शेष दानव भूमि का 80 से 90% शामिल हो जाएगा और फिर याओ और सी रेस दोनों मुकर जाएंगे। मानव जाति सहमत हो गई। एक महीने बाद असंख्य दानव महल में 50 छद्म राजाओं के खिलाफ 104 दायरे की संस्थाएं फायदा थरी रेस अलायंस के साथ था। छद्म राजा पहले से ही अपने क्षेत्र में सबसे कमजोर थे और अब वे पूरी तरह से हार जाएंगे। परंतु वे छद्म राजा शत्रु से मिलने नहीं निकले, इसके बजाय असंख्य दानव महल उठ गई। दानव रेस का अंतिम तुरुप का पता इस अति विशाल दानव भगवान का असली शरीर था, जो 1 लाख फीट से अधिक लंबा था। शेष छद्म राजाओं ने असंख्य दानव महल के विभिन्न कमरों में प्रवेश किया और दानव भगवान के वास्तविक शरीर के कई संयुक्त भागों और अंगों को सक्रिय कर दिया। मैं सिर पर नियंत्रण रखूंगा, मैं बाएं हाथ को नियंत्रित करूंगा, मैं पंजों पर नियंत्रण रखूंगा, मैं कवच को नियंत्रित करूंगा, मैं स्पाइक्स को नियंत्रित करूंगा। अति विशाल दानव भगवान के असली शरीर में भयानक युद्ध शक्ति थी, जो एक शीर्ष छद्म राजा से काफी अधिक थी, जो उसकी सामान्य युद्ध शक्ति से 11,000 गुना तक पहुंच गई थी। मौजूदा चौथे दायरे की संस्थाओं में से केवल आप ही इसे अत्यधिक सूक्ष्म प्रबंधन के साथ विघटित और ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह आपकी लड़ने की लड़ाई नहीं थी। नस्लीय तुरुप का पता हो, क्या तुमने सच में सोचा था कि हम अनुमान नहीं लगाएंगे? आप सहित मानव, याओ और समुद्री जातियों की चौथी दायरे की संस्थाएं एक साथ पीछे हट गईं। आकाश में 3 दिशाओं और 3 कोनों से 3 महान सच्चे राजा अवतरित हुए। द ब्लैक ड्रैगन, द वाटर जॉइंट गॉड और जियांग ही। 3 महान सच्चे राजाओं ने प्रत्येक ने 3 दिशाओं से हमला किया। इस प्रकार दानव रेस का अंतिम तुरुप का पत्ता टुकड़े टुकड़े हो गया। तीनों जातियों के सच्चे राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। तीनों जातियों के आदरणीय लोगों ने भी एक दूसरे की ओर देखा। तर्कसंगत रूप से कहें तो इस बार सभी ने समान रूप से योगदान दिया, तो क्या दानव भूमि के शेष 2/3 हिस्से को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए? असंभव। ह्यूमन रेस और याओ रेस दोनों को लगा किसी रेस योग्य नहीं थी। याओ जाति का मानना था कि उनका ब्लैक ड्रैगन ट्रू किंग सबसे शक्तिशाली था और उसे अधिक कब्जा करना चाहिए, जबकि मानव जाति का मानना था कि उनके अपने सर्वोच्च अधीनस्थ सबसे मजबूत थे और उनके पास 2 मानव राजा भी थे, इसलिए उन्हें सबसे अधिक कब्जा करना चाहिए। सी रेस को 20% मिलता है, हमारी रेस को 45% मिलता है, ह्यूमन रेस को 35% मिलता है। सी रेस को 20% मिलता है, हमारी रेस को 45% मिलता है, याओ रेस को 35% मिलता है। जल दानव भगवान 369 ध्रुवीय। विशाल जल मानव मन ही मन दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरा मालिक सबसे शक्तिशाली सच्चा राजा है। हालांकि बॉस जो चाहता है वह पैदा होते ही किंग डोमेन के उच्चतम बिंदु पर चढ़ना चाहता है। वह किंग डोमेन के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। अधिक से अधिक वह अन्य जातियों के लिए थोड़ा पानी और घास छोड़ देगा। यदि बॉस अभी बाहर आता है तो वह केवल 40% पर ही कब्जा कर सकता है। और यदि मानव जाति और याओ जाति छोटी हैं तो हम बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। वह घृणित काला कछुआ केवल दिव्य जानवर दौड़ की परवाह करता है और न तो बॉस और न ही मैं उनमें से हूं। मानव राजा जियांग ही और ब्लैक ड्रैगन दानव राजा एक वास्तविक लड़ाई के कगार पर थे। फिर कार्य करने की बारी आपकी थी। बहस करना बंद करो, तुम दोनों बहस करना बंद करो। जियांग ही तुरंत रुक गया और ब्लैक ड्रैगन डेमन किंग ने हैरान होकर देखा, तुम कौन हो? ये भविष्य में मेरी जाति के लिए सदी का तीसरा राजा होगा। जियांग ही ने याओ जाति के पिछले अनुमानों का पालन करते हुए परिचय दिया, उससे झूठ बोलते हुए ये भी कहा कि आप राजा बनने वाले थे और सच्चे राजा स्तरीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए योग्य थे। मेरे पास इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। यदि याओ जाति दानव भूमि का 45% चाहती है तो वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रेषित किया, बाकी सभी मानव जाति के होंगे। ब्लैक ड्रैगन दानव राजा शांत रहा, पानी के विशालकाय भगवान की ओर देख रहा था जो अचंभित था। वह उत्सुक था, क्या आप में उसे मनाने का आत्मविश्वास है या आप उसे मारना चाहते हैं? आपने संचारित किया, दानव जाति का अभी पतन हुआ है। किंग डोमेन में नई शक्तिशाली जातियों का जन्म नहीं होना चाहिए। चूंकि 3 लेग स्टैंड का युग बीत चुका है, इसलिए इसे वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल यह आपकी याओ रेस के लिए भी फायदेमंद है ना? 3 शक्तिशाली जातियों का अस्तित्व हमारे बीच एक पारस्परिक संतुलन बनाता है। भले ही एक पक्ष का पतन हो जाए, जब तक कि वह दानव जाति जितनी गंभीर न हो, इस हद तक गिर जाए कि उसका कोई राजा न हो, तब तक उसका विनाश नहीं होगा। यहां तक कि अगर एक पक्ष मजबूत हो जाता है तो यह अन्य 2 की संयुक्त ताकतों को आकर्षित करेगा, शुरुआत से अंत तक सुरक्षित रहेगा। हालांकि आपकी याओ रेस में काला कछुआ सच्चा राजा है, आपके पास पहले से ही एक पूर्ण सुरक्षा जाल है। 3 जातियों के बीच पारस्परिक संतुलन इसके बजाय आपके लिए एक प्रतिबंध है। ब्लैक ड्रैगन डेमन किंग काफी देर तक चुप रहा। उसका ड्रैगन मावा खुल गया, जिससे घने ड्रैगन दांत दिखाई देने लगे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। प्रत्येक ड्रैगन का दांत 10 मीटर ऊंचा था। उसके 10,000 मीटर लंबे शरीर की तुलना में वे वास्तव में बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक साथ खड़े हुए आप में से 5 या 6 के बराबर लंबा था। उन्होंने कहा, आप या आपके पीछे की मानव जाति, क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि आप हमेशा मेरे दिव्य जानवर वंश से अधिक मजबूत रहेंगे और कभी भी गिरावट नहीं आएगी? यदि इस किंग डोमेन में केवल हमारी 2 शक्तिशाली दौड़ें बची हैं तो मेरी दौड़ को फिर से शुरू करने के अनगिनत मौके होंगे, जबकि आपकी मानव जाति, यदि आप एक बार हार जाते हैं तो यह भाग्य है। ब्लैक ड्रैगन के स्वर में चंचलता का एक संकेत आया। या क्या आपके पास आदरणीय काले कछुए से आगे निकलने का आत्मविश्वास है, या आप आदरणीय काले कछुए से भी आगे रहने की सोच रहे हैं? आपने सिर हिलाया, इतनी चिंता मत करो, बस इतना बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं। याओ क्यूई से घिरी उनकी तेज हंसी आपके कानों में फूट पड़ी, क्यों नहीं? लेकिन चूंकि आपकी मानव जाति 55% चाहती है तो मैं आगे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, केवल बगल से देखूंगा। आपने विनम्रतापूर्वक कृपया इशारा किया। यदि आप देख रहे हैं तो शायद आप पहले 1 लाख मील पीछे हट सकते हैं ताकि आवारा प्रभाव आपको नुकसान न पहुंचा सकें। अच्छा, ब्लैक ड्रैगन दानव राजा ने तत्परता से उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि आज 1 से अधिक मानव राजा आए हैं। इसके साथ ही वह अब और नहीं झिझका, अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा की ओर उड़ गया। साथ ही 29 याओ आदरणियों को भी लपेट लिया जो मूर्खतापूर्वक नीचे शो देख रहे थे। जैसा कि आपने कहा, ये सब याओ रेस के लिए फायदेमंद था। यदि मानव जाति ने सीकिंग को मार डाला तो क्या याओ जाति को कोई नुकसान हुआ? उन्हें न तो प्रयास करने की आवश्यकता थी, न ही उन्हें बाद में नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी। क्या आपने सचमुच सोचा था कि यदि उसने कहा कि वह तुम्हें 55% देगा तो वह वास्तव में तुम्हें 55% देगा? उस समय स्वाभाविक रूप से वही होगा जो अधिक छीनेगा। इस बात पर सहमति हुई कि यदि वितरण असमान था तो अन्य 2 पार्टियां संयुक्त रूप से इस पर चर्चा करेंगी। लेकिन ये दूसरी पार्टी, सीकिंग, आपकी मानव जाति द्वारा व्यक्तिगत रूप से मार दी गई थी। इसके अलावा भले ही वे वास्तव में पहले से सहमत नियमों का पालन करते हों, फिर भी याओ रेस को उच्चतम मूल राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि मानव जाति ने दानव भूमि का अतिरिक्त 20% हिस्सा हासिल कर लिया, फिर भी वे हारे नहीं। अधिकांश समुद्री रेस याओ बीस्ट की थी, जो स्वाभाविक रूप से याओ रेस के करीब थी। याओ रेस का लंबे समय से उन्हें इकट्ठा करने का इरादा था, खासकर जब से उन्हें हाल ही में बार-बार भारी नुकसान हुआ था।
लेकिन अगर याओ जाति ने वास्तव में ऐसा किया तो मानव जाति समुद्री जाति की सहायता करेगी और जल दानव भगवान एक गैर दिव्य जानवर होने के नाते सहमत नहीं होंगे। लेकिन अब मानव जाति जल दानव भगवान को मारने जा रही थी। तब कई चीजें सुविधाजनक हो जाएंगी। ब्लैक ड्रैगन ट्रू किंग ने कई याओ आदरणियों के साथ 100 सासों के भीतर पूरे 15 मिलियन ली को पीछे छोड़ दिया, जिससे मानव जाति को पूरी तरह से निर्बाध रूप से लड़ने की अनुमति मिली। थरी लेग स्टैंड के साथ कुछ छोटी मामूली दौड़ या सी रेस स्नेहक के रूप में कार्य करते हुए अभी भी आसपास के अशांत पानी में मछली पकड़ सकती हैं। लेकिन जब विकिंग डोमेन केवल याओ और मानव जातियों के पास रह गया है तो सी रेस अपने सच्चे राजा को खो देने के बाद अब दो पक्षों के बीच डगमगाने के लायक नहीं है। इसे मेरी जाति का पक्ष लेना चाहिए। मानव जाति की दो प्राचीन कहावतें हैं। समुद्री जाति के लिए यह जिक्सी बुजेबेई जुंजी है। मानव जाति के लिए वे चट्टान को केवल अपने पैरों पर गिराने के लिए उठा रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन ट्रू किंग ने अपनी हार की संभावना की कल्पना भी नहीं की होगी। तभी उसने समुद्र का विलाप सुना। उसका ड्रैगन चेहरा हतप्रभ था। नहीं, वह पूरी तरह दूर तक नहीं भागा था। वह युद्ध देखने के लिए भी पीछे नहीं मुड़ा था। लड़ाई पहले ही कैसे खत्म हो गई और सी किंग चला गया। 10,000 दानव महल के मूल स्थान पर लौटना। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से से आया विलाप हर किसी की आत्मा में गहराई तक गूंज उठा, जिसने सबसे बुनियादी दुख को जागृत कर दिया। फिर भी आप मुस्कुरा रहे थे। रिटर्न टू सिंपलिसिटी गुड की जीत का एक और दिन। इस जल दानव देवता ने भी माहौल को नहीं समझा। ब्लैक ड्रैगन दानव राजा के साथ मेरी गुप्त बातचीत के बाद वह पहले ही इतनी दूर भाग चुका था और सदी का एक राजा मानव जाति से उभरा था। फिर भी यह व्यक्ति अभी भी मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा था। उस भविष्य में मेरे पास इन दोनों को मनाने के बाद मुझे अभी भी विस्फोट करने और उसे हराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। और ये जल दानव भगवान वास्तव में चिल्लाया कि उसका मालिक मरने से पहले निश्चित रूप से उसका बदला लेगा। ऐसा लगता है कि मर्मेन ट्रू किंग पहला समुद्री राजा था। आपने जियांग ही और जू शुआंगहुआ को घूरते हुए अपने बगल के दो मानव राजाओं की ओर देखा। वहां मूर्खतापूर्वक खड़े रहना बंद करो, ये खत्म हो गया है। जियांग ही, जू शुआंगहुआ, वे दोनों एक स्वर में बोले, तुम्हारा भाग्य गुप्त कला ऐसे ही सफल हो गई। दशकों पहले अध्याय 325 आपने सुप्रीम हॉल के लोगों को बताया था कि आपके पास एक भाग्य गुप्त तकनीक है, जहां जितनी अधिक मानव जाति की शक्तियां आपके साथ खड़ी होंगी उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग होगा। एकमात्र दोष भाग्य की अत्यधिक खपत थी, लेकिन आपने इसकी भरपाई दैवीय क्षमता से की। 370 सबसे पहले ये सोचें कि आपके अंदर क्या है। बाद में आपने इस लक्सीक्रेट तकनीक की विधि को भी प्रचारित किया, जिससे एजियो डोमेन में कुछ सर्वोच्च रैंकिंग वाले सुप्रीमों को इसे पढ़ने की अनुमति मिली। आखिरकार इस तरह की गुप्त कला जो बेहद भारी कीमत के साथ आती है, निश्चित रूप से हर किसी को नहीं सिखाई जा सकती है। क्या होगा अगर कुछ कमजोर सुप्रीम केवल 3 या 4 गुना सामान्य युद्ध शक्ति के साथ 4 लोगों में से एक समान कमजोर सुप्रीम को जबरदस्ती मारने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं, केवल मानव जाति को कई भविष्य के नए सुप्रीमों की कीमत चुकाने के लिए। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उद्धरण चिन्ह। पहले कल्पना करें कि आपके शरीर के भीतर भाग्य है, फिर यह आपकी छाती से आपके पूरे शरीर तक फैल जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। फिर कल्पना करें कि यह गर्मी धीरे धीरे आपके शरीर के भीतर घूम रही है। आप आसपास के तत्वों या तापमान में हेरफेर करने के लिए इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। जब तक ऊर्जा है तब तक कुछ भी काम करता है। यदि यह सफल नहीं होता है तो तब तक प्रयास करते रहें जब तक ये सफल न हो जाए। नीचे 10 लाख शब्द छोड़े गए हैं। वैसे भी आपने एक मनगढ़ंत विधि प्रदान की है, वे इसकी खेती कर सकते हैं या नहीं यह उनका मामला है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह ऐसे ही सफल हुआ। आपने सिर हिलाया। यह प्रयोग बहुत सफल रहा। यह वास्तव में उस विशाल कीमत को एक आवश्यक आशीर्वाद में बदलने में कामयाब रहा। क्योंकि दो महान सच्चे राजा पास में खड़े थे, गुप्त कला की शक्ति भी अनगिनत गुना बढ़ गई। जियांग ही ने आह भरी, एक उत्कृष्ट गुप्त कला, ये सी किंग का सिर घुमा देती है। दूसरे इसे क्यों नहीं सीख सकते? जू शुआंगहुआ ने उसके बगल में खिल्ली उड़ाते हुए इस विचार पर ठंडा पानी डाला। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि अन्य लोग इसे नहीं सीख सकते। एक सी किंग को जबरन मारने के लिए अन्य सुप्रीमों को जितना भाग्य खर्च करना होगा, वह संभवतः आने वाले वर्षों में मानव जाति को दानव जाति से भी कमजोर बना देगा। अभी के लिए बातचीत बंद करो, आइए पहले इस ढेर से निपटें। आपने वहां 30 से अधिक समुद्री सुप्रीमों की ओर इशारा किया। वे जमे हुए खड़े थे, पूरी तरह से अनजान थे कि क्या हुआ था। कुछ ने तो अपनी आंखों के कोनों से आंसू भी बहाए थे। सी किंग की मृत्यु से उत्तेजित समुद्र के महान विलाप से दुखी थे। आपने आसमान में ऊंचे स्थान से इशारा करते हुए और इशारे करते हुए शो देखा, जिससे एजियो डोमेन के 5 सच्चे राजाओं में से 2 को आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ा और उन्होंने इसका आनंद लिया। सैवेज डेविल किंग, जिसने एक बार एक सभा में 50 से अधिक समुद्री सर्वोच्चों का सामना किया था, केवल एक दर्जन खाया और 20 को अपन कर दिया। बाकी ऐसा नहीं था कि यह उन्हें मार नहीं सकता था, लेकिन यह उस समय पूरी तरह से निराश नहीं हुआ था। उसने अभी तक एजियो डोमेन छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था और अभी भी अपने स्वयं के दानव रेस के लिए कुछ विचार रखा था। इसका मतलब यह नहीं है कि यह उन समुद्री सर्वोच्चों को मिटा नहीं सकता, भले ही वे तितर बितर होकर भाग जाएं। फिर भी सैवेज डेविल किंग की समग्र युद्ध शक्ति केवल 4 या 5 गुना मानी गई, जबकि 2 मानव राजा क्रमशः 12 गुना और 14 गुना थे। सभी 34 समुद्री सुप्रीमों में से एक भी नहीं बचा। केवल 10 सेकंड में 29 लोगों को मार डाला गया, जबकि 5 आधे अपन जीवित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मानव जाति के सुप्रीमों को सौंप दिया गया। यून शॉर्ट, ऐसा लगता है कि यद्यपि मानव जाति में 2 महान सच्चे राजा बचे हैं, लेकिन दानव जाति के प्रस्थान के साथ उनकी ताकत गुटों में सबसे कमजोर हो गई है। एक 12 गुना है, दूसरा 14 गुना है। द ब्लैक ड्रैगन याओ किंग अपने डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के बोनस के साथ 20 गुना है। उस समय सिम्युलेटर के विवरण के अनुसार मेरफोक सी किंग और भी अधिक मजबूत था, कम से कम 21 गुना, संभवतः 25 गुना भी। कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे मजबूत काला कछुआ सच्चा राजा है, कम से कम दर्जनों बार, संभवतः सैकड़ों बार और शायद अपने दिव्य जानवर रक्तरेखा से गुणक के साथ हजारों बार भी। अब सी रेस की शेष 4 क्षेत्र इकाइयां वास्तव में 100 से भी कम हैं। आपके विचार ब्लैक ड्रैगन ट्रू किंग के समान थे। उसने सोचा कि सी रेस का पतन बेहतर था, जिससे याओ रेस के लिए उन्हें दबाना और उन पर कब्जा करना आसान हो गया। और आप सी रेस को भी दबाना चाहते थे ताकि उन्हें तीसरा सी किंग पैदा करने से रोका जा सके। विशेष रूप से वह हालिया लड़ाई जिसने आपके संकल्प को मजबूत किया। उनका शेष समुद्री राजा मेरफोक है, एक सच्चा राजा जिसकी ताकत ब्लैक ड्रैगन से कम नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया जाए, वे बिल्कुल भी याओ रेस में शामिल नहीं हो सकते। वे केवल सी किंग को फिर से बेनकाब करेंगे, उनके पिछले 4000 वर्षों के छिपे हुए अस्तित्व को एक मजाक में बदल देंगे। आपके होठों पर एक ठंडा उपहास बज रहा था। दुनिया पहले से ही एक विध्रुवीय स्थिति है। दानव जाति को निगलने के बाद हम समुद्री जाति को निगल जाएंगे। यून शॉर्ट, जब निष्क्रिय वसा वाला मांस खा लिया जाता है तो सभी अस्थिर कारकों को खत्म करने और आपके लिए आने का समय आ गया है। ये युद्ध रणनीति खेल काफी दिलचस्प है। विशेष रूप से 11 न केवल अपनी इकाइयों को मजबूत कर सकता है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की सबसे मजबूत किंग स्तरीय इकाई को मारने के लिए सप्ताह में एक बार परमाणु हथियार का भी उपयोग कर सकता है। जो एक निष्पक्ष और न्यायसंगत रणनीति का खेल होना चाहिए था, उसमें धोखाधड़ी करते हुए वह केवल एक वर्ष में एक दानव दौड़ को पंगु बनाने में कामयाब रहा।
अगला, ये धीरे धीरे मेरफोक सीकिंग को बाहर करने के बारे में होना चाहिए। यू शॉ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति में मानव जाति की जीत की गारंटी पहले से ही थी, लेकिन 11 सबसे कम हताहतों के साथ एक अच्छा अंत हासिल करना चाहता था। यही वजह है कि वह इसे खींचता रहा। अन्यथा यदि जियांग यी और 2 मानव राजा ब्लैक ड्रैगन के साथ अब विस्फोट करते हैं, तो जब सी किंग प्रकट होगा तो वह बस आकाश में छिप जाएगा और इसके सार को नष्ट कर देगा। अधिक से अधिक वह 2 साल तक जीवित रह सकता है और फिर उस मेरफोक को मार सकता है। 11 के लिए एकमात्र और निर्विवाद समस्या ये थी, उन 2 वर्षों के दौरान बहुत सारे लोग मर जाएंगे। बाद में मानव जाति पूरी तरह से दानव भूमि का विकास करेगी, जिससे याओ रेस को पहले सी रेस के साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा। इस तरह हम और अधिक दानव भूमि पर कब्जा कर लेंगे। वैसे भी याओ रेस वास्तव में सी रेस को अपने अधीन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास एक और सच्चा राजा है। सी रेस से निपटने की योजना 1 महीने पहले तय की गई थी। अध्याय 366। उस समय सागर और याओ जातियों ने शेष दानव छद्म राजाओं को संयुक्त रूप से समाप्त करने के लिए मानव जाति को आमंत्रित किया। आपने अंदर से काफी सहज महसूस करते हुए बैठक में भाग लिया, जब तक कि आपने सुप्रीम वान को यह कहते नहीं सुना, दानव रेस के किसी भी तुरुप के पत्ते को रोकने के लिए हमें सदी के राजा को जगाने की जरूरत है, जो महत्वपूर्ण क्षणों में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। याओ रेस निश्चित रूप से ऐसा ही करेगी, और सी रेस निश्चित रूप से इतनी मूर्ख नहीं है कि केवल सी सुप्रीमों के एक बैच को भेज दे। तब से आप आश्चर्यचकित हो गए और इस पृथ्वी विध्वंसक योजना का प्रस्ताव रखा। चूंकि राजा इकट्ठे हो गए हैं, तो एक समुद्री राजा को मारने के लिए मेरी भाग्य गुप्त तकनीक का उपयोग क्यों न करें। उपस्थित सुप्रीम लोग पहले आपके साहसिक विचार से आश्चर्यचकित हुए, फिर सवाल किया, याओ राजा को निशाना क्यों नहीं बनाया जाए। जब तक ब्लैक ड्रैगन याओ राजा गिरता है, शेष सीकिंग की युद्ध शक्ति अधिक नहीं होती है, और 2 मानव राजा संयुक्त रूप से दायरे में एक बूंद भी झेले बिना इसे मार सकते हैं। उस समय एजो डोमेन वास्तव में मानव जाति का एकमात्र अधिकार बन जाएगा। हालांकि ब्लैक टोटो इस द्वारा उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने से सीमित किया गया था, लेकिन सी डोमेन, डेमन लैंड्स और याओ लैंड्स के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करना कोई समस्या नहीं होगी। इसके विपरीत सी किंग को मारने के बाद 2 मानव राजा ब्लैक ड्रैगन से गतिरोध तक लड़ने में सक्षम होंगे, जो अंततः निर्णायक रूप से समाप्त होगा। फिर ये याओ रेस को सी रेस में शामिल होने का अवसर देगा। मानव जाति शायद हारे नहीं, लेकिन याओ जाति निश्चित रूप से और भी अधिक हासिल करेगी। क्योंकि याओ जाति समुद्री जाति पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि समुद्री जाति के पास एक सच्चे राजा के रूप में जल के विशाल देवता के अलावा और भी बहुत कुछ है। आपने एक बार फिर सांस्कृतिक प्राचीन लोगों के बैनर का आह्वान किया। सी रेस के सिद्धांतों को केवल आधा समझा जा सकता है। हालांकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता। संक्षेप में, साइट पर जांच के माध्यम से मैंने अंततः गणना की कि उन्हें अभी भी एक सी किंग छिपा होना चाहिए। सुप्रीम वान का स्वर अजीब था। साइट पर जांच, अहम, उन विवरणों पर ध्यान न दें। ... चौथा अपडेट 3, वर्तमान में पुनरुत्थान मैच में ओमेगा बैककोड 371, न सुलझा जा सकने वाला जुबानबू, वर्तमान में वापस। सी किंग गिर गया और सी सुप्रीमों का सफाया हो गया। हालांकि नीचे मौजूद मानव जाति के सर्वोच्च लोग शांत दिख रहे थे। उनके आने से पहले ही उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। जब ह्यूमन रेस, याओ रेस और सी रेस, 3 प्रमुख समूह एक अस्थायी गठबंधन बनाने के लिए असंख्य डेविल पैलेस में एकत्र हुए, एकजुट होने और दानव रेस के झूठे राजा को उखाड़ फेंकने का दावा करते हुए, वे मदद नहीं कर सके लेकिन हंसना चाहते थे। उन्होंने उन समुद्री सुप्रीमों को ऐसे देखा मानो वे लाशों को देख रहे हों। उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका तभी था जब ब्लैक ड्रैगन याओ किंग शो देखने के लिए सहमत नहीं होता। यदि वे इतने मूर्ख होते किसी किंग को नहीं लाते, तो वे अभी भी मर जाते। बाद में ह्यूमन रेस और याओ रेस उन सी रेस सदस्यों से अफसोस के साथ कहेंगे जो अंतहीन सागर में अभियान में शामिल नहीं हुए थे। डेमन रेस टीम ने एक ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया और एक बड़े कदम के साथ आपकी सी रेस टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई। हम सभी अपने अपने सच्चे राजाओं के साथ भाग निकले। क्या आपने कहा कि हमारे सच्चे राजाओं ने एक चाल चली है? हमें बदनाम मत करो। तुम्हें बिना चाकू के केक बांटने के लिए किसने कहा? खाली हाथ आने के लिए तुम छुरा घोंपने के लायक हो। हालांकि आखिरकार अभी भी लड़ाई होगी। आपकी नजर 4 से 5 मिलियन ली दूर चली गई, जहां ब्लैक ड्रैगन याओ किंग वापस भाग रहा था। सी किंग की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से यह माना गया कि मानव जाति ने गुप्त रूप से बहुत अधिक कीमत चुकाई है। 2 मानव राजा अब बस पकड़ में आ सकते हैं और यह एक जांच लड़ाई लड़ना चाहता था। यदि यह इतना भाग्यशाली होता कि 2 मानव राजाओं के भेस की पतली परत को तोड़ पाता, तो आज वह दिन होता जब 3 राजा मारे गए और इसकी याओ रेस एक ही दिन में एजियो डोमेन के शिखर पर चढ़ जाएगी। ये पृथ्वी विध्वंसक परिवर्तन था जो 50,000 वर्षों में नहीं देखा गया था। सभी मानव जाति के सर्वोच्च लोग थोड़ा पीछे हटें। भाई जियांग, बहन जू, मैं इसे आप दोनों पर छोड़ दूंगा। मौत से लड़ने के बारे में कभी मत सोचो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये योग्य नहीं है। समुद्र के दूसरी ओर अभी भी दुश्मन है। इतना कहकर आप पहले चले गए। आपके और कई सुप्रीमों के पीछे 3 राजा आपस में भिड़ गए, जिससे लाखों लोग हिल गए। ... ब्लैक ड्रैगन याओ किंग पीछे हट गया। उसे हमेशा संदेह था कि 2 मानव राजा पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन लंबे समय से नहीं देख रहे हैं। चलो झगड़ा करते हैं के बहाने आधे घंटे से अधिक समय तक 2 मानव राजाओं के साथ मारपीट करने के बाद और अपने भाग्य का आधे से अधिक हिस्सा खर्च कर लेने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ऐसा लगता है कि मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि सच्चे राजाओं की किस्मत का उपभोग करने की कीमत पर नहीं थी। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, फिर निर्णय लिया कि वह अपने सामने 2 मानव राजाओं के साथ मृत्यु तक नहीं लड़ना चाहता था। ये कहते हुए कि इस युद्ध सत्र ने साझा यादें वापस ला दी और सूर्यास्त बहुत सुंदर था। जियांग यी विनम्र होना चाहता था, लेकिन जू शुआंगहुआ ने उपहास करते हुए कहा, तुम मूर्ख हो जो फायदा उठाते हैं और फिर भी आत्मसंतुष्ट व्यवहार करते हैं। क्या तुम अब भी अपनी किस्मत को आगे बढ़ाना चाहते हो? अब यह अच्छा है, सब कुछ बिना कुछ लिए। बर्बाद हुआ भाग्य कई सर्वोच्चताएं विकसित करने के लिए पर्याप्त है। ब्लैक ड्रैगन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। 3053 में मानव जाति ने पूरी तरह से शैतान भूमि पर कब्जा कर लिया। असंख्य डेविल पैलेस के खजाने में पाए जाने वाले संसाधनों की बड़ी मात्रा पर भरोसा करते हुए आपने अपने दांत पीस लिए और विकास की गति में कुन गुना वृद्धि के बदले में लगभग 20% बर्बादी के साथ 3 गुना संसाधनों का उपयोग किया। उसी वर्ष सी रेस को पता था कि उनका सी किंग मानव जाति के हाथों मारा गया था, लेकिन वे बदला लेने के लिए शक्तिहीन थे, क्योंकि वे पिछले कुछ वर्षों में कई बार मर चुके थे। सैवेज डेविल किंग ने लगभग 20 लोगों को मार डाला। जब डेविल लैंड्स की विजय के दौरान झूठे राजा ने जवाबी कार्रवाई की तो 7 या 8 की मौत हो गई, और फिर पिछले साल मानव जाति द्वारा 30 और लोगों का सफाया कर दिया गया। उनकी संख्या 1/3 से भी कम हो गई थी और शेष समुद्री सुप्रीम अब 100 से भी कम रह गए थे। इसके अलावा शेष 90 से अधिक लोगों में से अधिकांश सबसे कम उत्साही लोग थे, जिनमें से कई जानते थे कि उन्हें सी किंग का स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए वे अविश्वसनीय रूप से आलसी थे। वे गर्म खून वाले समुद्री सुप्रीम, जिन्होंने सक्रिय रूप से समुद्री जाति के सम्मान को बरकरार रखा और लड़ने और मुसीबत का सामना करने का साहस किया, या तो सैवेज डेविल किंग के पंजे के नीचे मर गए या 2 मानव राजाओं के हाथों मर गए। इसके अलावा याओ रेस ने भी उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। याओ रेस ने अपना कुछ ध्यान सी रेस पर केंद्रित कर दिया, जिससे उनका ध्यान भटक गया और डेविल लैंड्स पर उनका अतिक्रमण धीमा हो गया। बाद में ये वास्तव में मानव जाति के लिए 55% और याओ जाति के लिए 45% हो गया।
3055 में बेइचिंग गुआंग का सार 35 गुना था। अरे, इस बच्चे को पूरी तरह से अपग्रेड करने में अभी भी 33 साल लगेंगे। आपको लगा कि यह सचमुच बहुत दूर है। 3057 में मानव जाति के बड़े डोमेन बढ़कर 929 हो गए। शैतान की भूमि बहुत विशाल थी। हालांकि केवल कुछ झूठे राजा अभी भी एजोर डोमेन में घूमते थे और तीसरे क्षेत्र के असंख्य सार महान शैतान सुप्रीमों की शक्ति से बह गए और चपटे हो गए। फिर भी मानव जाति और याओ जाति दोनों को इसे पूरी तरह से निगलने में 60 साल लगेंगे। तब तक मानव डोमेन लगभग 1300 तक पहुंच जाएगा। 3060 में सीरीज विभिन्न दबावों में थी। 3065 में आपको निचले क्षेत्र स्वर्ग ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। मानव जाति और याओ जाति के बीच अब कोई भी चौथे दायरे का प्राणी नहीं था जिसकी रैंक आपसे अधिक हो। आधार मान 125 गुना था और सार प्रवर्धन के बाद ये 5000 गुना से अधिक था, जो पहले से ही सर्वोच्च शिखर के बराबर था। लेकिन इस दुनिया में मेरे लड़ने के लिए कोई सर्वोच्च शिखर कहाँ है? अगला, मैं मध्य क्षेत्र स्वर्ग ग्रेड का लक्ष्य रखूंगा। अनुमानित समय 50 वर्ष। अब ब्लैक ड्रैगन सील में शीतनिद्रा में सो रहा है और मर्मन सीकिंग छिप रहा है और बाहर नहीं आ रहा है। केवल ब्लैक कछुआ सच्चा राजा ही बचा है। लेकिन कौन जानता है कि ब्लैक टोटो स्ट्रूकिंग की मानसिक पहचान सीमा क्या है? मुझे अपनी खेती को बार बार बढ़ाना होगा ताकि मैं भविष्य के इन 60 सेकंड के भीतर तेजी से आगे और सुरक्षित रूप से दौड़ सकूं। और मुझे एक प्रश्न पर भी विचार करना होगा, जब काले कछुए को लगेगा कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है, तो क्या वह आलसी होना छोड़ देगा और अपने जीवन की आखिरी चिंगारी का उपयोग याओ जाति के लिए बाधाओं को दूर करने और मानव जाति की जीवित शक्तियों को नष्ट करने के लिए करेगा? आपने महसूस किया, बहुत दबाव। सभी युद्ध रणनीतियां ताकत की नींव पर बनाई जाती हैं और ब्लैक टोटो स्ट्रूकिंग एक दुर्गम बाधा है। ये शून्य का सम्राट, अंधेरे का महादूत, अंत का विध्वंसक देवता, 10 मोड़ वाला नेट प्यूरिफाइंग गु है। ऐसा लगता है कि यह 50,000 वर्षों से बिना हिले डुले निष्क्रिय पड़ा है, लेकिन एक बार जब ये गति करेगा तो यह विनाश की एक अप्रतिरोध्य शक्ति होगी। और यह भाग्य का राजा नहीं है, इसलिए आप भाग्य से टकराकर इसका व्यापार करने का प्रयास भी नहीं कर सकते। 3070 में मानव जाति के बड़े डोमेन 1000 से अधिक हो गए। यह अवधि उन्मत्त उपनिवेशीकरण, उन्मत्त शहर निर्माण और लोगों के उन्मत्त स्थानांतरण में व्यतीत हुई। हर साल आप महसूस कर सकते हैं कि आपको मिलने वाला भाग्य थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 1.5-2 गुना मूल नई मानव जाति के उस प्रारंभिक बैच की संख्या 80 साल पहले 100 मिलियन से बढ़कर 100 बिलियन से अधिक हो गई थी। इन नई मानव प्रजातियों में से कई को शैतान भूमि में स्थानांतरित कर दिया गया। सामान्य लोगों के रूप में भी उच्च सार के तहत उनके पास मजबूत पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता थी। उच्च सार मानव जाति निचले दायरे में असंख्य नहीं हो सकती है, लेकिन एजोर डोमेन में वे पहले ही प्रति 100,000 पर एक व्यक्ति के अनुपात तक पहुंच चुके थे। मानव जाति अब न तो अपने अस्तित्व को छिपा सकती है और न ही उसे कमतर आंकने की जरूरत है। 372 समुद्र का सिंहासन। कई स्थानों पर इन नए मानव जाति के सदस्यों को विशेष टोकन भी दिए जाएंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त अधिकार आदि मिलेंगे। हालांकि आवश्यकता ये थी कि उनके जीवन साथी सामान्य इंसान हो। मानव जाति को मुख्य निकाय के रूप में ऊपर उठाने के इतने बड़े मामले पर सर्वोच्च सुप्रीम हॉल से एक मौत का आदेश जारी किया गया था, यहां तक कि इसे सच्चे इरादे मंच झूठ का पता लगाने की आवधिक जांच में भी शामिल किया गया था। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि प्रत्येक शहर के प्रमुख अधिकारी इस बात को ध्यान में रखें। 3077 में सीरीज को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया और उन्होंने अपने अंतिम सीकिंग, उनकी सभी योजनाओं की कुंजी, सबसे शक्तिशाली और सबसे गुप्त मर्मन सीकिंग जियो हैवान को बुलाया। रुको, क्या उसका नाम सिर्फ सीकिंग है? अधिक से अधिक दूसरे और तीसरे दायरे के सी रेस सदस्य याओ रेस में शामिल हो गए। यदि जियो हैवान को नहीं बुलाया गया तो ये जाति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जियो हैवान मर्मन रेस का सबसे नास्तिक सदस्य था। यह एक तारीफ थी, क्योंकि मर्मन किंवदंतियों के अनुसार वे समुद्री देवता और एक निश्चित शल्क मछली के बीच अंतर्जातीय संचार से पैदा हुए थे। अध्याय 228। इसलिए जियो हैवान के नास्तिकतावाद का मतलब था कि वह समुद्री देवता के करीब था। जियो हैवान दैवीय जानवर श्रेणी से संबंधित नहीं था, लेकिन वह समुद्री देवता की रक्तरेखा पर भरोसा करके तेजी से विकसित हुआ और यहां तक कि प्राचीन समुद्री देवता से मेमोरी लेगेसी और दिव्य शक्ति विरासत का एक हिस्सा भी प्राप्त किया। उदाहरण के लिए, सिंहासन को संक्षिप्त करने के लिए विशाल महासागर की किस्मत को इकट्ठा करना। यूं शॉ, जैसा कि अपेक्षित था, अजूर डोमेन में कौन सी प्रमुख दौड़ में कोई धोखा नहीं है। मानव जाति ने नियति के 2 बच्चे पैदा किए। याओ रेस में यांग दिंगटियन था। सामान्य नियमों के अनुसार दानव जाति में वह भयंकर आदमी गट्स होगा जिसके पास नश्वर से भी 9 गुना अधिक आत्मा और काया है, जो दानवत्व में आरोहण करेगा। यहां तक कि स्पिरिट रेस ने गोल्ड किंग दिहुआन का भी निर्माण किया। तो 4000 साल पहले सी रेस ने जियो हैवान का भी निर्माण किया था, जिस किसी गॉड ब्लडलाइन चार्ट से बाहर थी। जियो हैवान सी किंगशिप के संबंध में सी गॉड की विरासत की यादें हासिल करते हुए 4000 साल पहले सी वेनेरेबल पर चढ़े थे। उन यादों के माध्यम से जियो हैवान ने समुद्र में विभिन्न व्यवस्थाएं की और पाया कि अंतहीन समुद्र के विशाल आकार के साथ एक समुद्री सिंहासन को लगभग 2000 वर्षों में संघनित किया जा सकता है, जिसका उपयोग किसी भी चौथे क्षेत्र के व्यक्ति पर भाग्य का राजा बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि समुद्री पारिस्थितिकी की उपेक्षा की गई तो इसे जबरन तेज भी किया जा सकता है। जियो हैवान सी रेस संसाधनों और अन्य कारकों से सीमित था जब तक वह 2300 साल की उम्र में सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच गया। अपने जीवनकाल में अपने दम पर एक निर्दोष सच्चा राजा बनने में असमर्थ, उसने अपने दांत पीस लिए और समुद्री सिंहासन का उपयोग किया। भाग्य का राजा बन गया। इस प्रकार के सीकिंग पर मानव और याओ प्रजाति के भाग्य के राजाओं की तुलना में बहुत अधिक प्रतिबंध थे। उनकी भाग्य पुनःपूर्ति धीमी थी। यद्यपि 1 या 2 घंटे की पूरी लड़ाई के बाद एक मानव राजा की किस्मत खत्म हो जाएगी, जिससे वह दायरे में गिर जाएगा। एक बार जब वह सुप्रीम हॉल में लौट आएगा तो वह 1 महीने में पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगा। सीकिंग्स ऑफ लक की युद्ध अवधि समान थी, लेकिन समुद्र में उनकी पुनःपूर्ति बहुत धीमी थी। एक युद्ध में अपनी ऊर्जा खत्म करने के बाद पूरी तरह से तरोताजा होने के लिए उन्हें 10 साल तक समुद्र में डूबे रहना पड़ा। हालांकि इसके फायदे भी थे। सी थ्रोन वाले ये सीकिंग्स जियो हैवान की लेगेसी मेमोरी की दूसरी परत से स्लंबर विद द सी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। भाग्य के समुद्री राजा समुद्र की गहराई में सो सकते थे। अपने शरीर के भीतर समुद्री सिंहासन का उपयोग करके उस महासागर के साथ प्रतिध्वनित हो सकते थे जिसने सिंहासन का निर्माण किया था, जिससे नींद के दौरान उनके जीवनकाल की गति बहुत धीमी हो गई थी। एक सामान्य सच्चे राजा का जीवनकाल 10,000 वर्ष होता है। मानव और याओ जाति के निद्रालु सच्चे राजा केवल 2000 वर्ष ही अधिक जीवित रह सके, उनका जीवनकाल बहुत कम था। लेकिन नींद में सोए हुए सीकिंग्स की जीवनकाल क्षय दर सामान्य का केवल 10वां हिस्सा थी। वे 25,000 वर्षों तक सो सकते थे। इसका मतलब यह भी था कि अंतहीन सागर की मात्रा के साथ यह एक साथ 12 समुद्री राजाओं के अस्तित्व का समर्थन कर सकता है। हालांकि वास्तविक संचालन में 10 भी मुश्किल होंगे, क्योंकि सीकिंग्स की जागृति और कार्रवाई समुद्री भाग्य को खत्म कर देगी। जब वे पुनःपूर्ति के लिए समुद्र में लौटे तो यह अगले समुद्री सिंहासन के जन्म के समय को बढ़ा देगा। जियो हैवान की स्मृति की सामग्री के अनुसार समुद्री सिंहासन उनके स्वयं के उपयोग के लिए नहीं था। इसका उपयोग उन वफादार और मेधावी अधीनस्थों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाना चाहिए जिनकी क्षमता कम थी और जो 5वें क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपर्याप्त थे।
इसका उद्देश्य सभ्य सेवकों और रक्षकों का एक समूह एकत्र करना था। इसके विपरीत स्वयं पर इसका प्रयोग भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। जियो हैवांग, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी हताश हूँ, ठीक है। इस मनहूस एज्योर डोमेन में सी रेस कमजोर है। हमारे ऊपर 2 बड़े मालिक हैं और मैं अपने वंशजों की मदद करने में शक्तिहीन हूँ। अगर मैं सी थ्रोन का उपयोग नहीं करता तो मैं राजा बनने के लिए केवल लक इन्फ्यूजन का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन तब नींद के दौरान जीवनकाल का नुकसान बहुत तेजी से होगा। यह विधि बेहतर है। सी रेस से एक और सी किंग उभरा। हालांकि आपने मानव जाति को पहले ही सचेत कर दिया था, फिर भी वे स्तब्ध थे। याओ रेस कहने की जरूरत नहीं है। 13 याओ आदरणीय जिन्होंने उस दिन सी रेस को धमकी दी थी, वे सभी जियो हैवांग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जियो हैवांग अपनी स्थिति जानता था। वह बहुत धीरे धीरे रिचार्ज हुआ और याओ रेस के साथ नश्वर शत्रुता नहीं बनाना चाहता था। अन्यथा क्या होगा अगर उसने याओ राजा से लड़ाई की? बहुत धीरे धीरे ठीक हुआ और मानव जाति ने अंतरिम में फायदा उठाया। वह जो कार्रवाई करने से पहले 5 सी किंग्स इकट्ठा होने तक सोने का फैसला कर सकता था, स्वाभाविक रूप से बेहद स्थिर था। टीएस बात सिर्फ इतनी है कि जादू टोने की दौड़ आने पर वह स्थिर नहीं रहा। युन शॉ ने कहा, हालांकि उसे वास्तव में लापरवाह होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सी सोल महाद्वीप के आगमन ने 3 ध्रुवों को 4 में बदल दिया। सी रेस के लिए अन्य सभी को दबाने और फिर से पहले स्थान पर चढ़ने के लिए उन्हें शायद 7 या 8 सी किंग्स को जमा करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 6000 साल की नींद की आवश्यकता होगी। अनजाने में वे अपने पहले से ही छोटे जीवन काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देंगे, जिससे उनके पास जीने के लिए बहुत कम साल बचे होंगे। इसके अलावा रास्ते में परिवर्तनशीलता बढ़ेगी, जिससे निरंतर स्थिरता की गारंटी देना असंभव हो जाएगा। उस समय का लाभ उठाना बेहतर होगा जब 4 दौड़ अभी लड़ाई समाप्त कर चुकी हैं। एक सी सिंहासन को जबरन उत्प्रेरित करें और उन्हें दबाने के लिए 3 महान समुद्री राजाओं का उपयोग करें। पहले अपनी अत्यधिक मजबूत मुख्य स्थिति स्थापित करें। परिणाम 4v1 द्वारा सबक सिखाया जा रहा था। आपने मूल रूप से 2 और मानव राजाओं को जगाने का इरादा किया था। ब्लैक ड्रैगन और जियो हैवांग की लड़ाई खत्म होने का फायदा उठाते हुए आप एक को मारने के लिए तुरंत रिटर्न टू ट्रुथ का उपयोग करेंगे। दूसरे को अपनी किस्मत वापस पाने की जरूरत थी। उसे 7 दिनों के भीतर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जब 7वां दिन आया तो आप फिर से सत्य की ओर लौटने का प्रयोग करेंगे। फिर याओ और सी रेस दोनों ही चॉपिंग ब्लॉक पर मांस बन जाएंगे, जिसे इच्छानुसार वध किया जाएगा। जब तक बहुत अधिक याओ भूमि नहीं लूटी गई, एकमात्र खतरा ब्लैक टोटो इस ट्रू किंग कार्रवाई नहीं करेगा। दुर्भाग्य से जियो हैवांग ने वास्तव में कोई हत्या जैसा कदम नहीं उठाया। 1 महीने बाद आपने सुना कि दोनों पक्ष फिर भी एक बार भिड़े, लेकिन केवल कुछ ही झड़पें हुई, तीव्र से बहुत दूर, जिससे मानव जाति को कोई मौका नहीं मिला। 3078 में सी रेस ने अपनी गरिमा वापस पा ली और मानव जाति और याओ रेस का सामना करते समय अपना सिर ऊंचा रख सकी। अक्षेरों की जीवों के बारे में क्या? हमारे दूसरे समुद्री राजा ने याओ राजा से लड़ाई की और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा समुद्री राजा एक साथ 2 मानव राजाओं से भी लड़ सकता है। द सी रेस एज्योर डोमेन की 3 महान रेसों में से एक। हालांकि यह एक पुनरुद्धार मैच है, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपडेट कर सकता हूं। 373 जुवानबू से निपटने की आशा। वर्ष 3079 में आपने गलती से सुना कि युन शॉ मजबूत हो रहा था और आपने सोचा कि यह वैसा ही था जैसा होना चाहिए। वर्ष 3080 में आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत था। युन शॉ की साधना गति कुछ हद तक अत्यधिक थी। वह संसाधनों की दर्जनों गुना मांग के तहत मध्य स्तरीय पृथ्वी ग्रेड सुप्रीम पर चढ़ा। यदि आपको उतनी मात्रा में संसाधन दिए जाएं तो आप मध्य स्तरीय स्वर्ग ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। धिक्कार है, समस्या यह है कि मैं अभी तक मिड टियर हेवन ग्रेड तक भी नहीं पहुंचा हूं। मैं अभी भी केवल निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड हूं। उसे कितना समय हो गया? उसने मुझसे ज्यादा सप्लीमेंट कैसे ले लिए? उसकी ताकत आपसे भी अधिक है, युद्ध शक्ति से कम 20,000 गुना। उस दिन उसके सिर पर हाथ फेरने के बाद आपने सीधे पूछ लिया, जियो गुआंग, तुम अपने पिता से कुछ भी नहीं छिपाओगे, है ना? आपने उसकी खोपड़ी को कसकर पकड़ लिया। बोलो, आखिर तुमने कौन सी अच्छी चीज पकड़ ली? यू शॉ ने हंसते हुए कहा, पिता यूं, ये सब भाग्य था, बस भाग्य। मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ, यह इस तरह है, युन शॉ ने समझाया। वह अभी भी दानव भूमि को पुनः प्राप्त कर रहा है और बाधाओं को दूर कर रहा है। वह अक्सर कुछ निचले लोगों को शुद्ध करने के लिए जाता है और उनके भीतर के सभी राक्षसी प्राणियों को मार डालता है। फिर एक निश्चित निचले क्षेत्र में कथानक के विकास, परस्पर जुड़ी खोजों और गतिशील पात्रों की एक श्रृंखला के बाद उसने एक सर्वोच्च खजाना प्राप्त किया। वह अनुभव स्पष्ट रूप से महायान चरण के अर्धमर के समान था जो नश्वर दुनिया की यात्रा कर रहा था। एक खेत की लड़की का सामना कर रहा था जिसने अन्याय सहा था, छोटे फ्राई से लड़ रहा था, फिर पुराने लोगों से लड़ रहा था और अंत में एक गोल्डन कोर स्तर के दुष्ट खलनायक को खत्म कर दिया जो एक भव्य साजिश की योजना बना रहा था। बाद में खेत की लड़की ने पुरस्कार के रूप में एक पैतृक पत्थर की पेशकश की और उसने बारीकी से देखा, ये वास्तव में एक अमर क्रिस्टल था। यह एक गहरा काला पत्थर था। मुझे लगा कि इसमें कुछ खास है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे ध्यान से देख पाता, जैसे ही मैंने ओरिजिन क्यूई की एक छड़ी से इसकी जांच की, यह अनायास ही मेरे शरीर में विलीन हो गया। यूशॉ मासूम लग रहा था, वास्तव में, पिता यूं, बाद में मैंने कितनी भी खोज की, मुझे इसका कोई निशान नहीं मिला। मैं इसे बाहर निकालना चाहता था लेकिन निकाल नहीं सका। केवल खेती करने पर मेरे सभी अंगों और हड्डियों से अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में ओरिजिन क्यूई निकलेगी। इसकी गुणवत्ता बेहद उच्च है और इसकी मात्रा भी अंतहीन लगती है। मुझे विश्वास नहीं होता। आपने सख्ती से कहा, यदि यह सच है तो आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? यूशॉ ने अपना सिर नीचे किया, क्योंकि सबसे पहले मेरे शरीर में एक अजीब बदलाव आया था और मुझे डर था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं आप सभी को चिंता में नहीं डालना चाहता था। तब मैंने पाया कि इसमें कोई कमी नहीं थी, इसके बजाय इसने मेरी खेती को तेजी से आगे बढ़ाया। केवल 4 वर्षों में मैं लगभग एक उच्च स्तरीय मानव ग्रेड से एक मध्य स्तरीय पृथ्वी ग्रेड तक पहुंच गया। यूशॉ ने स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ सीधे आपकी आंखों में देखा, पिताजी यूं, तब मैंने आपको बताया था। आप अवाक रह गए। हालांकि केवल 4 साल ही बीते थे, आपका और यूशॉ का हर हफ्ते संपर्क होता था और आपको उसकी खेती आसमान छूती हुई देखनी चाहिए थी। लेकिन आप पहले से ही एक बूढ़े पिता थे और इतने सालों के बाद नवीनता खत्म हो गई थी। इसके अलावा बच्चा बड़ा हो गया था और उसकी एक पत्नी भी थी, इसलिए जब भी आप उसके विकास साधना की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उसके सिर को थपथपाते थे तो आप ओरिजिन क्यूई के साथ उसके शरीर की जांच करने में बहुत आलसी थे। 4 साल से आप पीछे थे, मोर्चे की गतिशीलता पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यहां तक कि जब आपने सुना कि यूशॉ सुप्रीमो के बीच अजय था तो आपने सोचा कि यह सब सार जोड़ने में आपके निरंतर प्रयासों के कारण था। लेकिन आपने उससे इतना अजय होने की उम्मीद नहीं की थी। आपको थोड़ा स्तब्ध महसूस हुआ और आपने उससे स्पष्ट रूप से पूछा कि उसे वह जादुई पत्थर किस निचले क्षेत्र से प्राप्त हुआ। ज़िक्यू, ये चिंग क्षेत्र के भीतर बैशिंग क्षेत्र। आपने इसे लिखते हुए सिर हिलाया, फिर तुरंत इस स्थान के लिए संबंधित डेमनलैंड्स निर्देशांक की खोज की। 200 साल बीत चुके हैं जब से मेरा मुख्य शरीर वहां था। विभिन्न इमारतें और दानव भूमि की सेनाएं बदल गई होंगी, इसलिए मुझे कुछ विशिष्ट स्थलों को खोजने की जरूरत है। आपने अभिविन्यास और दूरी को रिकॉर्ड करना और मापना शुरू किया।
12 बजे उत्तर की ओर लेते हुए वैशेंग क्षेत्र का प्रवेश द्वार कुयू झील से 7:33 की ओर 2520 ली, जिडी एबिस के केंद्र से 4:15 की ओर 1768 ली और भूमिगत दानव गुफाओं में स्थित प्रोटेक्टिव ऑरा बेल्ट की निचली परत से 31540 ली नीचे की ओर है। यूनशॉ, रिपोर्ट किया गया स्थान बहुत सटीक है, बहुत सही है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या मैं उस कर्म का सामना कर सकता हूं जो इस महान खजाने में निहित है। यूनयान क्षेत्र का मुखिया, यूनशॉ के शुरुआती चरण का ये छोटा मालिक, मैं बिना किसी समस्या के लापरवाही से मार सकता हूं। लेकिन एक खजाने के लिए जो उसे एक सच्चा राजा बना सकता है, क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? यूनशॉ को लगा कि यह तथाकथित सर्वोच्च उन्नयन खजाना उसके लिए बेकार था। जब उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी तो वह भाग्य के बड़े हाथ का सामना नहीं कर सका। जब तक वह इसका सामना कर पाता, उसे इसकी अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती। वर्ष 3081 में आपका मूड फिर से बेहतर हो गया, क्योंकि यूशॉ के पास संसाधनों की कमी नहीं है। वह इस ग्रीन डोमेन में ट्रू किंग तक पूरी तरह से चल सकता है। जब तक उसके द्वारा उठाया गया पत्थर 53 गुना सार के साथ एक सच्चे राजा का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। एक बार जब मैं उसका सार कुछ वर्षों में 53 बार तक भर देता हूं और वह सच्चे राजा के पास पहुंच जाता है, उसका पवित्र शरीर फिर से विकसित हो जाएगा। शायद 2000 गुना गुणक होगा। उस समय ब्लैक ड्रैगन और मर्मन किंग को तो छोड़ ही दें, यहां तक कि जुआनबू को भी मेरे लिए अलग हटना होगा। योजनाएं परिवर्तन जितनी अच्छी नहीं होती, मेरी सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीतियां, अब तक का मेरा धैर्य, मेरे सतर्क कदम, मेरी उन्मत्त गणनाएं और योजनाएं सभी हाकी गुआंग की एक आकस्मिक मुठभेड़ से कमतर हैं। अपने आप को कम मत समझो। 11 आपके दर्जनों बार सार के बिना यूशॉ इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अब भी उनके चौथे दायरे के संत शरीर का मूल्य 20 गुना है, लेकिन अंतिम अनुकरण ऐसा नहीं था। उस समय ये केवल 20 गुना पूर्णता के बराबर था और मूल्य केवल 1 दर्जन गुना था। मूल यूशॉ, भले ही वह एक सच्चा राजा बन गया हो, उसके पास केवल 20 से 30 गुना गुणक हो सकता था। भले ही वह ब्लैक ड्रैगन, डेमन किंग और मर्मन किंग को संयुक्त रूप से हरा सकता था, उसे जुआनबू से लड़ने की कोई उम्मीद नहीं होगी। लेकिन 2000 बार हे हा हा, शुक्र है यह मेरा बेटा है। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूं कि वह भविष्य के छठे और सातवें लोकों में कितना शक्तिशाली होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह उस व्यक्ति से अधिक मजबूत हो जाएगा जिसने हजारों वर्षों तक उस क्षेत्र में खेती की है। और छठे और सातवें दायरे को तोड़ने का मतलब है कि सार सीमा फिर से बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास नहीं होता, बच्चे, तुम वापस न आने का विरोध कर सकते हो। वर्ष 3089 में यूशॉ का सार 53.01 बार पूरी तरह से चार्ज किया गया था। उसी वर्ष वह मध्य स्तरीय स्वर्ग सर्वोच्च पर चढ़ गया। यह उनके संत शरीर का लाभ है। यद्यपि वह एक संसाधन से औषधीय शक्ति के 2 भागों को अवशोषित नहीं कर सकता है, वह ओरिजिन क्यूई को अधिक कुशलता से और बिना किसी नुकसान के अवशोषित कर सकता है। आप 3 गुना संसाधनों का उपभोग करते हैं और केवल 2.5 गुना विकास दर हासिल कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों को अवशोषित करने में यूशॉ की इष्टतम दक्षता एक हिस्सा आपसे सैकड़ों गुना अधिक है। इसके अलावा वह नुकसान से नहीं डरता, अब उसके शरीर के भीतर ऊर्जा आनंद है। पुनरुत्थान मैच जीत लिया गया था, लेकिन कल रात पिछले पाठ को संशोधित करने में व्यस्त होने के कारण मुख्य पाठ लिखने का समय नहीं था। इसलिए आज 3 अपडेट होंगे। ओमेगा 374 दोहरा जिहाद, एक मिट्टी हेवन ग्रेड सुप्रीम 280 गुना के आधार मूल्य के साथ 1060 से गुना किया गया। एक नए उन्नत झूठे राजा का लगभग 3 लाख गुना है, एक अद्वितीय झूठे राजा का लगभग 50 गुना, या एक कांटा शैतान राजा का 1/3। उसी वर्ष सुप्रीम पैलेस ने बेई चेंगुआंग और जियांग युएली से बच्चे पैदा करने का आग्रह करना शुरू कर दिया। किसी और चीज की चिंता मत करो, तुम दोनों पहले हमारे लिए जन्म दो। 3090 में आपने अन्य सुप्रीमों को अंक आवंटित करना शुरू किया और पहले से संचित अवसरों को किन झेनहाई, जूलिंग, र और चूहेशान को वितरित किया। दानव भूमि में बड़े पैमाने पर विकास की अवधि के दौरान सोना और संसाधन हर जगह थे। चूहेशान पहले ही लेट स्टेज ओवरलॉर्ड डायरेक्ट 10वें स्तर तक आगे बढ़ चुका था और जूलिंगर बीपी ओवरलॉर्ड डायरेक्ट 11वें स्तर के करीब था। बूढ़े किंग को पकड़ लिया जाने वाला है। इस बार वह 100 साल से भी अधिक देर से आया है और अभी भी सुप्रीम तक नहीं पहुंच पाया है। आपने सिर हिलाया, लेकिन ये भी अच्छा है। एक बार जब मैं उसके सार को 7 गुना तक बढ़ा देता हूं, तो एक एकल ब्रेकर थ्रू उसे 1 मिलियन ली तक हावी होने की अनुमति देगा और उसका सेंट बॉडी और भी अधिक शक्तिशाली रूप से विकसित होगा। 3091 में बेई चेंगुआंग की बेटी का जन्म हुआ। आपने उस शिशु को गोद में लिया जिसका जन्म के समय 53 गुना सार था और जो एक साधारण मजबूत आदमी को भी मात दे सकता था, और उसका नाम रखा, चलो उसे जियोयू बेई चेन्यू कहते हैं। 3093 में आपने सुप्रीम लिन पर सालाना 30 मौके खर्च किए, जो आपको नया सौंपा गया था। सुप्रीमों की कतार में 12 मौके और किन झेनहाई और अन्य के लिए अंक जोड़ने पर 10 मौके। 3094 में उच्च सार नवजात शिशुओं के शुरुआती बैच में अधिपतियों की एकल अंकीय संख्या पहले ही उभर चुकी थी। उनके कई साधना स्तर उनके सार ट्रांसपोर्टर माता पिता से भी आगे निकल गए। अपने पूर्वजों की असली पहचान से अवगत होने के बाद और हॉट नेचर ऑडिट के कई दौरों के बाद उन्हें आपके अस्तित्व के बारे में भी पता चला। धीरे धीरे आपके कई गोद लिए हुए बच्चे हो गए। आपने उन्हें जो भविष्य दिया उसके लिए आभारी हैं। 3095 में मानव जाति ग्रेड डोमेन 1275 तक पहुंच गई। इन वर्षों में दानव भूमि उनकी सीमा तक विभाजित हो गई थी। मानव जाति के अग्रदूत और अग्रिम पंक्ति के याओ जाति के अग्रदूत पहले ही मिल चुके थे और संघर्ष लगातार बढ़ रहे थे। न्यू ह्यूमन रेस बॉर्डर और न्यू याओ रेस बॉर्डर पर 65 विवादित ग्रेड डोमेन थे। इन 65 महान डोमेन के भीतर मानव और याओ जातियां आपस में मिल गई थी और वे 65 युद्ध क्षेत्रों में विकसित हो गए थे। हालांकि जो संघर्ष भड़के थे वे सामान्य युद्ध क्षेत्रों जितने बड़े नहीं थे। 3096 में मानव जाति ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि कई निम्न श्रेणी के याओ, हालांकि असंख्य थे, उनके पास न केवल डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन्स का अभाव था, बल्कि एक समय से नीचे मल्टीप्लाई भी थे। हाँ, गुणक एक समय से नीचे। उदाहरण के लिए, अधिकांश कीट जाति के सदस्यों की जाति में एक प्रकार का संत शरीर होता है, लेकिन इस संत शरीर में 0.1 गुना, 0.2 गुना के गुणक होते हैं। इन याओ का सामना करते हुए मानव जाति के मार्शल कलाकार काफी हद तक बढ़त हासिल कर सकते हैं। 3097 में 65 डोमेन में से 19 पहले ही मानव जाति के कब्जे में आ चुके थे। याओ रेस ने केवल 2 डोमेन को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया था, जबकि 44 डोमेन अभी भी विवाद में हैं। मानव जाति के सुपर स्टैंडर्ड सुप्रीमों की संख्या बढ़ रही थी, खासकर अब जब बेई चेंगुआंग, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, अग्रिम पंक्ति में लौट आए थे। वह अपने शरीर से पत्थर नहीं निकाल सका, इसलिए उसे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए सख्त संसाधन जुटाने पड़े। वह पहले से ही 5वें क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार था, एक स्थिर व्यय को छोड़कर मानव क्षेत्र के लिए एजोर डोमेन को शांत करने के लिए, और फिर वह उच्च मार्शल दाव क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य युआन हेवन डोमेन में जाएगा। 3098 में आप मिट्टी हेवन ग्रेड सुप्रीम तक आगे बढ़े। 243 वर्ष पुराना 42.59 गुना सार, पहले से ही एक अद्वितीय सर्वोच्च की तुलना में 2 गुना के करीब, यह 12,000 गुना युद्ध शक्ति थी। हालांकि थॉर्न डेविल किंग लगभग 940,000 है। 3099 में अंतिम 20 से अधिक डोमेन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए याओ रेस ने एक पवित्र युद्ध की घोषणा की।
मानव याओ पवित्र युद्ध छिड़ गया। बेई चेंगुआंग, आप और 7 या 8 अन्य बहुसार नस्लीय के क्या आप याओ रेस गंभीर हैं? यदि सच्चे राजाओं के बारे में चिंता न होती तो बेई चेंगुआंग ने बहुत पहले ही अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन कर दिया होता और याओ सागर को स्वयं ही शांत कर दिया होता। हालांकि याओ रेस के ठीक बाद सी रेस ने भी मानव जाति पर युद्ध की घोषणा की। इसके अलावा उनके युद्ध की घोषणा के साथ 2 महान सच्चे राजाओं, याओ राजा और समुद्री राजा की चेतावनियां भी शामिल थीं। वे नायकों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। उन सभी सुप्रीमों को पवित्र युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे जिनकी युद्ध शक्ति निम्न स्तरीय स्वर्ग श्रेणी के झूठे राजा 125 बार से अधिक थी। अन्यथा 2 महान सच्चे राजा एक साथ संयुक्त रूप से मानव राजा को मारने के लिए उभरेंगे। ब्लैक ड्रैगन याओ किंग की शक्ति के साथ वह एक साथ 2 मानव राजाओं का सामना कर सकता था और ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत कहा, शार्क सी किंग उससे कमजोर नहीं था। वे डरे हुए थे। 1.52 गुना सार वाले वे नए मानव जाति के सदस्य उन्हें चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जिस चीज ने उन्हें वास्तव में भयभीत किया वह थी मानव जाति की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति। उन्होंने पाया कि मानव जाति के सर्वोच्च लोग काफी संख्या में थे और नस्लीय एक का सबसे मजबूत समूह भी अत्यधिक मजबूत लग रहा था। विशेष रूप से बेई चेनेगुआंग पिछले साल एक निश्चित दानव डोमेन के लिए विवाद के दौरान इसमें मौजूद बहुमूल्य खनिज भंडार और गुप्त दवा उत्पादन स्थलों के कारण याओ रेस ने 10 शक्तिशाली याओ वेनेरेबल्स, 5 पृथ्वी ग्रेड और 5 उच्च स्तरीय मानव ग्रेड भेजे थे। उनकी युद्ध शक्ति कम से कम 40 गुना थी, कुछ की तो 300 गुना तक पहुंच गई थी। क्रमशः 700 और 900 गुना युद्ध शक्ति वाले 2 आदिम याओ निकाय भी थे। ऐसा लाइनअप शानदार था जिसे एक पवित्र युद्ध में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष माना जाता था। उस पवित्र युद्ध में शीर्ष स्तरीय लड़ाइयों में से एक। ये समझ में आने योग्य था, भले ही यह उस समय केवल शेष दानव भूमि के लिए था। शेष भाग कुछ ऐसे थे जिन्हें पिछले पवित्र युद्धों में विजयी पक्ष भी प्राप्त नहीं कर सका था। हालांकि याओ रेस के विपरीत मानव जाति ने केवल बेई चेंगुआंग को अकेले भेजा। एक व्यक्ति ने उन शक्तिशाली याओ आदरणीयों का दमन किया, 2 अजेय याओ निकायों का दमन किया। उस समय बेई चेंगुआंग इतना मजबूत था, ऐसा लगता था जैसे वह एक अद्वितीय झूठा राजा था। लेकिन स्पष्ट रूप से उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था जिसे पदोन्नत किया जा रहा था, जिसका मतलब भाग्य का राजा बनने के लिए भाग्य से भरपूर होना था। वह स्पष्ट रूप से युनशॉ था। इस बेई चेंगुआंग के पास अद्वितीय झूठी राजा स्तर की ताकत क्यों हो सकती है? उपरोक्त सभी शीर्ष स्तरीय चौथे क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन मध्य से निम्न स्तरीय चौथे क्षेत्र के विशेषज्ञों पर नजर डालें तो याओ रेस में याओ आदरणीयों की वर्तमान संख्या 130 के आसपास है। मूल रूप से यह 150 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 200 वर्षों में 20 से अधिक आदरणीय प्राकृतिक कारणों के बजाय विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मर गए और संख्या अब तक भरपाई नहीं की गई है। मिलियन माउंटेन अध्याय 325 में आपके हाथों 5 की मृत्यु हो गई। सैवेज डेविल किंग के अंतिम उन्माद के दौरान 5 की मृत्यु हो गई। मानव जाति के सर्वोच्चों या शेष दानव जाति के झूठे राजाओं के कारण दानव भूमि के लिए विवाद के दौरान 6 या 7 की मृत्यु हो गई और लगभग 10 अन्य की आपके द्वारा पहले हत्या कर दी गई थी। इन वर्षों में स्वाभाविक रूप से पैदा हुए याओ वेनेरेबल्स की गिनती करते हुए उनकी संख्या अभी भी ऐतिहासिक औसत से 20 कम है। समुद्री दौड़ और भी बदतर है। ये कहना कठिन है कि अब 100 समुद्री आदरणीय भी हैं या नहीं। और यद्यपि विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मानव जाति को कुछ नुकसान भी हुआ, कम से कम सुप्रीमों की कुल संख्या अभी भी 300 से अधिक बनी हुई है। 375 बाई चेन किंग। याओ रेस और सी रेस में संयुक्त रूप से उतने मानव जाति सुप्रीम नहीं है। दबाव की परत दर परत जमा होती गई और आखिरकार इस साल याओ रेस की नसें अपनी सीमा तक खींच गईं। मानव जाति के विरुद्ध पवित्र युद्ध शुरू करने के इरादे से वे समुद्री दौड़ में शामिल हो गए। लक्ष्य क्षेत्र और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक मानव जाति के सर्वोच्च लोगों को मारना था। यदि जियोहवांग मर्मन किंग दिव्य जानवर वंश का हिस्सा नहीं होता तो ब्लैक ड्रैगन दानव राजा वास्तव में मानव जाति के 2 राजाओं को कुचलने के लिए उसके साथ सेना में शामिल होना चाहता था और फिर सबसे मजबूत सुप्रीमों के एक समूह को खत्म करना चाहता था। वर्तमान में अपर्याप्त विश्वास के कारण 2 सच्चे राजा एक साथ हमला करने के बजाय केवल एक साथ चेतावनी देना चुन सकते हैं। उनकी चेतावनी का सामना करते हुए आपने किंग डोमेन की मानव जाति के पूर्ण मूल के रूप में उपहास किया और सबसे पहले बेई चेनेगुआंग की वर्तमान खेती की प्रगति के बारे में पूछा। बेई चेनेगुआंग अब 7 वर्षों से अधिक समय से ऊपरी स्वर्ग ग्रेड क्षेत्र में है और एक पीएलएस सुप्रीम होने के और करीब आ रहा है। एक विशिष्ट मूल्य देने के लिए यह 1800 गुना है और उसके 1000 गुना को ध्यान में रखते हुए उसके पास पहले से ही थॉर्न दानव राजा की 2 गुनी शक्ति है। उसे एक कमजोर सच्चा राजा माना जा सकता है। टू थॉर्न डेमन किंग की ताकत ब्लैक ड्रैगन डेमन किंग से 10 गुना अंतर। आपने अपना सिर हिलाया। मैं इस बच्चे को ब्लैक ड्रैगन डेमन किंग को रोकने नहीं दे सकता, अन्यथा उसे पीट कर मार डाला जाएगा। अगर यह बच्चा पहले से ही एक पीएलएस सुप्रीम होता तो मैं उसे जबरदस्ती सफलता हासिल करने के लिए भेज सकता था। आपने असहाय होकर आह भरी, लेकिन वह केवल 1800 गुना है, फिर भी एक अद्वितीय सर्वोच्च के लिए आवश्यक 6250 गुना से 2 गुने से भी अधिक है। क्लाउड फादर नायक के लिए बेई चेंगुआंग द्वारा इस्तेमाल किया गया शीर्षक, अगर मैं अब गति करता हूं और अपनी पूरी ताकत से खेती करता हूं तो मैं निश्चित रूप से 2 साल के भीतर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाऊंगा। बेई चेंगुआंग ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। 2 वर्षों में केवल एक अद्वितीय सर्वोच्च। आपने उसकी ओर देखा। पीले फूल बहुत पहले ही मुरझा चुके होंगे, तुम बेकार हो। बेई चेंगुआंग ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अन्य सर्वोच्च। यदि उनके शुरुआती 2 शतकों में एक अद्वितीय सर्वोच्च बनना बेकार था तो वे क्या थे? अद्वितीय कचरा। कुछ सुप्रीम जो केवल 3000 साल से अधिक पुराने मध्य मानव ग्रेड में पहुंचे या यहां तक कि निचले मानव ग्रेड में भी रहे, चुपचाप आपको देखते रहे। आप इतनी कठोरता से डांटते हैं, लेकिन आप स्वयं 200 से अधिक वर्षों से किंग डोमेन में हैं और आप अभी तक पीएलएस सुप्रीम दायरे तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, केवल अपने दिलों में धीरे से बड़बड़ाने की हिम्मत की। ये दत्तक पिता और पुत्र के बीच बस थोड़ी सी घनिष्ठता थी। उनका बंधन सोने की तरह मजबूत था, इसलिए अन्य बुरी आत्माओं को अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक सुप्रीम ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? आपने व्यंग्य किया। बेशक हम पहले एक को उड़ा देते हैं। सतर्क रहना ठीक है, लेकिन केवल तभी जब दूसरे आपको उकसाए नहीं। यदि आपके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत है और दूसरा पक्ष पहले ही दस्तक दे चुका है, फिर भी आप पीछे हट जाते हैं और मार खाते हैं, तो ये सिर्फ एक शुद्ध कछुआ है। सुप्रीमों को पता था कि आप उस भाग्य गुप्त कला का फिर से उपयोग करने के लिए 2 मानव राजाओं को लेने जा रहे थे। याओ रेस और सी रेस में से कौन सा सच्चा राजा लेना है? समुद्री दौड़। आपका लक्ष्य जियोहवांग मर्मन किंग था। मनोवैज्ञानिक रूप से जियोहवांग मर्मन किंग का सामना करते हुए, जिसने व्यक्तिगत रूप से लाओशी ओल्टेन को मार डाला था, आपने उससे निपटने की योजना बनाई थी। अब राजा जियोगुआंग को उसे नीचे गिराने दिया, जबकि आपने उसे विभिन्न अपमानों के अधीन किया। हालांकि बड़ी तस्वीर के लिए आपको अभी भी पहले जियोहवांग मर्मन किंग को मारना होगा, क्योंकि जियोहवांग मर्मन किंग अधिक मजबूत था। यदि आप एक को उड़ाने जा रहे हैं तो मजबूत को उड़ा दें, क्योंकि सी रेस कमजोर थी। विस्फोट के बाद याओ रेस के लिए कब्जा करना आसान होगा, जिससे ब्लैक ड्रैगन का ध्यान भटक जाएगा और 1 सप्ताह तक चलने की अधिक उम्मीद होगी।
इसके अलावा बेई चेनगुआंग जल्द ही किंग डोमेन में स्थिति को उलटने में सक्षम हो गया। आप काले कछुए की नसों को परेशान नहीं करना चाहते थे, भले ही ब्लैक ड्रैगन जैसे भाग्य के सच्चे राजा को मारने से काले कछुए को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, सुरक्षित रहना सबसे अच्छा था। जियो हैवांग मनमनसी किंग, आपकी मृत्यु इसलिए है क्योंकि आप अधिक मजबूत हैं, क्योंकि आपकी शक्ति बहुत कमजोर है और क्योंकि आपके पास कोई मजबूत समर्थन नहीं है। 2 दिन बाद मानव जाति और याओ जाति के बीच की सीमा पर याओ वेनेरेबल्स ने बेई चेनगुआंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मानव जाति बेई चेन सुप्रीम, क्या आप डरते नहीं हैं कि हमारा सच्चा राजा हमला करेगा, पहले मानव राजा को मार डालेगा, फिर तुम्हें मार डालेगा। बेई चेनगुआंग की नजर एक खुले क्षेत्र पर गई, फिर उसने अचानक हथेली से प्रहार किया। सच्ची क्यों विशाल थी, जैसे स्वर्ग से उतरने वाली दिव्य रोशनी पृथ्वी में एक भयानक खाई खोद रही थी, हजारों मील लंबी, सैकड़ों मील चौड़ी और हजारों मील गहरी। 10 लाख मील हिल गए, अनगिनत पृथ्वी और चट्टान के टुकड़े, साथ ही खनिज भंडार भी स्थानांतरित हो गए। घनी दरारें मकड़ी के जाले से 10,000 गुना अधिक जटिल थीं और यहाँ तक कि 10 मील आकार की प्लेटें भी तूफान की पेटी को तोड़ते हुए और भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़ गईं। अकेले झटकों के कारण उत्पन्न तीव्र गति 10 तीव्रता से अधिक के भूकंप के बराबर थी। क्या आपने पिछले 2 दिनों में मानव जाति की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया? बेई चेंगुआंग ने शांति से कहा, मैं तीसरा मानव राजा हूँ जो अस्थायी रूप से पैदा हुआ है। हालांकि यह नकली था, एक चौंकाने वाला धोखा जिसने पूरी मानव जाति को मूर्ख बना दिया। भाग्य का सारा आशीर्वाद आपसे बेई चेंगुआंग को हस्तांतरित कर दिया, लेकिन वह किस्मत वास्तव में केवल बेई चेंगुआंग के शरीर से जुड़ी थी। वास्तव में एक भी टुकड़े का उपभोग नहीं किया गया। विपरीत याओ वेनेरेबल्स चुप हो गए, दूर से पृथ्वी की कंपन उनके पैरों तक पहुंच रही थी, जैसे ड्रैगन पलट रहा हो। यह एक सच्चे राजा का प्रहार था, यह एक मानव राजा था। एक फ्लेम ब्लड फीनिक्स अपने डर को दबाते हुए मध्य हवा में उड़ गया। यह बहुत युवा था, 120 गुना युद्ध शक्ति के साथ सहमत सीमा पर। सम्मानित बेई चेन सुप्रीम, आपके पास शक्ति का केवल एक ही प्रहार है ना? बेई चेंगुआंग मुस्कुराए और एक और मुक्का मारा। यह मुक्का फीनिक्स के किनारे से सैकड़ों मीटर दूर तक चला गया। घूमती हवा ने उसके शरीर को अस्थिर कर दिया, मुक्के के बल से वह लगभग नष्ट हो गया। इसके पीछे वह मुक्का तिरछे ऊपर की ओर उड़ गया। ठंडी हवा की पेटी, आंधी की पेटी, गड़गड़ाहट वाली समुद्री पेटी, सभी को भेद दिया गया। बेई चेनगुआंग ने हाथ बढ़ाया, मानो पकड़ रहा हो, और नीचे की ओर खींचा। उसके द्वारा बनाए गए मार्ग से भ्रामक सूर्य के छल्ले अंतरिक्ष से नीचे खींचे गए थे। 9,000 से 15,000 मील तक के व्यास वाले लगातार 9 भ्रामक सूर्य आकाश और पृथ्वी पर लटके हुए हैं। उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित प्रकाश और गर्मी के कारण दूसरे क्षेत्र याओ रेस के बड़े क्षेत्र जलकर नष्ट हो गए और पृथ्वी में आग लग गई। बेई चेंगुआंग ने फिर से अपनी मुट्ठी भींच ली और उन भ्रामक सूरजों को कुचल दिया गया। अवशिष्ट सूर्य के कण गिरे, जिससे कुछ व्यक्तिगत याओ आदरणीय भी घबरा गए। 2 सनबर्ड याओ वेनेरेबल्स टूटे हुए सूरज को पकड़कर उड़ गए। ये उनके लिए खेती के संसाधन थे, लेकिन बेई चेंगुआंग के सामने उन्होंने केवल टूटे हुए सूरज को अवरुद्ध कर दिया। वे इतने साहसी नहीं थे कि खुलेआम उनके साथ खेती करके उसे उकसा सकें। लगातार 4 हमले, शुद्ध रूप से तोड़ना और तोड़ना, पदार्थ को खींचना, सटीक लक्ष्यों को नष्ट करना, ये कुछ ऐसा नहीं था जो अन्य तरीकों से हासिल किया जा सकता था। यह मानव राजा, राजा बेई चेन था। फीनिक्स, किलिन, सनबर्ड, ड्रैगन, ग्रेट रॉक, उजाड़ हाथी, प्राचीन सर्प, सब डरे हुए थे, सब कांप रहे थे। एक क्षण के बाद फीनिक्स याओ आदरणीय ने कठिनाई से कहा, आप सम्मानित मानव राजा, आप जानते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। शैतान राजा और समुद्री राजा अब हार नहीं मान सकते। क्या मानव जाति ने पहले ही मौत से लड़ने का फैसला कर लिया है? उन्हें मानव जाति के बैनर के लिए बलिदान होने का डर था। 376 अपने मन में अनगिनत भविष्य की कल्पना करें। आपने इसे चुना, यून शॉ ने खेद के संकेत के साथ कहा। यह अफसोस की बात है, लेकिन मैं वास्तव में अभी याओ रेस से मौत तक लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। याओ रेस सुप्रीम उपस्थित को आश्चर्यचकित करते हुए बेई चेनगुआंग ने अपना सिर हिलाया। पीछे हटो, सी रेस आपके सत्ता संभालने का इंतजार कर रही है। एक सी रेस प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ है। दानव भूमि के 100 डोमेन छोड़ दें और अगले 100 वर्षों तक हम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समुद्री सीमा, मनमनसी किंग द्वारा पीछे से उनका समर्थन करने के साथ अंतहीन सागर के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों से 20 से अधिक सी रेस सुप्रीम को इकट्ठा किया गया था। लेकिन वे अपनी उत्पत्ति को पूरी तरह से अधिकतम करने के साथ साथ सर्वोच्च मानव जाति के खिलाफ थे, जिनमें से सबसे कमजोर के पास 4 गुना मूल वृद्धि के तहत उनकी युद्ध शक्ति 600 गुना थी। इन सी रेस सुप्रीम में से किसी के पास भी अपनी युद्ध शक्ति से 100 गुना अधिक नहीं थी। 22 सी रेस सुप्रीम, जिसे सी रेस ने कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था, फिर से नष्ट हो गए। मनमनसी किंग का डीप सी पैलेस। आप और 2 मानव राजा सनकास्टिंग बैल्ट से नीचे उतरे और केवल 10 सेकंड में महल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। रास्ते की रखवाली करने वाले 5 सी रेस सुप्रीम में से सबसे मजबूत केवल 1 सेकंड से भी कम समय तक टिक पाया। जो लगभग 1 सेकंड तक चला वह आपके हस्तक्षेप के कारण था। 2 मानव राजाओं द्वारा समाप्त किए गए अन्य 4 में से प्रत्येक को 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय लगा। आपके सामने एक विशाल जल पर्दा दिखाई दिया। ये पर्दा अधिकतम 10 सेकंड तक 2 मानव राजाओं की पूरी शक्ति का सामना कर सकता था और मनमनसी किंग अपनी सील में सो रहा था। 7वें सेकंड में पूरी तरह से जाग जाएगा। वह 7वें सेकंड तक नहीं पहुंच पाया। 2 मानव राजाओं के पूर्ण हमले के 5वें सेकंड में आपने उत्पत्ति पर वापस लौटने का फैसला किया। आपने क्षतिग्रस्त पानी के पर्दे को उलट दिया और मनमनसी किंग के राज्य को वापस ला दिया, जो सील में जीवन जलने वाले हमलों से 40 सेकंड से अधिक समय तक पीड़ित रहा था। 2 भाग्य संघर्षों का सामना करना पड़ा और 2 मानव राजा ने आत्मविनाश किया था। इस समय आप हताश होकर बाहर की ओर भागे, जबकि आपके पीछे जियांग यी और जू शुआंगहुआ ने मनमनसी किंग पर बेतहाशा हमले शुरू कर दिए, जो अपंग अवस्था में था और अभी तक पूरी तरह से होश में भी नहीं था। मनमनसी किंग की ताकत एक मानव राजा की तुलना में लगभग 24 गुना थी, जो कि 2 मानव राजाओं पर काफी भारी थी। अपनी पूर्ण चरम स्थिति में भले ही 2 मानव राजा एकजुट हो जाएं, उन्हें नुकसान होगा। हालांकि उस भविष्य में 2 भाग्य संघर्षों और आत्मविनाश को सहन करने के बाद उन्हें न केवल ताकत में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा, गंभीर रूप से घायल अवस्था में प्रवेश किया, बल्कि उनका मूल रूप से पूर्ण भाग्य केवल 30% तक कम हो गया था। उसके पास अभी भी 30% बचा हो सकता है। युन शॉ को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर एहसास हुआ, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। आखिरी सिमुलेशन के अंत में यूशी ब्लैक ड्रैगन याओ किंग की किस्मत को खत्म कर सकता था और भविष्य में 60 सेकंड से ओरिजिन पर वापस आकर उसे खेती में गिरा सकता था, क्योंकि वे पहले ही बड़े पैमाने पर लड़ चुके थे। उस समय भाग्य के राजा के रूप में ब्लैक ड्रैगन ने 2 मानव राजाओं के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक लड़ाई की थी। तीव्र उच्च शक्ति की लड़ाई के तहत उसकी किस्मत काफी हद तक खत्म हो गई थी। अचानक 60 सेकंड के उन्मत्त हमले और 2 आत्मविनाश को सहन करना और उसकी किस्मत को पूरी तरह से खाली कर देना बहुत उचित था। लेकिन यह मनमनसी किंग अभी भी एक बिल्कुल नया खुला उत्पाद था। शुरुआत में 2 मानव राजा उससे काफी कमजोर थे। भले ही वे जल्दबाजी में स्वयं को नष्ट कर लें, इससे उसकी जान नहीं जाएगी और उसे हुई क्षति 1 से 1 विनिमय प्राप्त नहीं करेगी। इसलिए उत्पत्ति पर वापस लौटने के बाद मनमनसी किंग अभी भी अपनी किस्मत का लगभग 30% बरकरार रख सकता है। यू शॉ ने भौहें चढ़ा ली। इससे चीजें थोड़ी परेशानी वाली हो जाती हैं।
मर्मन सिंह की हत्या उतनी आसान नहीं थी जितनी आपने कल्पना की थी। भाग्य की हानि, गंभीर चोट और उसकी उत्पत्ति का 1% छीन लिया गया। इन सभी नकारात्मक प्रभावों के बावजूद मर्मन सिंह अभी भी 10 मिनट से अधिक समय तक रुका रहा। कई बार भागने का प्रयास किया, लेकिन जियांग यी की जोड़ी में से एक ने उसे रोक लिया। आप युद्ध के मैदान से 1.5 मिलियन ली दूर थे, भविष्य में 60 सेकंड की भविष्यवाणी करके युद्ध का निरीक्षण करने के लिए दौड़ रहे थे। हालांकि इसमें 2 मानव राजाओं द्वारा भी कुछ हद तक हस्तक्षेप किया जाएगा। ये केवल भविष्य था और आप उस समय केवल युद्ध की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। गंभीर चोट का उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, आपने सोचा। एक सच्चे राजा की जीवन शक्ति बेहद कठिन होती है और एक सुप्रीम तेजी से ठीक होने के लिए ओरिजिन का उपभोग कर सकता है। मर्मन सिंह के पास समान तरीके होने चाहिए। ओरिजिन का उपयोग करके सुप्रीम हल्की से मध्यम चोटों को केवल 1 सेकंड में ठीक कर सकता है और मर्मन सिंह की कई गंभीर चोटें समान तरीकों का उपयोग करके अधिकतम 6 या 7 सेकंड में ठीक हो जाएंगी। हालांकि शर्त यह थी कि वह लड़ना जारी नहीं रखेगा, विचलित नहीं होगा और उन 6 या 7 सेकंड के भीतर और अधिक चोटों का सामना नहीं करेगा। ओरिजिन पर वापस लौटकर आप जो चोटें लाए थे वे 6 सेकंड में ठीक हो सकती थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से सचेत नहीं था और उसके पास जवाबी हमले का आयोजन करने का समय नहीं था जब उसे 2 मानव राजाओं से लगातार उग्र आउटपुट का सामना करना पड़ा। जब तक उसने वास्तव में पलटवार करने की ताकत जुटाई, तब तक उसकी चोटों को ठीक करने में लगने वाला समय 10 सेकंड से अधिक बढ़ चुका था। इन 10 से अधिक सेकंड के दौरान अपने खराब स्वास्थ्य के कारण मर्मन सिंह को एक मानव राजा के साथ भी सामना करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि एक ही समय में उनमें से 2 ने उसके साथ मिलकर काम किया था। इसलिए वह अपने स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के दौरान पागलों की तरह खो रहा था। हर बार जब वह 1 सेकंड के लायक चोटों को ठीक करने के लिए ओरिजिन का उपयोग पीड़ापूर्वक करता था, तो सामान्य रूप से जमा हुए नए घावों को ठीक होने के लिए अतिरिक्त 0.9 सेकंड की आवश्यकता होती थी। बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी चोटें धीरे धीरे कम हो गईं और उनकी युद्ध शक्ति में सुधार हुआ। ये चोट के ठीक होने के हर 1 सेकंड के लिए 0.5 सेकंड की नई चोट जमा हो गई, जिससे उत्तरोत्तर कम चोटें आईं। ये युद्ध के 145वें सेकंड तक जारी रहा, जब मर्मन सिंह पूरी तरह से ठीक हो गया। हालांकि अपनी चोटों को ठीक करने के लिए ओरिजिन को अत्यधिक जलाने के कारण उसकी ताकत वास्तव में थोड़ी कम हो गई। आपके द्वारा काटे गए 1% मूल को ध्यान में रखते हुए उसकी स्थिति 2 मानव राजाओं पर हावी होने से घटकर ड्रॉ तक लड़ने में आ गई। आगामी लड़ाई में मर्मन सिंह ने युद्ध शक्ति हासिल करने के लिए अपनी उत्पत्ति को जला दिया और 2 मानव राजाओं ने भी ऐसा ही किया। मर्मन सिंह ने आगे बढ़ने और भागने का प्रयास किया और 2 मानव राजा भी आगे बढ़ने के लिए फट पड़े। वे क्षरण के पूर्ण युद्ध में प्रवेश कर गए और मर्मन सिंह लक उनकी सबसे छोटी तख्ती थी। युद्ध के अंत में एक असाधारण खतरनाक दृश्य घटित हुआ। मर्मन सिंह की किस्मत खराब चल रही थी और वह 5वें दायरे में गिरने की कगार पर था। भले ही वह गहरे समुद्र में सो रहा हो और चौथे क्षेत्र में उसका जीवन काल समाप्त न हुआ हो, उसके ऊपर के 2 मानव राजाओं द्वारा उसे अभी भी मौके पर ही मार दिया जाएगा। मर्मन सिंह मरना नहीं चाहता था। वह अभी तक एजोर डोमेन का स्वामी नहीं बना था। उसने अभी तक प्रथम स्थान का दावा करने के लिए सी रेस का नेतृत्व नहीं किया था और उसे राजा बने हुए 100 साल से भी कम समय हुआ था। लेकिन अगर उसे मरना ही था तो वह केवल अपनी मृत्यु को सार्थक बना सकता था। इस प्रकार युद्ध के अंत में 62वें भविष्य में आपने मर्मन सिंह को चिल्लाते हुए देखा, समुद्र भगवान के वंशज की महिमा, और अपने शरीर पर समुद्र के सिंहासन के माध्यम से विनाशकारी आत्मा विनाश शुरू करने के लिए समुद्र की शक्ति का उपयोग करें। जू शुआंग हुआ और अन्य तुरंत इसमें फंस गए और भविष्य वहीं समाप्त हो गया। उनका भाग्य अज्ञात था। अभी भी समय है। आपने चरम सीमा के 60 सेकंड बाद से जानकारी एकत्र की। आपने पुष्टि की कि मर्मन सिंह के बड़े पैमाने पर आत्मा विनाश के लिए शक्ति संचय करने के लिए समय की आवश्यकता थी। फिर आपने अपने मन में अनगिनत भविष्यफल निकाले। 377 शांति के 7 दिन। आपने सबसे सही समय रेखा चुनी और व्यक्तिगत रूप से इसे चरण दर चरण वास्तविकता में लाया। यह उत्पत्ति की ओर वापसी कैसे नहीं है। 3 मिनट बाद क्रोधित जियो सिंह ने अपनी जीवन शक्ति निचोड़ ली और आत्मा विनाश कर लिया, जिससे ऊर्जा की धारा बह निकली। आपके मार्गदर्शन में 2 मानव राजाओं ने आपकी सख्त रक्षा की। जियो सिंह के विस्फोट से आधे सेकंड पहले अचानक दिशा बदल दी और क्षति की सबसे मजबूत लहर से बचा लिया। जियो सिंह गिर गया है। सी गॉड के वंशज और सिंह के सिंहासन को संभालने के नाते जियो सिंह की समुद्र में मृत्यु के कारण हुई शोकपूर्ण घटना जल के विशालकाय भगवान के नष्ट होने की तुलना में 100 गुना अधिक थी। यहां तक कि आपको अपनी आंखों में हल्की चुभन भी महसूस हुई। लेकिन आखिरकार हमने इससे छुटकारा पा लिया। अब से मानव जाति का एकमात्र दुश्मन याओ जाति है। इसके बाद आपने 2 मानव राजाओं की खपत के बारे में पूछताछ की और यह आपकी कल्पना से कुछ हद तक परे था। उन दोनों को भाग्य का लगभग 5/10 नुकसान उठाना पड़ा, लगभग आधे से अधिक, और साथ ही उनकी उत्पत्ति अलग अलग डिग्री तक क्षतिग्रस्त हो गई। भले ही वे निर्दोष सामान्य रूप से पदोन्नत सच्चे राजा हों, फिर भी उन्हें अपनी उत्पत्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक खेती करने की आवश्यकता होगी। जहां तक भाग्य की बात है, यह उतना गंभीर नहीं था। सर्वोच्च मंदिर में स्वास्थ्य लाभ का आधा महीना पर्याप्त होगा। 2 मानव राजाओं ने समझाया कि उन्हें अधिक लाभ हो सकता था, लेकिन भूभाग अनुपयुक्त था। अंतहीन सागर जियो सिंह का घरेलू मैदान था। एक उचित सच्चे राजा के लिए घरेलू मैदान के रूप में समुद्री शक्ति की यह मात्रा एक मजबूत उत्साह नहीं होगी, लेकिन युद्ध में सभी 3 पक्ष भाग्य के राजा थे और लक होम ग्राउंड अभी भी उन पर प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, आपने सिर हिलाया। हालांकि 2 मानव राजाओं की चोटों से उबरने में लगने वाला समय बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उनमें अभी भी लड़ने की ताकत थी। यदि वे पूरी ताकत से लड़ते तो भी वे ब्लैक ड्रैगन याओ किंग को अपने साथ खींच सकते थे। ये सामान्य हताश लड़ाई को संदर्भित करता है, न कि 60 सेकंड की अत्यधिक संपीड़ित समय हताश लड़ाई को। परंतु आप उनके प्राणों का बलिदान नहीं देना चाहते थे। अगर मुझे पता होता कि याओ रेस और सी रेस इस समय परेशानी का कारण बनेगी, तो मुझे पहले इन 2 मानव राजाओं के सार को ऊपर उठाना चाहिए था। लेकिन बेई चेनगुआन कुछ वर्षों में एक सच्चा राजा बनने की चुनौती दे सकते हैं। तुमने सिर हिला दिया। सार जितना अधिक होगा, भाग्य उतना ही अधिक होगा। आप चिंतित थे कि यदि इन 2 मानव राजाओं के सार को आपके द्वारा बहुत ऊंचा उठाया गया था, भले ही मानव जाति ने भविष्य में एजोर डोमेन को एकीकृत किया हो, उस समय भाग्य उनके लिए फिर से स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और उन्हें अभी भी जीवित मृत की तरह सोना होगा। मैंने कुछ और साल इंतजार करने के बारे में सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से योजनाएं बदलावों के साथ नहीं टिक पाती। अब एकमात्र सवाल यह है कि क्या ब्लैक ड्रैगन याओ किंग अगले सप्ताह के भीतर कोई कदम उठाएगा। पहला दिन बीत गया। 2 मानव राजा पुनर्भरण के लिए सर्वोच्च मंदिर में लौट आए। बेई चेंगुआन ने सीमा याओ वेनेरेबल्स को खदेड़ दिया। बादलों के नीचे के साथ सर्वोच्चों ने समुद्री पूज्यों का वध कर दिया। द सेकंड डे, सी किंग के निधन की खबर पूरे एजोर डोमेन में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि मानव राजा जिम्मेदार थे। तीसरा दिन, सी रेस से समाचार आया कि जियो सी किंग की मृत्यु के समय हुए भीषण विस्फोट ने 2 मानव राजाओं को मार गिराया। ये सी रेस का आखिरी मौका है, उन्हें धोखा देकर मानव जाति और याओ रेस को उनके सच्चे राजाओं का सफाया करने के लिए। चौथे दिन, ब्लैक ड्रैगन प्रकट हुआ। याओ रेस के मुख्य क्षेत्र में स्थित मानव जाति का जासूस फर से ढका हुआ बेहद घबराया हुआ था।
उसने विशाल याओ ड्रैगन को आकाश में उड़ते देखा, फिर वह समुद्र की ओर उड़ गया। बेई चेंगुआन के कारण, मानव जाति के तीसरे मानव राजा के कारण। साथ ही याओ रेस के पास एक खुफिया नेटवर्क भी था, जिसमें बाल रहित बंदर याओ 2 मानव राजाओं को मानव जाति क्षेत्र में लौटे हुए देखता था। ब्लैक ड्रैगन का दिमाग स्पष्ट था, अब मैं अधिकतम 3 मानव राजाओं को मार सकता हूं, और फिर क्या। सभी 5 क्षेत्र चले गए और चौथे क्षेत्र को मानव जाति द्वारा दबा दिया गया और पीटा गया। चाहे वे अब कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। 3 मानव राजा तो क्या, चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे आदरणीय जुआनवू का विरोध नहीं कर सकते। ये सिर्फ भाग्य की बर्बादी है। 50,000 साल पहले अंधेरे युग के दौरान मानव जाति में 6 राजा थे, और क्या वे अभी भी आदरणीय जुआनवू की एक हथेली के अधीन नहीं थे। अब मेरी याओ जाति पहले दानव भूमि को विभाजित करेगी, फिर समुद्र से दिव्य जानवर वंश, समुद्री ड्रैगन, जुकुन, अंडरवर्ल्ड मछली को शामिल करेगी। हमारी नस्लीय क्षमता आधे से अधिक बढ़ गई है, और हम निश्चित रूप से भविष्य में मानव जाति से आगे निकल जाएंगे। इस दिन ब्लैक ड्रैगन अंतहीन सागर में घूमता था। इसने मेरफोक, जल के विशालकाय देवताओं, महासागर की आत्माओं को नष्ट कर दिया। समुद्री जाति के बीच की वे बड़ी जनजातियां, जो दैवीय जानवर वंश से संबंधित नहीं थी, उनकी पैतृक भूमि और घर से उलट गए थे। गड्ढे खोदना और जड़ें तोड़ना। जहां तक जानवरों की बात है, उसने उन्हें देखकर कार्रवाई नहीं की, बल्कि तीसरे और चौथे क्षेत्र में मौजूद लोगों को पकड़ने के लिए याओ ओरिजिन का इस्तेमाल किया। बाद में उन्हें याओ भूमि पर वापस लाने का इंतजार किया, ताकि वे अपने पूर्वजों के पास लौट सकें, दिव्य जानवर वंश के हिस्से के रूप में उनकी पहचान को पहचान सकें, और याओ और सागर को एक जाति में मिला सकें। 5वां, 6ठा और 7वां दिन। याओ रेस ने सी रेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आपने राहत की सांस ली। यह एक अच्छी बात है कि मैंने बेई चेनेगुआन को एक नव आरोहित मानव राजा का रूप धारण कराया, जिससे ये प्रदर्शित हुआ कि हमारे पास अभी भी उनके साथ नष्ट होने के लिए पूंजी है। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वे डरते हैं, वे नहीं जिनके पास है। यही कारण है कि ब्लैक ड्रैगन ने मानव राजाओं को खत्म करने का अवसर नहीं लिया। जहां तक उत्पत्ति में आपकी वर्तमान वापसी बहाल होने की बात है, बेशक आप जाकर ब्लैक ड्रैगन में दोबारा विस्फोट नहीं करेंगे, क्योंकि अब मानव जाति जूते वाली है और नंगे पैर वाली याओ जाति है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस समय के दौरान आपको केवल दानव भूमि में लोगों की आजीविका विकसित करने की आवश्यकता है। जब तक बेई चेंगुआन राजा नहीं बन जाता, अगर यह बेई चेंगुआन के लिए नहीं होता, तो मैं अब 2 मानव राजाओं को ले लेता और ब्लैक ड्रैगन के साथ विस्फोट कर देता। लेकिन अब बेई चेंगुआन को वह रहस्यमय वस्तु मिल गई है जो मूल क्यूई की आपूर्ति करती है। हमें बस उसके अपग्रेड होने का इंतजार करना होगा। अन्यथा यदि मानव जाति बेई चेंगुआन को नकली मानते हुए 3 राजा होते और याओ रेस का एकमात्र ब्लैक ड्रैगन बिना किसी दबाव के मर जाता, चाहे सच्चे राजा हो या सुप्रीम, मानव जाति याओ रेस से कहीं आगे निकल जाएगी। अगर जुआनवू को कार्य करने के लिए राजी किया गया, तो ये बुरा होगा। आपने मन में सोचा, यह उस पवित्र युद्ध से अलग है जिसे याओ और सी रेस ने 10 दिन पहले एक साथ शुरू किया था। पवित्र युद्ध के दौरान उनके शब्दों को सुनने और शक्तिशाली सुप्रीमों का उपयोग न करने का मतलब अनगिनत और सुप्रीमों और मानव जाति के सदस्यों को मरना होगा, जिन्हें नहीं मरना चाहिए था। लेकिन अब हमें केवल याओ रेस को बिना किसी नुकसान के सी रेस के साथ देखने की जरूरत है। जब जियो गुआंग राजा बन जाएगा, तो उनका संक्षिप्त विकास गायब हो जाएगा। 3100 में मानव जाति में कोई युद्ध नहीं हुआ था। याओ रेस सी रेस पर कब्जा करने में व्यस्त थी। हालांकि अभी भी 64 क्षेत्र सी रेस के सदस्य बचे थे, उनमें से यहां तक कि निचले पृथ्वी ग्रेड सी वेनेरेबल्स भी कम थे, और लगभग सभी बाकी याओ बीस्ट वंश के थे। सी रेस की भावना पूरी तरह टूट चुकी थी। याओ रेस की टीमें जहां भी गईं, उन्होंने अपने दरवाजे खोले और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। बड़ी संख्या में तीसरे क्षेत्र और कुछ चौथे क्षेत्र के समुद्री याओ जानवर याओ रेस में शामिल हो गए, फिर घूम गए और शेष मेरफोक और अन्य प्राणियों के शिकार का आदेश दिया। जो लोग याओ रेस के नहीं हैं, वे समुद्र से बाहर निकल जाएं। उसी वर्ष, क्योंकि आपके शरीर पर भाग्य का आशीर्वाद काफी कम हो गया था, दवा लेने से आपके उन्नयन की गति 2/3 से अधिक धीमी हो गई, और आपने बेई चेनेगुआन से अपने उन्नयन में तेजी लाने का आग्रह करना शुरू कर दिया। 378, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह सत्य का राजा है। वर्ष 3101 में आपने अचानक एहसास होने का दावा किया, एजोर ब्रिलियंस दायरे में प्रवेश किया और जियांगयान को पाया। फिर आपको पता चला कि अजूर दीप्ति क्षेत्र में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं। चूंकि एजोर ब्रिलियंस रियलम के असेंशन चैनल के दूसरे छोर पर इस क्षेत्र के आरोही व्यक्तियों द्वारा एक शहर बनाया गया था, ऊपरी दायरे और निचले दायरे के बीच संचार अपेक्षाकृत लगातार होता था, जिससे एक अद्वितीय असेंशन रियल सिस्टम बनता था। इसलिए 100 साल से भी पहले एजोर ब्रिलियंस क्षेत्र को उच्चसार शिशुओं को प्राप्त करने वाले पहले निचले क्षेत्रों में से एक के रूप में चुना गया था। शुरुआत में एजोर ब्रिलियंस क्षेत्र के मूल संप्रदायों ने उस शिशु को ऊपरी क्षेत्र से एक अमर बीज के रूप में माना, एक सहज श्रेष्ठ अमर रक्त सामाजिक वर्ग बनाने के लिए अपने हाथों में उसकी जमकर रक्षा करना चाहते थे। तब उन्हें उनके ऊपर के मूल निवासी आरोही व्यक्तियों द्वारा, उनके अपने आरोही पुराने पूर्वजों द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया गया था। धिक्कार है तुम पर, अयोग्य वंशजों। आपने इस सर्वोच्च को मुख्य शहर के अधिपति द्वारा नाम लेकर आलोचना करवाई। उसे जल्दी से जन्म दो। उस समय एजोर डोमेन अभी भी याओ रेस और डायमंड रेस जैसे कारकों पर विचार करता था, लेकिन एजोर ब्रिलियंस दायरे की अराजक दुनिया में अमर रक्त व्यक्ति वास्तव में सभी के द्वारा पूजनीय थे। उच्च सार वाले युवा नायक अक्सर जियांगहू में प्रवेश करते ही विभिन्न नायिकाओं द्वारा खुद को क्रूरतापूर्वक अपहरण और अपमानित पाते हैं। कभी कभी यह बहुत अधिक होता था, और यहाँ तक कि युवा नायक के पीछे के दाव रक्षक बुजुर्ग भी ये देखना सहन नहीं कर पाते थे। 7 लोग, अधिकतम 7, अब और नहीं। आप में से बाकी लोग कल लाइन में लगेंगे, वह केवल एक मार्शल मास्टर है। तो जब आप एजोर ब्रिलियंस क्षेत्र में पहुंचे, तो 10 अरब से अधिक की आबादी में से कम एक 20वें को उच्च सार विरासत में मिला था, और जियांगयान कोई अपवाद नहीं था। जब आपने जियांगयान को अंक आवंटित किए, तो आप महसूस कर सकते थे कि वह 1.00x सार से 1.01x तक नहीं बढ़ा, बल्कि 1.82x से 1.83x तक बढ़ गया। प्रारंभिक 1.82x सार, मुझे अभी भी इसकी कुछ छाप है। ऐसा लगता है कि यह उस समय का 3 सिर वाला ड्रैगन सेंट बॉडी है। आपको लगभग 200 साल पहले की बात याद आई, जब आप सार कुलियों के एक समूह को अंक आवंटित कर रहे थे। 30 नामित व्यक्तियों में से 10 को अंक आवंटित करने में 1 दशक से अधिक समय लग गया, और फिर उन 10 व्यक्तियों को सार फैलाना था, जबकि शेष 20 को अनसुलझा छोड़ दिया गया था। क्योंकि उस समय मानव जाति से 150 साल बाद, जो कि इस वर्ष है, दानव जाति के खिलाफ एक पवित्र युद्ध शुरू करने की उम्मीद थी, इसलिए सामूहिक रूप से पहले सुप्रीमों को अंक आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब दानव जाति खत्म हो गई है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और मैं उस समय के उन 20 बच्चे पैदा करने वाले संत निकायों के साथ फिर से नहीं मिला हूं। आपने धीरे से अपना सिर हिलाया, और अब मानव जाति को उनकी आवश्यकता नहीं रही। उच्च सार मानव जाति के नवजात शिशुओं की संख्या पहले से ही एक भयानक पैमाने पर पहुंच गई थी, अब इसे तेजी से फैलाने के लिए स्टड सेंट बॉडीज की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, जियांगयान, की तुम वास्तव में जूसांगान के एन पर पोते बन जाओगे। वर्ष 3102 में आपने युवा जियांगयान को अपने गॉडसन के रूप में अपनाया और उसे आपको गॉडफादर कहना सिखाया।
वर्ष 3103 में हाल ही में हमेशा मार्शल इमॉर्टल्स ओपी क्षेत्र से एज और ब्रिलियंस क्षेत्र में उतरते थे, जिससे इस एंशिएंट प्लेटफॉर्म के पास संप्रदायों के महान ग्रैंड मास्टर्स झुकने और खरोंचने से बहुत परेशान हो जाते थे। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि जो लोग आए थे वे सभी सुप्रीम थे। वर्ष 3104 में जियांग यांग ने मार्शल दाव में रुचि लेना शुरू कर दिया। आपने पिछले अनुकरण के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझा और लंबे समय तक उन्हें युद्ध का आनंद लेने का दर्शन सिखाया था। इस दर्शन के साथ उनकी उल्लेखनीय उच्च अनुकूलता थी, जो अकेले ही उन्हें आगे बढ़ने और मार्शल दाव के मार्ग पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। तुम्हारी मां एक विपत्ति से बच गई। वर्ष 3105 में बेइचिंग गुआंग उतरे और आपको मो सिटी के सिटी लॉर्ड की हवेली में पाया। उसने आपको एक आराम कुर्सी पर लेटे हुए देखा। जियांग मनो की नौकरानियों द्वारा आपको पंखा झलते, आपके कंधों की मालिश करते और आपको अंगूर खिलाते हुए आनंद ले रहे थे, और उसने जियांग को पास में लगन से पढ़ाई करते हुए देखा। हकी गुआंग के माथे पर अवचेतन रूप से कई काली रेखाएं दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने बचपन की अपनी थोड़ी अप्रिय यादें याद की। आपने अपनी आवाज धीमी कर ली ताकि जियांग के मेहनती अध्ययन में खलल न पड़े। जियो गुआंग, तुम्हें अपने पिता की फिर से क्या जरूरत है? बेइचिंग गुआंग ने औपचारिक रूप से बोलते हुए अपना गला साफ किया, फिर भी अपनी उभरी हुई भौहों को दबाने में असमर्थ रहे। पिता यूं, मैं सर्वोच्च के शिखर पर पहुंच गया हूं, एक अद्वितीय सर्वोच्च बन गया हूं, और तुम्हें बहुत गर्व है। बेइचिंग गुआंग, क्या उसे गर्व नहीं होना चाहिए? वह कौन था जिसे मैं पहले से जानता था? 150 वर्ष की आयु से पहले ही वह एक सच्चा राजा बन गया। उसकी स्थितियां आपके जैसी भी अच्छी नहीं थी, उसका सार इतना ऊंचा नहीं था, नहीं उसे शुरू से ही किसी सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा सिखाया गया था। आपने हताश होकर कहा। युंजियु काल से बाइचिंग गुआंग, ठीक है, और क्या आपने तब 2 साल पहले नहीं कहा था? अब इसे कब तक खींचा गया है? बेइचिंग गुआंग अवाक रह गए। जिन 2 वर्षों का उन्होंने तब उल्लेख किया था, उनका वास्तव में मतलब था कि लागत की परवाह किए बिना अपने शरीर के भीतर ओरिजिन क्यूई की अतिरिक्त बर्बादी से इसे हासिल करना, लेकिन चून की संकट बाद में हल हो गया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से सामान्य गति से खेती करनी पड़ी। हालांकि इस बार बाइचिंग गुआंग अच्छी खबर लेकर आए। मैंने पहले ही मानव राजा से परामर्श कर लिया है और 5वें क्षेत्र में सफलता का रास्ता ढूंढ लिया है। उनकी आंखें चमक उठी। एक सच्ची, संपूर्ण निर्णायक विधि। 5वें क्षेत्र की सफलता। सच्चे राजा की केवल 2 आवश्यकताएं हैं। पहली ऊर्जा है, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल मार्शल दाव संसाधनों की विशाल मात्रा। दूसरी है समझने की क्षमता, जिस असाधारण प्रणाली को विकसित किया जाता है उसकी नींव को समझना, इसे पूरी तरह से समझना, और आंतरिक ऊर्जा मार्शल आर्टिस्ट क्यूई एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट मार्शल मास्टर ओवरलॉर्ड सुप्रीम के पद को पूरी तरह से समझना। किसी को न केवल ये जानना चाहिए कि यह कैसा है, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि यह क्यों है। फिर कोई भी सफलता प्राप्त करना शुरू कर सकता है। बेइचिंग गुआंग की समझने की क्षमता और प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, और उनके सार से बढ़ावा के साथ ये 3 गुना हो गई। दूसरी आवश्यकता, समझने की क्षमता। अन्य सुप्रीमों को पूरी तरह से समझने में हजारों, यहां तक कि हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन वह पहले ही स्पष्ट रूप से देख चुका है कि एक सच्चे राजा के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, और वह बहुत दूर तक देखता है। इसका मतलब यह है कि अपनी सफलता के बाद वह सच्चे राजा के प्रारंभिक चरण पर नहीं रुकेगा। अगर ब्रेकर थ्रू टू ट्रूकिंग के लिए 1 मीटर लंबा रास्ता देखने की आवश्यकता होती है, तो मैंने अब 6ठा, यहां तक कि 7वां मीटर भी देख लिया है। बेइचिंग गुआंग ने आत्मविश्वास से कहा, पिता यूं, मेरे भीतर पर्याप्त ओरिजिन क्यूई और पर्याप्त आधार है, इसलिए मैं अब अपना ब्रेकर थ्रू शुरू कर सकता हूं और सदी का राजा बन सकता हूं। सफलता की गारंटी। निश्चित रूप से सफल। आपने एक लंबी सांस छोड़ी, बहुत देर तक अवाक रह गए। जियांग, जो पास में ही मार्शल टेक्स्ट पढ़ रहा था, ने ऊपर देखा। 5 साल के लड़के ने अपना सिर खुजलाया। क्या आप भी मेरे गॉडफादर से सिर थपथपाने के लिए यहाँ आए हैं? बेइचिंग गुआंग अतीत को याद करते हुए हंसे और बच्चों जैसा महसूस किया। वह आगे बढ़े और नीचे झुके। नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। जियांग की आंखें चमक उठी। यह अद्भुत है। गॉडफादर लगातार रगड़ता रहता है। मुझे डर है कि मैं लंबी नहीं हो जाऊंगी और गंजा हो जाऊंगी। बेइचिंग गुआंग ने सहानुभूति व्यक्त की, हालांकि वह लंबाई न बढ़ने की बात नहीं कर रहे थे। उसके सिर को लगातार न रगड़ना वास्तव में बहुत अच्छा था। 5वां अपडेट। 379 नॉर्थ स्टार के 11 जोड़े हल्की सांस लेते हैं। छोटे बच्चे, तुम्हारी अंतर्निहित सीमा क्या है? बेइचिंग गुआंग ने पूछा। 28 बार। जियांग ने आह भरी। बेइचिंग गुआंग ने कहा, 30, यह उस समय मुझसे 2 गुना कम है। 2 गुना कम? आप 30 गुना हैं। जियांग स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ, आप गॉडफादर के सबसे बड़े दत्तक पुत्र हाकी गुआंग हैं। बेइचिंग गुआंग। जियांग ने खुशी से कहा, हा, तुमने मुझसे 4 साल ज्यादा अपना सिर थपथपाया। बेइचिंग गुआंग का चेहरा काला पड़ गया। आपके रिश्ते से मानव जाति के सर्वोच्च विशेषज्ञ के रूप में भी, वह जो अब 200 साल का है, और यह बच्चा वास्तव में सहकर्मी थे। बेइचिंग गुआंग ने अपना सिर हिलाया। आमतौर पर वह एक बच्चे के साथ परेशान नहीं होता, लेकिन एक निश्चित भावना ने उसे अपने सामने 5 साल के बच्चे को अपने बराबर मानने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वह जवाब देने से खुद को नहीं रोक सका। मैं पहले ही कड़वाहट के सागर को पार कर चुका हूं, लेकिन आप अभी भी इससे दूर हैं। छोटा बच्चा। जियांग तुरंत मुरझा गया, लेकिन आप इस समय अपनी भावुक मनोदशा से भी उभरे। 2 ठोस बड़े हाथों, एक ऊपर और एक नीचे, ने नियति के 2 पुत्रों, एक बड़े और एक छोटे, के सिर पकड़ लिए और उन्हें रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा जो दूसरे लोग घुटनों के बल मांगेंगे, फिर भी तुम दोनों उसे घृणा करते हो। आपने बेइचिंग गुआंग के सिर को विशेष रूप से जोर से रगड़ते हुए चिल्लाया, तुम छोटे बच्चे अभी भी कड़वाहट के सागर को पार करने के बारे में बात कर रहे हो। मैं जब चाहूंगा तुम्हें रगड़ दूंगा। और मत भूलो, जब तुम राजा बन जाओगे, तो तुम्हारी अंतर्निहित सीमा फिर से बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले कि तुम बाहर जाओ और गड़बड़ करो, अपने आंकड़े अधिकतम कर लो। इसके अलावा 6ठे क्षेत्र में वापस आना मत भूलना। 7वें क्षेत्र तक देरी मत करो, अन्यथा आप मुझे और जियो युएली को मौत के घाट उतार देंगे। आधे दिन बाद आप जियांग को लेकर बेइचिंग गुआंग के साथ एज और स्प्लेंडर दायरे से बाहर निकल गए। आप सुप्रीम हॉल में पहुंचे। यहाँ ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल आवश्यक नहीं था, यह अनुष्ठान की भावना के लिए था। 50,000 साल पहले सच्चे राजा जुआनबू के आगमन के बाद से मानव जाति और दानव जाति से संबंधित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र नई उभरी याओ जाति के बीच विभाजित हो गया था। तब से मानव जाति ने कभी भी वास्तव में दोषरहित 5वें क्षेत्र का निर्माण नहीं किया था। याओ रेस द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र एजोर डोमेन में सबसे बड़ा था। जब सच्चा राजा जुआनबू पहली बार आया, तो उसने दावा किया कि उसे याओ जाति के जीवित रहने के लिए केवल जमीन के एक टुकड़े की आवश्यकता है। फिर उसने उस समय मानव जाति और दानव जाति दोनों से आधा क्षेत्र काट दिया। और पिछले 50,000 वर्षों के संघर्षों में हालांकि याओ क्षेत्र अपने प्रारंभिक आकार की तुलना में थोड़ा कम हो गया है, फिर भी ये संयुक्त दानव और मानव क्षेत्रों के 80% से अधिक है। मानव जाति के कुछ लोगों ने अनुमान लगाया, यदि याओ जाति ने दिव्य बीस ब्लड लाइन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता और ब्लड लाइन एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में संसाधन नहीं डाले होते, बल्कि इसके बजाय एक और खेती प्रणाली को अपनाया होता, तो अब तक भाग्य के राजा की तो बात ही छोड़िए, एक निर्दोष सच्चा राजा भी उभर सकता था।
लेकिन यह असंभव था क्योंकि जुवानबू एक दिव्य जानवर है और जुवानबू दिव्य जानवर रक्तरेखा को मुक्त करने के लिए एजियोर डोमेन में आया था, अज्ञात हीन याओ के एक समूह की परवाह करने के लिए नहीं। रक्तरेखा शक्ति का पता लगाना और एक शुद्ध दिव्य जानवर के रूप में 5वें क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना अलौकिक रूप से सही है। इसलिए याओ जाति को इस साधना पथ का अनुसरण करना चाहिए और वे इसके लिए बहुत इच्छुक हैं। कम से कम दिव्य जानवर बहुत इच्छुक हैं क्योंकि यह उन्हें याओ से बेहतर बना देगा। बेई चेनगुआंग राजा बन रहे थे। आपने और कई सुप्रीमो ने इसे पक्ष से देखा। 5वें लोक में उनका आरोहण आपकी कल्पना से कहीं कम पृथ्वी विध्वंसक, रंगीन और विशेष प्रभावों से भरा हुआ था। सरल, अलंकृत और शक्तिशाली मौलिक ऊर्जा का एक भारी उछाल बाहर की ओर फैल गया, जिससे प्रत्येक सर्वोच्च वर्तमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे एक चिपचिपे महासागर में थे, एक उंगली भी हिलाने में असमर्थ थे। और जहां भी उसकी नजर पड़ी, पहाड़ और नदियां ठोस हो गईं, केवल एक विचार के टूटने का इंतजार कर रही थीं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, बस पौना घंटा लगा। मैं सफल हुई, सिस्टर युएली, बेई चेंगुआंग ने दूर से ही महिला को देखकर मुस्कुराया। और पिता यूं, चलो मैं तुम्हें याओ को मारने के लिए ले जाऊंगा। आप रास्ते में आप विचार किए बिना नहीं रह सके। बेई चेंगुआंग अब कितना मजबूत था, उसकी युद्ध शक्ति से 1000 गुना। जब वह सर्वोच्च थे तो यह उनका गुणक मात्र था। अब उनकी असंख्य कैनोपी बॉडी ने 37 गुना मूल्य प्रदान किया। इसका मतलब यह था कि जैसे ही वह टूटा, वह कांटों के 2000 शैतान राजाओं या 100 ब्लैक ड्रैगन याओ राजाओं के बराबर था। हालांकि आपने एक बात नोटिस की, इसके बावजूद वह अभी भी 6 लाख ली प्रति सेकंड की गति को पार नहीं कर सका। सटीक रूप से कहें तो उसकी आरोहण गति 3 लाख, लगभग 4 लाख ली प्रति सेकंड से कुछ ही अधिक थी। जबकि एक ट्रू किंग की असली सार हमले की गति आमतौर पर उनकी उड़ान की गति से 3 से 4 गुना तेज होती है। बेई चेंगुआंग की मौलिक ऊर्जा हड़ताल को 6 लाख ली प्रति सेकंड की ऊपरी सीमा पर मजबूती से सीमित किया गया था। आपने यह विश्वास किया क्योंकि उसके पास कानून की शक्ति का अभाव था। मैं नहीं जानता कि इस तरह के कानून को तोड़ने में कितनी बार लगेगा। यू शॉ ने विचार किया। आखिरकार बेई चेंगुआंग एक सच्चे राजा होने के शुरुआती चरण में ही थे। अपने स्वयं के सेंट बॉडी मल्टीप्लाई के अलावा वह अन्य सच्चे राजाओं की तुलना में केवल 50 गुना अधिक मजबूत था। भले ही सच्चे राजाओं के बीच का अंतर छोटा हो, प्रारंभिक चरण और शिखर के बीच अभी भी 50 गुना अंतर होना चाहिए, है ना? दूसरे शब्दों में, बेई चेंगुआंग को अभी चरम या उससे भी कम पर एक सामान्य सच्चे राजा की युद्ध शक्ति वाला ही माना जा सकता है। केवल तभी जब बेई चेंगुआंग सच्चे राजा के शिखर पर पहुंचे, वह एक असाधारण सच्चे राजा होंगे और शायद तभी वह प्रति सेकंड 6 लाख ली की सीमा को तोड़ सकते थे। पलक झपकते ही आप चुंबकीय बैल से याओ क्षेत्र की गहराई की ओर चले गए। आपके अनुरोध पर बेई चेंगुआंग ने बहुत अधिक हलचल नहीं मचाई। आपने याओ क्षेत्र के केंद्र जुआनबू झील तक उड़ान भरी। आकाश में ऊंचे स्थान पर आपने दर्जनों बार भविष्य की भविष्यवाणी की। उन दर्जनों बार में बेई चेंगुआंग ने विभिन्न पहलुओं और कोनों से जुआनबू पर हमला किया या सक्रिय रूप से क्षति को सहन किया, फिर आपको जुआनबू ट्रू किंग के विभिन्न आंकड़ों की सूचना दी। फादर यून, इसका खोल असाधारण रूप से कठिन है। शुद्ध रक्षा के लिए इसकी ताकत मेरे वास्तविक सार से 2.5 गुना अधिक है। फादर यून, जैसा कि आपने कहा, पिछले भविष्य में मेरे अतीत की जानकारी सही थी। इसके अलावा जुआनबू की क्षति बहुत कम है, मेरी क्षति का केवल 1/4। फादर यून, सच्चे राजा जुआनबू की चपलता भी अधिक नहीं है। मैं इसे संभाल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये भविष्य में है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं फादर यून? आखिरी सेकंड में लड़ने और आत्मा विनाश करने के लिए मुझे अपना जीवन जलाना पड़ रहा है। रुको, आपने कहा था कि पिछली भाग्य गुप्त कलाएं ही भविष्य को वास्तविकता में ला रही थी, तो उन गुप्त कलाओं को सीखने की विधि नकली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उन्हें कभी नहीं सीख सका। हाँ, मैं अब आत्मा विनाश करूंगी। बस समय का ये खंड वास्तविक है या भ्रामक? इस समय रेखा में सिस्टर युएली, आपने उसकी पीठ पर लात मारी। इतनी बकवास क्यों? नीचे उतरो, लड़के। हकीकत में, बेई चेंगुआंग, मैं सांस लेने वाला हूँ। आपने शांति से अपनी उंगलियां चटकाई। ध्यान से देखो जियोगुआंग, ये भाग्य की गुप्त कला है जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सीखी। आप वह भविष्य लेकर आए जहां उसने खुद को नष्ट कर लिया और जुआनबू को हकीकत में बदल दिया। नीचे से एक कछुए की आवाज आई। मैं बच्चे का उपनाम लूंगा। यून शॉ, धिक्कार है, ये कछुआ नहीं है ना? 380 दानव बनाम गुरु। कुछ मामूली विवरण अप्रासंगिक हैं। संक्षेप में, आपके रिटर्न टू ओरिजिन के तहत जुआनबू ट्रू किंग को न केवल एक गंभीर झटका लगा, बल्कि उसका सार भी -1 था। आपने भौहें चढ़ा ली। क्या होगा यदि वह सच्चे राजा के रूप में आगे बढ़ गया? वह इतनी सरल भाग्य गुप्त कला भी नहीं जानता। आपके पिता के रूप में मेरी प्रतिभा आपकी कल्पना से परे है। ये हमारे पिता और पुत्र के बीच सबसे दुखद मोटी बाधा है। जुआनबू ट्रू किंग को हराने के लिए दौड़ते समय बेई चेंगुआंग हाँ कहते रहे। दूसरी ओर आप बहुत दूर रहे, इस याओ भूमि के मुख्य क्षेत्र में 30 मिलियन ली पीछे हटे हुए याओ आदरणियों का वध करते हुए। वह फिर से दिखावा कर रहा है। हकीगुआंग की अजयता का मतलब यह नहीं है कि आप अजय हैं। क्या आप ब्लैक ड्रैगन याओ किंग का सामना करने से नहीं डरते? यून शॉ ने थूक दिया। हालांकि ये ट्रू किंग युद्ध क्षेत्र से बचने के लिए भी है। जुआनबू ब्लैक ड्रैगन से कहीं अधिक खतरनाक है। फिर उसने गुस्से में कहा, तो वह ईमानदारी से छिप क्यों नहीं सकता? उसे सिर्फ खुद का आनंद लेना है, जबकि बेई चेंगुआंग ने जुआनबू के साथ कोई व्यवहार नहीं किया है। अब आप 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ एक अजय सर्वोच्च हैं, जो 2 गुने गुणक वाले अद्वितीय सर्वोच्च के बराबर है। उन याओ आदरणियों का सामना करते हुए, जिनके पास आपकी शक्ति से केवल 1 दर्जन से कुछ 100 गुना अधिक शक्ति है, आप तुरंत हर एक को मार देते हैं। याओ भूमि के मुख्य क्षेत्र के करोड़ों ली के दायरे में 40 से अधिक दिव्य जानवर जनजातियां और 50 से अधिक याओ आदरणीय हैं। कुछ दिव्य जानवर जनजातियों में वर्तमान में कोई रैंक 4 सदस्य नहीं है, जो पीढ़ीगत अंतर का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे दिव्य जानवर हैं, वे अन्य याओ से बेहतर स्थिति बनाए रखते हैं। आपका लक्षित हमला किसी भी याओ द्वारा अजय है, और आपका क्षेत्र हमला एक बार में हजारों ली को समतल कर सकता है, यहां तक कि पीक ओवरलॉर्ड्स को भी दफना सकता है। अंततः स्वर्ग ग्रेव की कई परतें खुल गईं और एक सुनहरा यान पक्षी आकाश से उतरा। उसका निचला पेट थोड़ा उभरा हुआ था और उसकी चोंच पर यांग क्यूई के अवशेष का निशान बना हुआ था। ये यांग दिंगटियन है, प्रिंस यांग, जल्दी से इस अहंकारी मानव जाति को रोकें। यांग दिंगटियन हमारे यांग बर्ड वंश का नामित सच्चा राजा है, वह बस सुनहरे कौवे का अवतार है। दिलचस्प, ये फिर से आप हैं। तुम थोड़ा मुस्कुराए। इस आदरणीय ने भी आपके अस्तित्व के बारे में सुना है, लेकिन मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। यांग दिंगटियन ने उदासीनता से कहा। बस यह समझें कि हमारे बीच एक लंबा आध्यात्मिक संबंध है। तुमने झपट्टा मारकर मारा। झुलसती यांग क्यूई ने हजारों ली को झुलसी हुई धरती में पका दिया। एक विशाल गोल्डन क्रोप्रेट को बुलाया गया और यांग दिंगटियन की लाल सुनहरी आंखों से अत्यधिक रोशनी निकली, जो पहाड़ों और उबलते समुद्रों को जलाने में सक्षम थी। उसने मायावी यांग बैट में अभी 5 सूरज निकले थे और अब उसने एक ही बार में उस भीषण गर्मी को उजागर कर दिया। लेकिन उसके सभी पूर्वानुमानित लैंडिंग बिंदु और यहां तक कि उसके पुनर्निर्देशन युद्धाभ्यास आपके द्वारा चकमा दे दिए गए थे।
आपने यांग डिंगटियन के सैकड़ों झांक के भीतर समापन करते हुए 673 भविष्य के परिदृश्यों में से सबसे अधिक संतोषजनक का लक्ष्य रखा। आपका सच्चा सार चरम सीमा तक संघनित होकर उसकी छाती और पेट को चीरते हुए बाहर निकल गया। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जो 300 साल से अधिक की उम्र में सच्चा राजा बन गया। अब भी उसके पास 9000 से अधिक का मूल्य है। तुमने इस यांग पक्षी का वध करते समय उसकी अत्यधिक प्रशंसा की। उनकी गोल्डन क्रो ब्लड लाइन अनुमानित 15 गुना युद्ध शक्ति गुणक प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि इस पक्षी को पहले से ही उच्च स्वर ग्रेड माना जाता है। ये भयावह है। अगले 20 या 30 वर्षों में उसका मूल्य मेरे मूल्य से अधिक हो जाएगा। मेरा मतलब है उसका मूल्य। भविष्य की भविष्यवाणी के माध्यम से आप अपने मूल्य से 4 गुना और अपनी युद्ध शक्ति से 4 गुना के साथ विरोधियों से लड़ सकते हैं। आपने अपने सिर के ऊपर स्वर्ग श्रेणी की ओर देखा। आपकी मानसिक ऊर्जा अब 40,000 ली ऊपर की ओर बढ़ सकती है, वहां भ्रामक सूर्य के चक्करों को महसूस कर सकती है। आपकी मितव्ययिता की तुलना में भ्रामक यांग बैट यांग बर्ड रेस के लिए एक अंतहीन संसाधन है। उनकी एकमात्र चिंता ब्लड लाइन एकाग्रता है। हालांकि अन्य यांग पक्षियों के लिए ये सबसे बड़ी सीमा है। रैंक 4 तक पहुंचने के बाद वे अक्सर मानव ग्रेड पर अटक जाते हैं। ये संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि ब्लड लाइन की कमी के कारण है। यदि ब्लड लाइन एकाग्रता पर्याप्त नहीं है तो उनकी रैंक बढ़ाने की कठिनाई हजारों या यहां तक कि दसियों हजार गुना कठिन हो जाती है। लेकिन यह अकेले यांग डिंगटियन को सीमित नहीं कर सका। ट्रू किंग के लिए आगे बढ़ने से पहले उसकी ब्लड लाइन एकाग्रता हमेशा उसकी वर्तमान रैंक से अधिक थी, केवल सहायता प्रदान करती थी और कभी बाधा नहीं बनती थी। उस समय ओल्ड टेन 100 रेसेस बैटलफील्ड पर अभी भी आपको अपंग बनाने के लिए एक फॉर्मेशन का उपयोग करने वाले कई लोगों के संयुक्त प्रयास पर निर्भर था और फिर उसने अकेले ही आपके पक्षी का सिर काट लिया था। उस समय 28 वर्षीय युनशी 18 वर्षीय यांग बर्ड आपसे लड़ रहा था। यदि आपको शुरुआत में ही नहीं हराया गया होता और यदि आपको कुछ और साल दिए गए होते तो ओल्ड टेन वास्तव में आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता और वह अपने पूरे जीवन को पकड़ने के लिए संघर्ष करता, जब तक कि जियांग यांग ने आपको मूल प्रक्षेपवक्र के अनुसार समाप्त नहीं कर दिया। अब आप और मैं दोनों 200 साल से अधिक पुराने हैं और अब बढ़त हासिल करने की मेरी बारी है। आप काफी भावुक थे ये सोचकर कि यद्यपि आपकी समतल गति अभी भी नियति द्वारा चुने गए बेई चेंगुआंग जैसे लोगों से तुलना नहीं की जा सकती है, थोड़े और प्रयास के साथ आप पहले से ही इन शीर्ष सहायक पात्रों को पकड़ सकते हैं। अंत में यांग डिंगटियन पूरी तरह से हार गया। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपने उसे रोक लिया। अंतिम क्षण तक उसने अपनी दिव्य जानवर रक्तरेखा को जलाना शुरू कर दिया। क्या ये फिर से इस स्थिति में आ गया है हकीबर्ड? यहां तक कि अपनी रक्तरेखा जलने के बावजूद यांग डिंगटियन ने अपनी ताकत केवल 3 गुना कर ली। उसने आपको मारने के लिए इस विस्फोटक शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन आप उसे चकमा देते रहे। उसके हमले बार बार चुक गए, जिससे आप उसके साथ खेलना जारी रख सकते हैं। यांग डिंगटियन अब और नहीं रुक सका और ब्लैक ड्रैगन याओ किंग के सोने की जगह की ओर भागने लगा। आपने आधे मिनट तक उसका पीछा किया और फिर भागने की आपकी बारी थी। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद, हालांकि याओ रेस की संदेश प्रसारित करने की विधि याओ युआन रेजोनेंस ट्रू एसेंस कंपन के कारण अस्थायी रूप से अक्षम कर दी गई थी, आपके कदम उठाने के 3 मिनट बीत चुके थे। ब्लैक ड्रैगन याओ किंग 20 मिलियन ली दूर अभी भी जागृत था। 1 मिनट और ब्लैक ड्रैगन याओ किंग अपनी नींद से जाग जाएगा और मेरा पीछा करना शुरू कर देगा। आपने उस भविष्य कथन के दृश्य को याद किया और मन ही मन हिसाब लगाया। मेरी उत्पत्ति को जलाए बिना मेरी पूर्ण गति डैश लगभग 40,000 ली प्रति सेकंड है। यह उस समय की तुलना में केवल 1/3 तेज है जब मेरी युद्ध शक्ति 1000 गुना से अधिक थी। आप जितना आगे बढ़ते हैं गति को बढ़ाना कठिन होता जाता है। और ब्लैक ड्रैगन याओ किंग 1 मिनट में जाग जाएगा। उसकी गति 1,50,000 ली प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। हमारे बीच की दूरी लगभग 23 मिलियन ली है, जिसका मतलब है कि अगर मैं एक सीधी रेखा में दौड़ूं। आपने तुरंत अपने दिमाग में इस प्रारंभिक गणित समस्या की गणना की और निराशा से उत्तर पर पहुंचे, मैं 4 मिनट में पकड़ा जाऊंगा। ये दूरी मेरे लिए बेई चेंगुआंग की ओर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जब मैं बेई चेंगुआंग की ओर दौड़ूंगा तो दिशा ब्लैक ड्रैगन याओ किंग के स्थान के साथ एक तिरछी रेखा बनाएगी। मुझे वास्तव में पकड़ने के लिए उसे शायद केवल 3 मिनट की आवश्यकता होगी। जैसा है, आपने धरती में गहराई तक प्रवेश किया, मैग्मा प्रवाह बेल्ट में प्रवेश किया और फिर बेई चेंगुआंग की ओर बढ़ने के लिए मुड़ गए। हालांकि वह अभी तक बाहर नहीं आया है, मैं बाधित दृष्टि के साथ सीधे इस क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, जिससे उस ब्लैक ड्रैगन को थोड़े समय के लिए मेरी भागने की दिशा निर्धारित करने से रोक दिया जाएगा। मैं उसे यथासंभव लंबे समय तक मूर्ख बनाऊंगा। यू शॉ, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टा और टेलीग्राम पर। आपको यूट्यूब पेज पर मेरा लिंक मिल जाएगा।